झा जी, आदरणीय डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, डॉक्टर विनीता सहाय जी, आदरणीय डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये विशेष अवसर है सदा नीरा जलगंगा संवर्धन अभियान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसी अभियान के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेहद सुंदर प्रांगण भारत भवन के इस प्रांगण में इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हम आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, माननीय सम्माननीय सभी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, दिव्य सज्जनों और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं का बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं। A very warm welcome to you all at Jal Mahotsav 2026. Today we gathered not merely to inaugurate an conference, but to begin a collaborative journey toward water conservation, ecological harmony, and sustainable living. In Indian culture, nature is regarded not merely as a resource, but as a divine element. The Vedas and Upanishads describe Panchbhutas, water, earth, fire, air, and space as the fundamental forces of creation. From the modern scientific perspective as well, human life, ecosystem, and climate balance are based on these 5 elements. And today, the world is facing serious challenges such as water crisis, pollution, climate change, and depletion of natural resources. The United Nations Sustainable Development Goals, SDGs, particularly SDG 6, Clean Water and Sanitation, SDG 13, Climate Action, SDG 14, Life Below Water, and SDG 15, Life on Land, reflect global commitment toward these issues. और देवियों सज्जनों, जिस प्रकार से कहा गया है, आपो हिष्टा मयो भवा, हे जल आप जीवनदायिनी है, मंगलमयी है, समृद्धि और चेतना की आधारशिला है। हम आदरणीय देवियों सज्जनों का पुनः स्वागत करते हैं और ये पूरा दिन आज पंच तत्वों पर चर्चा होगी। पंच तत्वों में जल वह तत्व है जो सृजन का आधार है, जीवन का सार है और सभ्यता का विस्तार है। और इसी भावना के साथ जो पहला एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट की डिस्कशन के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम पुनः आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री शिशिर शुक्ला जी का बहुत स्वागत करते हैं, सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं और अब हम बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी को आमंत्रित करते हैं, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं और मानव विकास और चरित्र निर्माण को सशक्त बना रहे हैं। तो हम बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी का स्वागत करें। आदरणीय मंच, अतिथिगण और दोस्तों, सदा नीरा जल महोत्सव 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सदा शब्द का अर्थ है एटर्नल, जो हमेशा रहता है, शाश्वत। नीर शब्द का अर्थ जल भी है, फ्लो भी है, वाटर भी है और प्रवाह भी है। सो सदा नीरा का अर्थ है एक शाश्वत प्रवाह जो हमेशा चलता रहता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं जो जल तत्व है, हर जल में 5 तत्व हैं। जल में 1/2 पानी है और बाकी 1/8 चारों बाकी तत्व हैं। आकाश 1/8, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि और 1/8 पृथ्वी। इसीलिए जब हम जल तत्व की बात करते हैं तो हम मूलतः 5 महाभूतों की बात करते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य ने देश को सिखाया। और अस्तित्व का ये प्रवाह बना रहे, इसी को विचार में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस में सारी दुनिया भर के देश 2015 में एकत्रित हुए और उन्होंने ये विचार किया कि हम दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एंड इसी विचार को नाम दिया गया एजेंडा 2030। 2015 में विचार किया। उस एजेंडा 2030 में 17 लक्ष्य दुनिया के लिए बनाए गए। जैसे हमारी मार्कशीट होती है, वर्ल्ड की मार्कशीट क्या होगी, उसको एसडीजीज कहा गया। ये एसडीजीज इस दुनिया के शाश्वत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रहे। इसमें से 5 एसडीजीज डायरेक्टली आप अगर महसूस करेंगे तो आकाश तत्व से संबंधित प्रतीत होते हैं, 2 वायु तत्व से, 2 अग्नि तत्व से, 2 जल तत्व से और 6 पृथ्वी तत्व से।
ये जब निर्धारित किया गया 2015 में कि हम दुनिया को इन 17 लक्ष्यों की ओर लेके जाएंगे, तो 2023 में जब भारत सरकार प्रेसिडेंट हुई G20 की, तब यह विचार किया गया कि हम कहां तक पहुंचे अपने लक्ष्य में। और जान के आप सभी को दुख होगा, यूनाइटेड नेशंस को दुख हुआ, दुनिया को दुख हुआ, दैट वी फेल्ड मिजरेबली। इन द वर्ड्स ऑफ UN, वी वर सीरियसली ऑफ ट्रैक। जो लक्ष्य निर्धारित थे एज अ ग्लोब, एज अ वर्ल्ड, यही सब कुछ कारण रहे कि इवन इन्वायरमेंट को सिंसियरिटी से लेने के लिए कॉरपोरेट ने भी ESG पे विचार करना शुरू किया। इन्वायरमेंट, सर्विस, गवर्नेंस और सोशल गवर्नेंस, इन सब पे बात करना शुरू हुई। भारत सरकार जब G20 की प्रेसिडेंट हुई तो हमने दुनिया को, माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया, वन वर्ल्ड, वन प्लैनेट, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हम सब एक हैं। और इसीलिए यह महसूस किया गया कि शायद वी हैव created a society where we have started valuing the masters rather than the mastering the values they represent. ऐसा समाज बन गया। और शायद यही कुछ चिंताओं के विषय रहे। अभी माननीय ACS महोदय भी कह रहे थे, ये बहुत पर्टिनेंट विषय है और ये समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब आपस में आज बात कर रहे हैं, ये हजारों सालों की धरती के इतिहास का सबसे गर्म साल है, और सबसे गर्म साल का सबसे गर्म महीना है, और सबसे गर्म महीने का भी सबसे गर्म समय है, जिसको हम नौतपा कहते हैं। और यहाँ बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम आगे वाली दुनिया को, आने वाली जनरेशन को कैसी दुनिया देके जाने वाले हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म और प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। पर वही शास्त्र कहता है, धर्म एव हतो हन्ति। यदि हम धर्म का विनाश करेंगे, प्रकृति का विनाश करेंगे, तो प्रकृति हमारा विनाश पुनः कर देगी। पिछले 1000 सालों में जब से समुद्र का तापमान रजिस्टर होना शुरू हुआ है, समुद्र उतने कभी नहीं उबले जितने आज उबल रहे हैं। 2024, 2023, 2025 दुनिया के इतिहास के, रजिस्टर्ड इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं। 2026 के आंकड़े आने बाकी हैं। सो इसीलिए इस विमर्श के लिए निश्चित तौर पे कॉरपोरेट आज यहाँ हमारे साथ उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ JK ट्रस्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा ग्रुप, JS फाउंडेशन, ITC, हिंदुस्तान पावर, NRSC, इसरो, ONGC, JK सीमेंट, हिंडाल्को, वेदांता ग्रुप, Cadliers Group, Majgaon Dockyard Limited, Hero Energy, MP Eco Tourism, IIM Jammu, IIM Bodh Gaya, Banaras Hindu University, MP Department of Renewable Energy, SAM Global University, Arogya Bharati, Indian Institute of Forest Management, IGRMS, Ministry of Culture, सभी का समागम आज हम यहाँ देखते हैं ताकि हम इस पे चर्चा करें। और आज कल और परसों 5 सेशंस होंगे। हर सेशन एक तत्व को डेडिकेटेड होगा। पर आप देखेंगे कि चूंकि एक तत्व एकमात्र में वही तत्व नहीं होता, उसमें 5 तत्व हैं, तो आपको हर डिस्कशन में ऑल 5 एलिमेंट्स के रिफ्लेक्शन मिलेंगे। और पर्पस यही है कि हम मिलके पीसफुल वर्ल्ड की स्थापना करें जिसमें हम शांति से रह सकें। हमारे वेद कहते हैं, ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, सारे एक्सटर्नल स्पेस में शांति हो, हमारे स्पेस में शांति हो, पृथ्वी शांति, धरती पे शांति हो, आपह शांति, हमारा जल शांत हो, उबले नहीं, औषधय शांति, धरती पे जो वनस्पति है वो शांत हो, विश्वे देवाः शांति, जितने भी देवता हैं वो सब शांत रहें, बिजली उतनी ना कड़के, ज्यादा बाढ़ ना आए, सब शांति सब तरफ रहे, ब्रह्म शांति, समस्त ब्रह्म में शांति हो, सामा शांति रेधि, वही शांति मेरे अंदर आए, क्योंकि मैं शांत नहीं रह सकूंगा अगर ये सभी चीजें अशांत होंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, आपके बहुत ही सुंदर स्वागत भाषण के लिए। और हमारे भारत की एक और बहुत ही सुंदर परंपरा है अतिथियों का स्वागत और आदर करना, और इसी हेतु मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी से, साथ ही में वीर भारत न्यास के सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी से, कि वे आदरणीय ACS सर श्री शिवशेखर शुक्ला जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके, मोमेंटो भेंट करके उनका स्वागत करें। आज ये हम सभी के लिए सौभाग्य का अवसर है। साथ ही में मंच पर हमारे बीच श्री राम भटनागर जी हैं, जो कि हेड हैं CSR JK ट्रस्ट के,
आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत हृदय से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में। तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री राम भटनागर जी का। एक बेहद खूबसूरत सा मोमेंटो, और जिस प्रकार से कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये संपूर्ण सृष्टि और मानव जीवन पंच तत्वों से निर्मित है। मंच पर हमारे बीच श्री राजेंद्र सिंह जी हैं जो कि वाटर मैन ऑफ इंडिया है, तो तालियों के साथ आपका भी स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय श्री श्रीराम तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राजेंद्र सिंह जी, आपका मध्य प्रदेश में, और ये स्वागत के भाव प्रस्तुत करते हुए मोमेंटो आपको भेंट किया जा रहा है। डॉक्टर शमन झा, सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन से हमारे बीच हैं। आपको भी पुष्पगुच्छ भेंट करके, साथ ही में मोमेंटो भेंट करके आपका हृदय से स्वागत है डॉक्टर शमन झा जी। डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, डायरेक्टर IGRMS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुष्पगुच्छ भेंट करके और मोमेंटो भेंट करके। आपका इस संगोष्ठी में, राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी में हृदय से स्वागत है। और ये मोमेंटो हमारे भाव प्रस्तुत कर रहा है कितने हम उत्सुक हैं जल संरक्षण के लिए, पृथ्वी संरक्षण के लिए। हमारी मॉडरेटर डॉक्टर विनीता साय, डायरेक्टर IIM बोधगया से हमारे बीच पधारी हैं। आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर, भारत भवन के इस प्रांगण में। डॉक्टर विनीता साय जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री राम तिवारी सर, डॉक्टर विक्रांत सर। Ladies and gentlemen, it is now my privilege to invite a distinguished administrator and respected leader whose vision and commitment continue to contribute significantly to governance and public service. We are honored to have with us Shri Shivshekhar Shukla sir, Additional Chief Secretary, General Administration Department, Government of Madhya Pradesh. Sir's vast administrative experience and dedicated leadership have played an important role in strengthening institutional excellence and driving impactful public initiative. On this significant occasion of Jal Mahotsav 2026 and Sada Nira Samagam, his presence adds immense value and inspirations to gathering. Now, may I have request to Shivshekhar Shukla sir to kindly address the gathering and share his valuable insight. Let us have a huge round of applause to welcome him. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जो गेस्ट डायस पे बैठे हैं और जो ऑफ द डायस हैं, सबका भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में हृदय से स्वागत है। बहुत दूर से आए हुए हमारे साथी जो आज यहाँ मंचासीन हैं, श्री राम भटनागर जी जो कि CSR को हेड करते हैं JK ट्रस्ट में, पद्मश्री श्री राजेंद्र सिंह जी, वाटर मैन ऑफ इंडिया, सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं और हमेशा हमें उत्साहित और मोटिवेट करते रहते हैं कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में चिंता करें। डॉक्टर शमन झा जी, CEO हिंदुस्तान लीवर फाउंडेशन, डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, डायरेक्टर IGRMS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर मानव संग्रहालय, आप सभी आमंत्रित अतिथियों से भी मेरा ये अनुरोध होगा कि मानव संग्रहालय और ट्रैवल म्यूज़ियम, दो स्थान अपनी आइटनरी में 2 दिन में ज़रूर रखें, ज़रूर अवश्य विज़िट करें। एंड डॉक्टर पांडे वुड फैसिलिटेट द विज़िट। और मेरी बहुत ही प्रिय और मेरी साथी बचपन की, कक्षा 12 तक हम साथ में पढ़े सेंट्रल स्कूल में कानपुर में, डॉक्टर विनीता सहाय जो कि अब डायरेक्टर IIM बोधगया के पद पर सुशोभित हैं, उनका मैं स्वागत करते हुए विशेष रूप से आह्लादित और उल्लासित हूँ। बहुत प्रसन्न हूँ कि आज ऐसे मंच पे उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनका वक्तव्य भी हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके हृदय में संस्कृति बसती है और संस्कृति के प्रति उनका जो भाव है, सदा से वो इसको प्रश्रय देते रहे हैं, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं। आज हम उनकी उपस्थिति के लाभ से वंचित हो रहे हैं। सुबह कतिपय कारणों से वो दिल्ली में हैं, हमें उनका आशीर्वचन आज सुनने को मिलता, परंतु उनके बताए हुए मार्ग पे और उनके मार्गदर्शन अनुसार यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम सदा नीरा जो लगातार अपनी आभा से आप सबको आलोकित करता रहेगा, अगले 5-6 दिन
वो चलेगा। बहुत आशा है हमें, कल मुख्यमंत्री महोदय संभवतः हमें संबोधित करेंगे, परंतु उनके बताए हुए सिद्धांतों पर ये पंच तत्व पे जो विमर्श आयोजित किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भारतीय और जो सनातन परंपरा के हम लोग सभी आगे बढ़ाने वाले हैं, इसी के हम वंशज हैं। तो उस परंपरा में पंच तत्व का जो महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है, और ये सारा दृश्य प्रपंच हम जो देख रहे हैं सब पंच तत्व से ही बना है, और हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे पंच तत्व में ही विलीन हो जाना पड़ता है, पंच तत्व से ही पैदा होता है, उसी में विलीन हो जाना पड़ता है। यही अंतिम सत्य और अकाट्य सत्य है। और इस पंच तत्व के पांचों अंग जो हैं शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं, और उनके साथ जो हमारा एकात्म होना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं उसको अलग पृथक समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ये सब अलग हैं और हम एज एन इंडिविजुअल अलग हैं। संभवतः ये हमारी जो कंडीशनिंग हो गई है माइंड की, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, बिकॉज ऑफ सम अदर kind of philosophies which have segregated the connect between us and the environment around us. हमारी सनातन में कभी ऐसा नहीं रहा। सनातन हमेशा पंच तत्वों को साथ लेकर के उनको पूजते हुए आगे बढ़ा है, क्योंकि हम उसी से पैदा हुए हैं, हम उसी के हिस्से हैं। और उस सब के अंदर एक आत्म तत्व का भाव हम सभी दर्शन करने की प्रेरणा हमें होती है, और हम दर्शन करने की चेष्टा करते हैं। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य भी मानव जीवन का होता है कि कैसे हम सभी तत्वों में आत्म तत्व का अपने स्वयं का दर्शन कर सकें। तो ये इतना कहना पर्याप्त होगा। यदि हमारा जुड़ाव इन तत्वों से हो जाएगा तो शायद आज जिस प्रकार की रफ्तार से विकास है कि विनाश है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, और पूरी मानवता शायद एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी हुई है। जिसको हम विकास कहते हैं, कभी वो हमें विनाश की तरह दिखने लगता है, और फिर भी हम उस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। तो ये अवसर है हमें वापस अपने जड़ों की ओर जाने का, पुनरावलोकन करने का, अपनी अंतरात्मा में देखने का, अपने सनातन में पुनः झांकने का, जहां हमें हर प्रश्न का उत्तर संभवतः ज़रूर मिल जाएगा। और ये आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगा इसकी रिकॉर्डिंग जब होगी, तिवारी जी कृपया ये सभी स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि संत महात्माओं से तो हम सुनते रहते हैं, परंतु आज के संत महात्मा जो टाई और सूट में बैठे हुए CSR एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी बच्चे ज़्यादा आजकल सुनते हैं। तो जब वो इसके बारे में बोलेंगे, IIM की डायरेक्टर जब बोलेंगी, तो हमें लगेगा कि शायद हमारे आसपास का कोई व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बीच की इतनी दूरी होती जा रही है अपने सनातन से कि हम सोचते हैं संत महात्मा बहुत ऊपर आसन में बैठे हुए हैं और हम इतने नीचे हैं कि हम उसकी बात समझ ही नहीं पाते। परंतु अब हमारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स आज उस पर चर्चा करेंगे, पंच तत्वों पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो आप सब इसका आनंद लीजिए। इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित करने में डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी का मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत ही अच्छे संयोजक हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हमारे साथ मिल करके, संस्कृति विभाग के साथ मिल करके आयोजित करते हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आपने बीड़ा उठाया है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और लगातार इसको हम ले जाते रहेंगे। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और वीर भारत न्यास विशेष तौर पे जो हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, भारत भवन, ये बहुत ही ऐतिहासिक भवन है जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो ये सब आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं, जो बाहर से आए हैं और जो हमारे बीच के ही हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में हृदय से तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिवशंकर शुक्ला जी। आज का ये जल महोत्सव 2026 वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो रहा है। और अब हम पैनल डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं और वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व जो पहला हमारा विषय है, हम आदरणीय सम्मानीय अतिथिगणों से जी एक फोटोग्राफ हम लेते हैं और उसके साथ ही हम आपको बता दें वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से वेदों में भी वर्णन है जल का कि अपहा प्राणस्य योनिहि, जल ही प्राण ऊर्जा का मूल स्रोत है। साथ ही में अपोहिष्टा मयो भुवः, जल आनंद, शक्ति और जीवन का आधार है।
तो ऐसे ही जल के संरक्षण के लिए ये अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं और संपूर्ण भारत से हमारे बीच एक्सपर्ट्स पधारे हैं। हमारे बीच एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और स्टूडेंट्स और यूथ भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले स्पीकर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ माय प्रिविलेज to invite a distinguished leader whose journey reflects the perfect blend of corporate excellence and social transformation, Shri Ram Bhatnagar sir, CEO of JK Trust. Let us have a huge round of applause and let us watch one intro film. We are privileged to extend a warm and respectful welcome to Shri Ram Bhatnagar, an inspiring leader who currently serves as the CEO of JK Trust, where he is passionately deriving sustainable rural development and social transformation. With a remarkable professional journey spanning nearly 4 decades, he previously held the prestigious position of Vice President and Head Sales and Distributions at Raymond Limited, a global leader in textile and apparel. In this role, he was instrumental in shaping sales strategies, mentoring high-performing teams, and spearheading the expansion of Raymond stores across Asia and Middle East, significantly strengthening the brand's global footprint. A postgraduate in business management, Shri Bhatnagar has deep expertise in textiles and apparel marketing, contributing to Raymond's growth into new markets. Notably, he played a pioneering role in establishing the Raymond's Tailoring Skills Development Centers, empowering the tailoring community with enhanced skills, productivity, and dignity. Today, in his role at JK Trust, he exemplifies a purpose-driven transition from corporate excellence to social impact. Known for his visionary thinking, compassionate leadership, and commitment to inclusive growth, Shri Ram Bhatnagar continues to inspire a blending business acumen with a heartfelt mission of societal upliftment. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Ram Bhatnagar. Thank you very much. ये मैं बता दूं, ये सब मैंने कुछ नहीं भेजा था, तो lot of research has been done by the team here. So thank you very much. So dignitaries, invited guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. The screen is, yeah. So before I begin, I would like to express my deep gratitude to Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji. His vision to strengthen rural livelihoods and improve farmers' prosperity reflects the kind of leadership that the ecology and rural economy of Madhya Pradesh truly needs. I also extend my heartfelt thanks to Shri Shiv Shankar Shukla ji, ACS Sanskriti Vibhag, Dr. Shriram Tiwari ji, Trustee Veer Bharat Nyas, and Dr. Vikrant Singh Tomar ji from United Consciousness for creating this meaningful platform at Bharat Bhavan today. Thank you for giving me the opportunity to anchor this opening segment on the sacred element of Jal. When we speak about water today, we often think through numbers, infrastructure, groundwater water levels, pipeline, and investments. And these are important. Modern science and governance have given powerful tool for water management. But while working closely with the rural communities and witnessing climate challenges on the ground, I have realized one important truth. Technology alone cannot sustain the future. Development must also carry wisdom, sensitivity, and respect for nature. Our ancestors understood this deeply through philosophy of Pancha Mahabhutas, Prithvi, Jal, Agni, Vayu, and Akash. These 5 elements are not separate from human existence. They are very forces that sustain creation, protection, and life itself. Today, our responsibility is to bring these 2 worlds together, the precision of modern governance and the consciousness of ancient heritage, so that we can build a more balanced, resilient future for generations to come.
Since childhood, many of us were taught that the human body itself is composed of Panchamahabhutas, and that even a slight imbalance among these elements disturbs the harmony of life. Yet somewhere, in our journey of modern development, we forgot a profound civilization truth. The same Panchamahabhutas that govern the human body also govern nature, society, and the universe itself. Climate vulnerability is no longer a distant concern. Across the world, we are witnessing floods, droughts, heat waves, and extreme weather activities. These crises are affecting livelihoods, agriculture, health systems, and local economies. According to the World Economic Forum, climate change could lead to 14.5 million deaths and nearly $12.5 trillion in economic losses globally by 2050. In 2024, it is reported we have witnessed almost 26 additional heat days. Now you can imagine the consequence of this. So this is no longer only an environmental issue, it is a developmental and humanitarian challenge. Today we are witnessing drying rivers, falling groundwater levels, disappearing forest, rising pollution, and increasing heat stress. The impact of climate change is not equal. The most vulnerable communities are facing the harshest consequences. Floods are displacing families. Water scarcity is forcing women and children to travel further for basic needs. Farmers are facing crop failures and growing uncertainty. Last week in Mumbai Times of India, there was a very good article. The place I live in, Thane, just 70 kilometers from Thane, there is a place called Shahpur. In Shahpur, which is so close to Mumbai, the women and children have to travel 5 hours to get the water. Imagine the life of those people living so close to the most developed city, just next to it, and facing these kind of challenges. Let us pause for a moment and go back to our childhood. Many of us grew in villages where water was not just a resource, it was part of our life. There were ponds where children played, wells that rarely dried, and trees that protected communities from extreme summers. Our communities were deeply connected to nature, not only practically, but culturally and spiritually. Communities have not had modern technology, but they understood the rhythm of nature. Water was respected. It was shared carefully. And because people lived close to nature, there was a balance between water, forests, livestock, and agriculture. Somewhere along the way, the relationship weakened. Whenever ecological system collapse, it is poorest community suffer first. Farmers, women, and rural households stands on the front line of this crisis. Which is why ecological restoration today is not only an environmental necessity, it is a social economic necessity. Madhya Pradesh is often called the heart of India, but today it is also standing at the center of a growing water crisis. Nearly 90% of water is consumed by agriculture, while groundwater levels are rapidly declining in many regions. Several blocks of Malwa and other regions are already becoming overexploited. At the same time, rising temperature, increasing livestock demand, urban expansion, industrial growth are putting additional pressure on water resources. For more than 3 decades, JK Trust has been working closely with the rural communities across the country. Today, our presence extends across 17 states, including Madhya Pradesh. Along with the strengthening animal husbandry and rural livelihoods, we have also focused on watershed development and natural resource conversion.
Our work has always tried to connect livelihoods with ecological sustainability. At JK Trust, our work in Madhya Pradesh has also focused on strengthening rural livelihoods through integrated livestock management. For many rural families, livestock is not just an economic asset. It is a source of income, security, nutrition, and resilience. Over the years, we have worked closely with communities to improve animal health services, breed improvement, fodder availability, and farmer capacity building. Because healthy livestock depends on healthy ecosystem. We have supported watershed development through a ridge-to-valley approach. Our focus has been on rainwater conservation, ground level recharge, restoring soil moisture, and regenerating degraded landscapes. But most importantly, this work has been community-driven. Village institutions and local communities have actively participated in planning and stewardship. Because long-term ecological restoration is only possible when communities become custodians of their natural resources. One of the biggest learning from our field experience is that water, agriculture, livestock, and rural well-being are deeply interconnected. The crisis does not only begin only when availability declines, soil moisture reduces, water availability fails, and livestock become more vulnerable. Milk productivity declines, and the family dependent on dairy income slowly begins slipping into distress. As temperature rises and water availability becomes uncertain, animals are increasingly exposed to heat stress, dehydration, and disease vulnerability. This heat stress is leading to various diseases in the animals. Our center's health register reflect the same, that the incidences of poor health has increased exponentially. As water sources dry, the forests lose moisture. Wild animals are increasingly entering villages in search of water and food. This is intensifying human-wildlife conflict, where livestock are often becoming the easiest prey. Ecological imbalance affects not only human, it disrupts the entire relationship between forest, wildlife, water systems, and rural communities. अभी last week आपने पढ़ा होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में. The tiger attacked and killed a woman, and 4 or 5 people were injured. This is one of the incidents, but there are so many incidents, and as to why I explained, this is how it is happening.
Honorable Chief Minister Dr. Yadav vision to significantly increase Madhya Pradesh contribution to national milk production from 9 to 20% is both ambitious and very, very important for rural prosperity. But our field experience has taught us one important reality: milk productivity cannot improve without stronger livestock management, and livestock management cannot succeed without sustainable water management. So they are all interlinked. Healthy animals need water, fodder, and resilient ecosystems, which is why water management, livestock development, and milk productivity must move together as one integrated mission. Milk productivity does not begin in the dairy shed. It begins in the watershed. While the challenges before us are complex, the solutions are not impossible. We need today is a shift in mindset. For decades, water has often been treated merely as a resource to extract, consume, and exploit. Perhaps the time has come to see water differently, not as a commodity, but as a foundation of ecological and community well-being. And this is the idea behind Sajha Jal and Sajha Kal, a convergent framework built on collective stewardship. Because the future of water cannot be secured through fragmented efforts. One important step forward could be creation of an integrated water livestock watershed mission. Today, many development efforts still work in silos. Water separately, livestock separately, agriculture separately. But on ground, rural life function as one integrated ecosystem. This mission could integrate watershed restoration, ground level recharge, fodder system, livestock health, and women-led dairy livelihoods under one ecologic framework. The idea is simple: restore water system, strengthen fodder security, improve livestock resilience, and create greener rural economies together. Another important intervention could be a decentralized water storage through what we call it 5% model. This is the idea to dedicate a small portion of land for rainwater harvesting and local storage system. In rain-fed and semi-arid regions, even small decentralized structures can significantly improve climate resilience. These systems help conserve rainwater, recharge groundwater, support irrigation during dry period, and reduce crop vulnerability. And alongside the infrastructure, we must also build water literacy. Because sustainable water conservation is not only an engineering challenge, it is also a behavioral community challenge. Sometimes solutions do not always need to be highly complex or expensive. Traditional wisdom and local innovation can also offer powerful ecological solutions. But one such idea is Bhu Amrit, organic soil hydrogels created from locally available material like corn starch. These natural substances absorb water during rainfall and release it slowly to plant roots during dry period. This can improve soil moisture retention, reduce water requirements, and strengthen crop resilience. In many ways, it reflects the larger principle we are discussing today, working with nature rather than against it. Another critical need today is convergence. Across the country, many organizations and CSR initiatives are already working on water conservation. But often these efforts remain scattered and limited in long-term impact, which is why a dedicated MP Water Conservation Fund could become a transformative mechanism. Such platform can support watershed saturation, landscape level restoration, and stronger community ownership. When government, CSR institutions, civil society, and communities contribute collectively, water conservation can evolve as a statewide movement. So finally, perhaps the greatest shift we need today is to stop seeing water only as a resource and begin seeing it as a shared responsibility. A responsibility to restore rivers, recharge groundwater, strengthen rural ecosystems, protect livelihoods,
and preserve ecological balance for future generations. Because ultimately, the future of water will shape the future of rural India. And maybe that is the deeper meaning of Saja Jal, Saja Kal. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir, for sharing wonderful insights and how important is to conserve water, what is the current scenario of water scarcity. Now moving ahead, अब अवसर है जब हम बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले श्री राजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। और आपने कई सारे ग्रामों में जल संरक्षण को नई दिशा दी है। आइए तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी को कि वे अपने विचार हम सभी से साझा करें। एक वीडियो फिल्म देखते हैं आप ही पर आधारित। It is with great admiration that we introduce Mr. Amitabh Pandey, the esteemed director of the National. We are deeply privileged to welcome Shri Rajendra Singh, one of the India's most respected environmental visionary, widely celebrated as the waterman of India, a globally admired water conservationist and social reformer. He has dedicated his life to restoring ecological balance and empowering rural communities through sustainable water management. Currently, he continues to guide river restoration movements, climate resilience initiatives, and environmental awareness campaigns across India, while inspiring future generations through his work in community leadership and ecological education. Born in Uttar Pradesh and trained in Ayurveda and Hindi literature, Shri Rajendra Singh chooses the path of grassroots service over personal comfort. His transformative journey began in the drought-stricken village of Rajasthan, where, through his Tarun Bharat Sangh, he revived the traditional rainwater harvesting system and led the construction of over 14,800 johars and water structuring benefiting more than 1,000 villages. His extraordinary efforts successfully revived rivers like Aravali and Ruparel, restoring livelihoods, biodiversity and hope. Recipient of the prestigious Ramon Magase Award and globally acclaimed Stockholm Water Prize, Shri Rajendra Singh embodies simplicity, wisdom, resilience, and people-centric leadership. His life stands as a powerful testament of how traditional knowledge, collective action, and unwavering dedication can create lasting environmental and social transformation. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Rajendra Singh ji. तो खड़े होके बात करनी पड़ेगी। खड़े होके बात करना मुझे आता नहीं है। हेलो, ये माइक मुझे मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को और विक्रांत को बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने पंच महाभूतों को बिगाड़ने वाले और जो उसके शिकार होने वाले हैं उन दोनों को इस हॉल में बुलाया है। ये अच्छी बात है। दोस्तों, भारतीय ज्ञानतंत्र में पंच महाभूतों को जब भी पुकारा जाता था, हमारे संविधान में, हमारा संविधान क्या है? वेद थे। 12,500 साल पहले भारत का जो संविधान लिखा गया वो 4 वेदों में था और उस काल में पंच महाभूतों को भारत के लोग संस्कृत के 5 अक्षरों से मिला के भगवान बोलते थे। भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, अ से अग्नि और न से नीर। भय, गे, वे, और न,
ये जो भगवान था, ये भगवान केवल कहने के लिए भगवान नहीं था, ये हमारे आचरण में था। हमारी जो वैव्यल, हमारी जो व्यवहार की, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, और जिसने हमें बनाया, उस प्रकृति का बहुत बड़ा योग था। और जब तक भारत का विकास इस संस्कृति और प्रकृति के योग से डिजाइन होता था, तब तक भारत की जीडीपी इस दुनिया की 32% थी। आज कितनी है तुम जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो बिगाड़ आया, हमारा जो नजरिया अपने पंच महाभूतों के बारे में बदला, गिरा, टूटा, उसको किसने तोड़ा? उसको विद्या ने नहीं तोड़ा, उसको शिक्षा ने तोड़ा। क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये ऑलवेज हमें सेल्फिश बनाती है। हम इसलिए पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। इसको, शिक्षा को हम कहते माई हैं, लेकिन इससे कमाई करते हैं। तो ये जो शिक्षा है वो केवल हमें लाभ कमाना सिखाती है, और जो विद्या है वो क्या सिखाती है? वो लाभ नहीं सिखाती, वो शुभ सिखाती है। तो जब तक भारत की संस्कृति और प्रकृति का योग था, तब तक हमारे जीवन में लाभ उतना प्रबल नहीं था। लाभ होता है लेकिन उतना प्रबल नहीं था, तब प्रबल था शुभ। इसलिए जब से हमारा लाभ और शुभ का रिश्ता टूटा, लाभ जो है वो तुम अपने लिए कमाते हो, निजी, और शुभ, शुभ किसके लिए कमाते हो? बोलो ना, यहां कोई तुम्हारा मास्टर थोड़े बैठा है डंडे मारेगा, बोलोगे तो। शुभ किसके लिए होता है? शुभ सबके लिए होता है। शुभ जो है वो हमारा कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने दिखाता है। हमारा फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है, वो शुभ के सपनों से हम देखते हैं। लेकिन लाभ के सपनों से क्या देखते हैं? मेरा पैकेज कितना बड़ा होगा, मैं किस पद पर जा सकता हूं, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं दूसरों को इकोनॉमिकली, और जो भी तुम सब जानते हो, वो सब बताने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, अरे वो प्रेजेंटेशन कहां है मेरा? प्रेजेंटेशन, मैं बस आपको दो बातें बताना चाहता हूं। आपहा ब्रह्मास्मि, भारत के लोगों में ये शब्द कैसे आया और कब आया? मेरे ख्याल जब हम इंसान बने तभी आया। लेकिन ये जो जल है, ना जब धरती थी, और ना टाइम था, और ना कोई फिजिकल प्रिंसिपल था, कोई सिद्धांत नहीं था। 3.5 खरब साल पहले एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ इस आग के गोले में, और इसमें से 2 अणु, एक को हाइड्रोजन कहते हैं और एक को ऑक्सीजन कहते हैं, ये दोनों छिटक गए, और थोड़े से कालचक्र के बाद दोनों मिल गए, और तब बना आपका पानी। और इस पानी ने धीरे 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 वो जो आग का गोला था उसमें से कुछ ठंडा करना शुरू किया, और फिर मिट्टी बनी। पानी ने मिट्टी बनाई है, मिट्टी ने पानी नहीं बनाया है, कभी गलती मत करना। पानी ने मिट्टी बनाई है, और जब पानी और मिट्टी मिल गए तो इन दोनों में जो भी गुण था, इनके मिलने से उत्पादन होने लगा, कुछ नया निर्माण होने लगा, कुछ नए जीव जंतु बनने लगे इन दोनों के योग से। और फिर उनको चाहिए था सांस लेने के लिए हवा, फिर सांस को चलाने के लिए चाहिए थी एनर्जी। अब एनर्जी कहां से आए? तो सूरज। फिर धीरे धीरे आते आते एक शरीर बनने लगा, उस शरीर को चाहिए था आकाश। आकाश के बिना तुम बैठ सकती हो? यहां तुम्हें बैठने की जगह कौन दे रहा है? तो ये जो 5 पंच महाभूत हैं, इनको साधारण भाषा में यदि समझना है तो फिर यूं देखना होगा कि इन पंच महाभूतों का सृजन कैसे हुआ, ये कैसे पंच महाभूत बने, और कैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेट हैं। यदि इसको ठीक से समझना है तो ये एक छोटा सा शब्द है, जरा इसको समझ लो, आपहा ब्रह्मास्मि। ये केवल भारत के लोग बोल सकते हैं इस दुनिया में। मैंने पिछले 10 सालों में 2015 के बाद 127 देशों में पानी का काम किया है, लेकिन एक भी देश के अंदर यह दृष्टि नहीं है जो अपने को पानी से
निर्मित जीव मानते हों, वो हमेशा पानी को कमोडिटी मानते हैं, व्यापार की वस्तु मानते हैं और उसमें से कमाई का ही साधन मानते हैं। ये एकमात्र देश है दुनिया में जो पानी को जीवन मानता है और इस प्लैनेट का क्रिएटर मानता है। आपः ब्रह्मास्मि का मतलब केवल वो जल बोल के ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं है। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं और मैं इस ब्रह्मांड को बनाता हूं और मैं इस ब्रह्मांड को, बोलो ना आगे यार, चलाता हूं। तो ये जो आपः ब्रह्मास्मि है, ये भाई थोड़ा आगे जाओ, इस ब्रह्मा, इसको छोड़ दो, अभी दुनिया की बात नहीं करते, चलो आगे, छोड़ दो। हाँ, ये जो जब तक हम इसको ब्रह्म मानते थे तब तक हमारे देश में बाढ़ और सुखाड़ का प्रभाव नहीं था। सबसे पहले सुखाड़ त्रेता काल में राजा जनक के काल में आई। राजा जनक अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने लगा था और अपनी पत्नी के साथ महल में रहने लगा था। वो प्रजा को थोड़ा भूल गया था और प्रकृति को थोड़ा भूल गया था। तो आपको पता है, प्रजा ने उसके दरबार में जाके कहा, महाराज आप राजन हैं, राजा हैं, और राजा एक व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकता। राजा को तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरती, प्रकृति, नदी सबसे बराबर प्यार करना होता है। और आपने जिस दिन से केवल रानी को प्यार करना शुरू किया तब से प्रकृति नाराज है और उस नाराजगी को तुम नहीं भुगत रहे हो, तुम तो महल में हो, हम भुगत रहे हैं। उस राजा की महानता देखिए। प्रजा से पूछता है मैं क्या करूं? तो प्रजा भी बहुत सफाई से कहती है कि आप दोनों महल छोड़ो और मिलके हल चलाओ। आपकी रामायण में एक अध्याय है सीता का जन्म, जरा उसको पढ़ लेना। दोस्तों, ये दोनों पसीना जो भोग था उस भोग को भूलकर त्याग में आ जाते हैं और श्रम का त्याग करके प्रकृति को संतुष्ट कर लेते हैं और फिर अकाल मिट जाता है। फिर एक काल आता है द्वापर। द्वापर में आते आते 16 कलाएं, धोखा, झूठ सब कुछ आ गया था। कंस वहां का मथुरा का राजा था। मथुरा हमारी सबसे प्रॉस्परस स्टेट थी उस जमाने में। तो मथुरा का राजा कंस था। कंस से बहुत नाराज हुआ इंद्र, और इंद्र ने, वो बेचारा ये जानता नहीं था कि इस बाढ़ का असर ग्वालों पर पड़ेगा। उसने क्या किया, बे ऑफ बंगाल से आने वाला बादल और अरेबियन सी से आने वाला बादल वो गोवर्धन पर्वत के ब्रज क्षेत्र में दोनों को भिड़ा दिया। और जैसे ये दोनों भिड़े वहां पर बाढ़ आ गई और गोवर्धन पर्वत डूबने लगा। तब ग्वाले सब दौड़ के कृष्ण के पास गए। तो उन्होंने कहा तुम जल्दी करो, इन गायों को लेके गोवर्धन पर्वत पे चले जाओ ना, तुम भी बच जाओगे और गाय भी बच जाओगे। तो उस काल तक ये जो ड्राउट और फ्लड था, इसको कंट्रोल करने की साइंस और इंजीनियरिंग नहीं थी। इसके साथ जी कर समाधान, सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने का सिस्टम था भारत में और लंबे समय तक चला। जिस दिन से ये एजुकेशन की एक्सट्रैक्शन करने वाली टेक्नोलॉजी आई, उसने हमें केवल नेचर को एक्सट्रैक्ट करने में आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज सबसे बड़ा पैकेज उसको मिलता है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करने की टेक्नोलॉजी लेके आता है। आप बोलो ना मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं ना, फिर ठीक है। तो ये समझ लेना चाहिए कि यदि हमें सचमुच पंच महाभूतों को अपने को स्वस्थ रखना है तो पंच महाभूतों के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए। जल्दी से राजस्थान चले, लेकिन इस स्लाइड को देख लो। आज 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर हमारी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के कारण ओवरड्राफ्ट हो गया। और ये मेरा नक्शा नहीं है, ये नीति आयोग का है। नेक्स्ट, ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी, विद्या और शिक्षा, इन दोनों को एक दूसरे के सामने भिड़ा दिया है। शिक्षा अलग, विद्या अलग। यदि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके जोड़कर प्रकृति के साथ जिएंगे तो अभी भी हम इस प्रकृति में पंच महाभूतों को स्वस्थ रख सकते हैं, समृद्ध रख सकते हैं। वो अभी भी हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन देखो यहाँ क्या है, इन्होंने इंजीनियरिंग में ये गांव की इंजीनियरिंग है। इन्होंने जो डैम नंबर 1 बनाया वो कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स के ऊपर बनाया, जिससे सारा पानी नदी में जाके नदी को पेरिनियल करता है। इसी समझ के कारण मैं
भारत में कह सकता हूं कि मैंने पिछले 51 वर्षों में 23 मरी हुई सूखी नदियों को राजस्थान जैसे राज्य में जहां सबसे कम बारिश होती है वहां पेरिनियल कर दिया। इसके पीछे कोई मेडिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके पीछे केवल देशज भारतीय ज्ञानतंत्र है। भारतीय ज्ञानतंत्र में जब आप मूव करते हैं तो प्रकृति के साथ प्यार का रिश्ता होता है, और फिर जब प्यार में आप कुछ करने लगते हैं तो आपको विश्वास होने लगता है कि यार ये रास्ता है, और जब विश्वास होता है तो आपके मन में उसके प्रति क्या होता है, सम्मान होता है, और जैसे ही आप सम्मान के साथ प्रकृति से जीने लगते हैं वैसे ही आपके अंदर श्रद्धा भाव आता है। तो ये जो पंच महाभूतों के प्रति भारतीय श्रद्धा थी वो अब नहीं बची है। ये चंबल का चित्र है। चंबल जो है वो बिल्कुल बेपानी होके बंदूक लेके लूटपाट का काम होता था 51 साल पहले तक, और थोड़ा 51 क्या थोड़ा और ज्यादा 1960 में विनोबा जी ने 20 डाकुओं की बंदूकें छुड़ाई, लेकिन वो सेरेमनी थी। फिर जेपी ने करीब 512 लोगों की बंदूकें छुड़ाई, वो भी सेरेमनी थी। लेकिन हमने 6332 डाकुओं की बंदूकें छुड़ाकर किसान बनाया। ये सेरेमनी नहीं है, ये केवल उनके खेतों में उनकी जो पत्नियां थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। वो तो पुरुष लोग तो बंदूक लेके लूटपाट करने निकल जाते थे, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो स्ट्रेस में रहती थी। हमने उनकी पत्नियों के साथ काम करके उनको एम्पावर्ड किया और उनको इस लायक बनाया कि वो अपने पति को कह सकें कि तू मुझे अपने घर में क्यों लाया था, तू जंगल में रहेगा और मैं अकेली घर में रहूंगी, इसलिए तो नहीं तू मुझे खरीद के लाया था या लूट के लाया था या ब्याह के लाया था। हमारे वहां चंबल में 4 तरह से ब्याह होते हैं। एक पैसा दे के लेके खरीद के लेके आते हैं, एक लूट के लेके आते हैं, और एक थोड़ा समझौता करके बदला करके लाते हैं, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगा तू अपनी बेटी से दे दे, और एक ब्याह भी होता है। तो 4 तरह से होता था। तो ये जो चलन था चंबल का वो बदला। अभी चंबल में इन डाकुओं ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपनी जमीनों को ठीक किया और खेती को ठीक किया, और इनके ऊपर जो मुकदमे थे उनको थोड़ा मैंने माफ कराया, उनका इलाज मैंने किया। कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, इसलिए टाइम कम रखा है, इसलिए कहानी नहीं सुनाता। जल्दी से 2-3 मिनट बची है, आगे चलो जल्दी, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, चलो और आगे। ये नदी है तो सब जानते हैं, हमने 23 नदियां जिंदा की है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। दोस्तों, यदि अभी भी आप भारत को पानीदार देश बनाना चाहते हैं तो भारत की जो देशज ज्ञान है उस देशज ज्ञान में वो अपने वर्षा के चक्र को जानते और पहचानते हैं। जेठ के महीने में, गर्मी के महीनों में, अमावस्या के दिन देव स्थान पर बैठकर नीम के पत्तों से पता लगाते हैं कि इस साल बारिश कैसी होगी। तो ये जो भारतीय ज्ञानतंत्र है इसमें मौसम के विज्ञान को समझ के वो जब बीज बोते हैं तो उनकी फसलें फेल नहीं होती। जब हमारी नदी बहने लगी तो बहुत सारी पानी की लुटेरी कंपनियां हमारे इलाके में आ गई। हमने कहा हमने तुम्हारे लिए थोड़ा ही ये पानी का काम किया था, हम एक को भी नहीं लगने देंगे। मैंने 7 कंपनियों को अपने इलाके से भगाया, पानी का व्यापार करने वाली कंपनियों को। उसमें पेप्सी भी थी, उसमें कोक भी था, उसमें स्वेज भी था, उसमें भिवंडी भी थी, नाम लेके बोल रहा हूं। सबने जैसे ही पानी आया, हमारी नदियां पानी से बहने लगी तो लुटेरे वहां पहले पहुंच जाते हैं, पानी को व्यापार करने वाले, उनको हमने वहां से निकाला और आज वो पूरा इलाका स्वावलंबी है, अपने पानी पर जिंदा है। दोस्तों, मेरे पास 23 सेकंड है, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने देश को दुनिया का गुरु बनाना चाहते हैं तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगा। उसका जो हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पहाड़ हैं, हमारी नदियां हैं, हमारी धरती है, हमारे लोग हैं, ये सब मिलकर जब एक संरक्षण का, एक प्रेम पूर्वक रिश्ता कायम करेंगे तब भारत दुनिया का गुरु बनेगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बनेगा। माफ करना, जिसको बुरी लगे लिख लेना, मैं अकेला फिर बात कर लूंगा। थैंक यू।
दिन में 2 PhD करवाई थी। अब टाइम नहीं है बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी, आपने बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक बातें हम सभी से साझा की और कितना महत्वपूर्ण है हमारा भारतीय ज्ञान, मौसम विज्ञान को जानना कितना ज़रूरी है, इस पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हुए, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट इज़ माई प्रिविलेज टू इन्वाइट डॉक्टर शमन झा सर, who is an inspiring sustainability leader and currently Chief Executive Officer of Hindustan Unilever Foundation, and let us view one video film regarding his profile. Dr. Shaman Jha. We are deeply honored to welcome Mr. Sharman Jha, an inspiring leader and sustainability champion who currently serves as the Chief Executive Officer of Hindustan Unilever Foundation. In this pivotal role, he is deriving transformative community-centered initiative that has strengthened water security, climate resilience, and rural livelihoods across India, translating vision into measurable and impactful outcomes. With over 3 decades of diverse experience across corporate leadership, sustainability strategy and development partnership, Dr. Jha brings a rare blend of strategic acumen and ecological commitment. He began his journey with Unilever, gaining deep expertise in large-scale systems and emerging markets, and later contributed significantly to environment conservation through his work with the Worldwide Fund for Nature. His global outlook is further reflected in his role as board member of GEL-NET and his recognition as a Salzburg Global Fellow and Chevening Senior Scholar at the London School of Economics. Academically distinguished with an MBA from IIM Calcutta and a PhD in strategic management, Dr. Jha exemplifies thoughtful, purpose-driven leadership, known for his collaborative spirit, visionary thinking, and deep empathy for communities. He continues to inspire sustainable, inclusive growth and embedding a power commitment to ecological balance and societal well-being. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Shaman Jha. नमस्कार। जब जल पुरुष ने रास्ता दिखा ही दिया कि हम माइक लेकर के टेबल के पीछे छुपने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम आगे आ जाएंगे। बातचीत में भी सबसे आसान और खास के जो जितने विद्यार्थी गण हैं, हमारे जो पहले 2 स्पीकर रह चुके हैं, अब इसका बोलने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं, मगर अब सवाल तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। 2-4 सवाल पूछूंगा जिससे आपको आपका मन चले इस पर। तो पहला प्रश्न ये है कि कितने लोगों ने ईरान का नाम सुना है और क्यों सुना है? वो युद्ध के, अगर आप युद्ध के ठीक पहले, और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। सब युद्ध में सब देख रहे हैं। अगर आप हेडलाइन देखते 3 महीना पहले, युद्ध के ठीक पहले, एक ही हेडलाइन था कि ईरान की राजधानी तेहरान को इवैक्यूएट किया जाएगा अगर बारिश नहीं पड़े तो। ऐसी बात हो गई कि युद्ध शुरू हो गई तो ये सब बातें हट गई। ईरान के प्राचीन देश ईरान की बड़ी राजधानी तेहरान की ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बारिश नहीं पड़े तो पूरे के पूरे शहर को इवैक्यूएट किया जाएगा और कैपिटल को भी ईरान का शिफ्ट किया जाएगा। तो जब बात बिगड़ती है, इतनी जल्दी बिगड़ सकती है। चलिए ईरान से आते हैं। एक इसका क्लिकर है क्या किसी का? चलिए एक महाभारत का एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। एक फोटो आएगा इसमें, स्लाइड। हाँ, बताइए ये क्या हो रहा है? कि युद्ध के किस दिन का सीन है ये? अगर आप अपनी महाभारत जानते हैं बताइए, किस दिन, कितने दिन की युद्ध थी? तो भीष्म पितामह किस दिन बाण लगे थे? 10वें दिन की है, ठीक है। और सबको मालूम है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु, मगर भीष्म पितामह को भी प्यास लग सकती थी। और भीष्म पितामह थे, तो वो नॉर्मल ग्लास से पानी थोड़े पिएंगे। उनको प्यास लगे तो कोई सोने के जग में, कोई हीरे के जग में, जो भी उस समय का रहा होगा वैल्यूबल, सब पानी लेकर के आ रहे हैं पिलाने के लिए उनको। थैंक यू।
सब आ रहे हैं, बट भीष्म पितामह की बात सिर्फ अर्जुन समझ पाए कि ये पानी तो पिएंगे नहीं। तो अर्जुन ने क्या किया? तीर से, धरती से गंगा जल निकाला। अब सोचिए कि कितनी अच्छी बात है कि महाभारत की 5000 साल, 6000 साल, 8000 साल पहले की बात है। क्योंकि अगर आज एक्शन रिप्ले इसका होता, और अगर हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात माने, तो वर्ष 2000 और 2020-21 के बीच में जो ग्राउंड वाटर भूजल का स्तर है, हर साल 1 मीटर कम से कम नीचे जा रहा है। शायद आज अर्जुन की तीर वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। तो इतनी गंभीर परिस्थिति है। भूजल के बारे में अधिक लोग ने चर्चा भी हुआ है। और एक शब्द भूजल तो बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन हो गया ग्राउंड वाटर का। एक ग्रामीण महिला ने मुझे कहा यह भूजल नहीं है, यह भूगर्भ जल है। फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द अर्थ, फ्रॉम मदर अर्थ के एकदम अंदर से निकल के। तो उतनी उसकी नॉलेज है और आवश्यकता है। तो इस तरह के हेडलाइन जो है, सुर्खी आप लोग देखते होंगे, इंडिया इज स्टेयरिंग एट वाटर पॉवर्टी। वाटर पॉवर्टी तो एक बात है। इस साल अगर जनवरी 2026 की यूएन रिपोर्ट देखें, जो दाहिने तरफ देख रहे हैं, अब शब्द आ गया है ग्लोबल बैंकरप्सी, वाटर बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब आप बिल्कुल कंगाल हो गए, वो वाली स्थिति में आ गई है। और विश्व के अनेक क्षेत्र हैं, मगर जो साउथ एशिया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, बिकॉज हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है, यहां पर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल है। तो अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि अगर अब हम पेशेंट को नहीं कुछ ठीक कर पाएंगे तो इट विल बी टू लेट। इसके बाद हम कुछ कहने में सक्षम भी नहीं रह पाएंगे। तो एक सवाल मैं फिर से पूछता हूं आप लोग के पास। आपको मैं 2 फोटो दिखाता हूं, दोनों को आप कनेक्ट कीजिए कि क्या कनेक्शन हो सकता है। प्रथम फोटो, ठीक है, द्वितीय फोटो, कनेक्ट कीजिए। तो जोर से बोलना पड़ेगा, जल्दी से। हाँ, जोर से बोलिए, आपके पास माइक नहीं है। हाँ, कोई भी बोलिए, बोलिए, कनेक्ट कीजिए ये फोटो और ये फोटो। जल्दी जल्दी। हाँ, पंजाब में पानी नहीं है और राजस्थान में पानी नहीं है, ठीक है। और कुछ बताइए, जोर से बोलिए। वाटर टेबल, बट इसमें वाटर टेबल का क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही। ये जो हरियाली देख रहे हैं, ये हरियाली पंजाब की फेमस जो 5 नदियां से नहीं है, ये सब ग्राउंड वाटर है, भूजल है, जिसको पंप अप किया जा रहा है, जिससे हम और हाल में पढ़ने में आया कि हम अपनी ग्राउंड वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? जो हम अपनी बासमती चावल और अलग अलग चावल, उसमें जो उतना जो हाई यूसेज है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी जो पानी है, ये पानी नदियों के पानी नहीं है, ये ग्राउंड वाटर से हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, 3 चीजें इसमें आपको ध्यान में आएंगी। रस्सी की लंबाई देखिए, तो पानी नीचे होगा। छोटे छोटे बच्चों को भी लाया गया है कि पानी उठा करके, और दूर दूर तक कोई आबादी दिखाई नहीं दे रही है। तो सोचिए कितनी कठिनाई है। तो सब जगह वही है कि भूजल का प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर टेबल फॉल कर रहा है, और इसका हमको ध्यान देना है। हम एक फोटो और दिखाएंगे, इसमें हम चाहेंगे इस हिस्से से आप लोग कोई अगर जवाब दे पाए तो। यहां पर एक क्या कहानी है? पानी नहीं है, ठीक है, वो तो क्लास 1 का स्टूडेंट भी बता देगा पानी नहीं है। अब आप लोग बताइए और क्या है इसमें, उससे और बड़ी गड़ी समस्या क्या है? कोई भी बोले, जो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक एरिया में पानी है सर, उधर से कोई बोलेंगे? वुमेन्स ड्यूटी टू कलेक्ट वाटर में दूसरी तरफ से बोले मर्द इसमें कितने हैं फोटो में गिन लीजिए। और उस तब आपको एकदम एक
सेकंड में क्लियर हो जाता है कि कितना जेंडर बायस जो उसको बोलते हैं। तो ये जो पानी का जो पूरा जो लोड है औरतों पर ही है। और हम लोग बहुत फोटो देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, मटका लेके जा रही हैं, बड़ा सुंदर लगता है, मगर अगर आप उठा के सिर्फ अपने सर पर रख लीजिए तो कुछ ही दूर चलिए, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं ये, बट कोई भी बता पाएंगे कि उसके हड्डी पर, शरीर पर कितने तरह की उसकी जो कठिनाइयां होती है। पहले भी चर्चा किया हुआ कितना समय लगता है इनको पानी लाने में, ये करने में। तो ये ड्यूटी पड़ गया ऑलमोस्ट फीमेल जेंडर पर। तो उनकी जो आधी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो उनके पास मिलेंगे ही नहीं, कि उनको ये घर का पानी ही मैनेज करते करते पूरा निकल जाता है। और दूसरी बात, कितने लोग सोचते हैं कि अर्बन माइग्रेशन होता है, अर्बन माइग्रेशन, गांव से लोग छोड़ छोड़ के आते हैं। तो आज अगर गांव जाइएगा, और ये इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का पब्लिश होता है उसमें 2018 में भी आया था, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया इज दैट द फार्मर इज द वुमन। क्योंकि आदमी जो है वो यहाँ ऑटो चला रहा है, कुछ रेडी चला, कुछ सिटी में अपना को कैश इनकम जनरेट कर रहा है। गांव तो सब महिलाएं चला रही हैं बहुत बहुत जगह। तो उनकी जो नॉलेज बेस है काफी डीप रहती है। तो पानी की जब हम बात करें, जल समस्या की बात करें, एक तो हुआ सप्लाई साइड, जैसे जल पुरुष ने कहा नदियों को वापस रिजुविनेट किया जाए, जोहड़ बनाया जाए ताकि सप्लाई ऑफ पानी। और अगर आप एक तरह से देखिए टोटल सप्लाई ऑफ पानी, वो तो जल चक्र जो है, वाटर साइकिल, पानी तो वही है, इवेपोरेट होता है, नीचे जाता है, बट सही मात्रा में सही जगह पानी रहे तभी काम का है। तो एक हुआ सप्लाई। मगर दूसरा, और इस पर उतनी चर्चा नहीं होती है, कि जितना सप्लाई है उसको तो हमें नियमित रूप से रिस्पॉन्सिबल तरफ से उसको यूज करें, तभी चलेगा। नहीं तो जितनी भी आपकी आमदनी हो, अगर आपकी आमदनी आज 10 गुना हो जाए और आपका रहने की शैली भी जो है, जीवन शैली भी 20 गुना हो जाए, आप फिर भी दुखी रहिएगा, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। तो बहुत बार सप्लाई ऑफ वाटर पर बात होती है, बट हमें काफी ध्यान देना पड़ता है कि जो डिमांड ऑफ वाटर है उसको भी हम किस तरह से अपना रिस्पॉन्सिबल यूज में रखें। आवश्यकता तो है ही, मगर अगर इतना ही जल है, इसी समय मिलेगा, तो इसको हम किस तरह से प्रयोग करें, किस तरह से यूज करें, इससे बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और सर ने कहा था पहले कि 90% ऑफ ऑल वाटर गोज इन एग्रीकल्चर। तो एक तो वो बहुत बड़ी मात्रा में, तो हम किस तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं। और कोई ये नहीं चाहता है कि हम प्रीच करें, प्रीच करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सब आदमी की आर्थिक उत्थान नहीं होगा पूरी चेन में, कोई भी जो आप हल लाएंगे वो हल अधिक समय टिकेगा नहीं। तो जल की हम बात कर ली, बट जल के आजकल तो बहुत फैशनेबल वर्ड है क्लाइमेट चेंज। बहुत देश में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होती है, बट ओनली इंडिया हैज ट्रांसलेटेड क्लाइमेट चेंज करेक्टली। और क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज को हिंदी में या किसी भी इंडियन भाषा में? जल वायु परिवर्तन। और आपको जल और क्लाइमेट चेंज की बात बिल्कुल एक साथ आ गई। तो आप इसकी चर्चा ही नहीं कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की विदाउट फैक्टरिंग इन पानी। तो जहां भी आपको क्लाइमेट चेंज की बात होगी, जल की बात करनी ही पड़ेगी, बिकॉज उसके बिना ये पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर ही नहीं होता है। और इसको आप देख सकते हैं कि समुद्री तल अगर बढ़ा, सॉल्ट वाटर आया, ग्राउंड वाटर आपको एक्विफर कॉन्टेमिनेट हुए, ये पूरी कहानी बनती चली जाएगी। तो ये जो बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है IPCC करके, वो अब 2029 में अगली रिपोर्ट आएगी। ये भी 20-30 साल से आ रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कौन कर रहा है, कितना हो रहा है। ये प्योरली साइंटिफिक वैज्ञानिकों का कॉन्फ्रेंस होता है। और धीरे धीरे 30 साल में जो 250 स्टडी से शुरू हुआ, अब 2,30,000 स्टडी सब एक ही चीज कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और मनुष्य का कार्य ही क्लाइमेट चेंज का रिकमेंडेशन है। तो पॉलिसी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? 2 चीज। एक, जिस तरह फाइनेंस में बजट बनते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी में बजट बनता है, पानी का भी बजट होना जरूरी है।
कुछ स्टेट्स लाइक केरला आगे बढ़ रहे हैं। अब नीति आयोग ने भी नवंबर में इस पर चर्चा शुरू की है। और हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो गांव स्तर पे जो महिलाएं हैं वो अपने गांव का भी देखते हैं कि वाटर कितना है हमारे पास, या कि हम उसको जितना आएगा उतना ही तो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जब अगर आप दोनों को उसको आप नापिएगा नहीं तो पहला नापा कैसे जाए पानी को, मापा कैसे जाए पानी को, उसकी जो पूरी प्रतिक्रिया है, जो स्रोत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो चीज को आप नापिएगा उसी चीज को आप मैनेज कर सकते हैं। तो वाटर बजटिंग हैज टू गेट अडॉप्टेड एज अ पॉलिसी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल। आपके घर स्तर पर भी हमको मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आप देखिए कि हमारे पास कितना है, हम उसी हिसाब से उसका खर्च करें। तो ये वाटर बजट एक बात हो गई। और दूसरी बात जो हम लोग अभी बात किए थे, बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, क्योंकि विमेन पर बहुत ज्यादा लोड है पूरी कोई भी जो पॉलिसी डिसीजन होगी या कोई भी जो इसकी प्रैक्टिकलिटी होगी, प्रतिक्रिया हो गई, उसमें महिलाओं का डिसप्रपोर्शनेट रोल रहना अनिवार्य है, क्योंकि वही समझ सकती हैं कि इसके जो जल की अगर आपूर्ति नहीं होगी तो उसकी जो समस्याएं होंगे, उसके जो झमेला होगा, उसके कितने अलग मैनिफेस्टेशन हैं, तो उनका रोल होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में वही हैं जो गांव में हैं, गांव चला रही हैं। और जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, जल का एक ही रूप है जो कि क्लास 1 का भी स्टूडेंट बता पाएगा कि जल ऊपर से नीचे ही आ सकता है, नीचे से ऊपर नेचुरली नहीं जा सकता है। तो आप जो कोई भी मैप देखें, टोपोग्राफी देखें, जो भी प्लानिंग करें, आपको रिज टू वैली जो भी चीज देखें, ये सत्य आपको ऑटोमेटिक आनी ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एज कॉर्पोरेट्स हम लोग खुश होना चाहते हैं, बट हम कैसे खुश होंगे अगर हमारा पूरा समाज खुश नहीं होगा। और ये हमें अफ्रीका से भी एक सीख ले सकते हैं। तो कॉर्पोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मेन बिजनेस है, वो एक बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को साथ साथ रहना है। और उसमें कभी कभी हमें पैराडॉक्स भी मिल जाता है, जिससे आप हम सब देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो सोलर पावर इज वेरी गुड, एकदम रिन्यूएबल है, बड़ी अच्छी बात है। बट आप सोलर पावर से अगर हम ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, और क्योंकि उसमें खर्चा भी नहीं लग रहा है, तो क्या इस तरह की समस्याएं आएंगी? और इस तरह आएंगी तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्योंकि अगर आप जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो एक्स और वाई को अगर साथ साथ सॉल्व करना पड़ता है, ये नहीं कि हम एक्स को सॉल्व कर लिया और वाई का सॉल्यूशन नहीं आया। तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरह के फैक्टर्स हैं, सबको सोच समझ करके। तो किसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, बट ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमारी पीढ़ी को, आपकी पीढ़ी को, सबके सामने ये सब समस्याएं और चुनौतियां रहने वाली हैं। बहुत धन्यवाद, आपने सुना। तोमर साहब, आपने मौका दिया शेयर करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमन झा सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कितनी ज़रूरी है वाटर बजटिंग पर विचार करना, उस पर पॉलिसी बनाना और हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल पर उस पर विशेष ध्यान रखना। नाउ मूविंग अहेड, it is my honor to invite Mr. Amitabh Pandey sir, who is esteemed director of National Museum of Mankind, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya Bhopal, under Ministry of Culture, Government of India. Let us have a huge round to welcome him, and we would like to view It is with great admiration that we introduce Mr. Amitabh Pandey, the esteemed director of the National Museum of Mankind, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya Bhopal, under the Ministry of Culture, Government of India. His visionary leadership is currently focused on developing a unique living museum, a pioneering efforts in Asia and the world dedicated to showcasing and preserving intangible heritage and cultural knowledge. With 29 years of distinguished experience in environment anthropology and cultural conservation, he is recognized expert in public policy, sustainable development, and climate change adaptation. His academic credentials are equally impressive, holding a doctorate in environment anthropology and public policy from Hyderabad University and a background in physics from Allahabad University.
Mr. Pandey's profound dedication and expertise not only enhances our understanding of culture and environmental issues but also inspires us all to appreciate and protect our shared heritage. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Amitabh Pandey. नमस्कार, हमारी चेयर प्रोफेसर विनीता, ACS श्री शुक्ला जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों ही भटनागर साहब और झा साहब और सभी बच्चे। एक तो कभी कभी ये वीडियो हमें महसूस कराता है कि हम कौन हैं, कभी क्या हम हैं जो दिखाया जा रहा है, अच्छी चीज़ है। थैंक यू इस विषय पे आने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्व विषय है। देर आए दुरुस्त आए, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से अगर प्रबंधन को देखने लगेंगे तो पूरी व्यवस्था में फिर से बदलाव लाना होगा। मेरे से पहले तीन बहुत ही प्रमुख वक्ताओं ने अपना विषय पे बात की। राजेंद्र जी, जिन्होंने पूरा अपने प्रयासों से कैसे जल को और नदियों को संरक्षित किया, JK ग्रुप से जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, और हिंदुस्तान लीवर से झा जी जो अपने बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारा विषय करीब करीब हम चारों वक्ताओं का जो था ये समान है, बट मैं संस्कृति पे ज़्यादा आऊँगा, क्योंकि इस समय मैं संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा उस पर काम कर रहा हूँ। तो पहले जो SDG हम देख रहे हैं, SDG को आप अगर 17 गोल देखिए तो पहला गोल हंगर से शुरू होता है, आखिरी गोल जा कर के जस्टिस एंड पार्टनरशिप पे ख़त्म होता है। अब रिवर्स कर दीजिए कि अगर हम जस्टिस करेंगे तो अपने आप हंगर एड्रेस होगा, अगर हम पार्टनरशिप एड्रेस करेंगे तो हमारा होगा। तो लेट अस रिवर्स द SDG, फर्स्ट लेट अस अचीव द पार्टनरशिप एंड जस्टिस। वो ऑटोमेटिकली जो हमारे मूल्य हैं, अगर मूल्य सुधर जाएंगे तो संसाधन के प्रबंधन अपने आप अपनी जगह पे आ जाएंगे। हम बेसिक चीज़ों को पहले डाले हैं एंड कलेक्टिव चीज़ों को बाद में डाले हैं। तो दिस इज़ ए थॉट फॉर SDG, क्योंकि SDG का डिज़ाइन फॉलो करने का जो अप्रोच है क्या है, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। बिकॉज वी आर एक एक टारगेट को कह रहे हैं कि हम भूख मिटाने जा रहे हैं, पर भूख मिटाने के लिए मूल्य भी लाना होगा। तो इन चीज़ों की चर्चा हमारे लिए है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 5 तत्वों की बात कर रहे हैं तो हमारे जो संस्कृति में मूल्य महत्वपूर्ण है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कलेक्टिव हमारी जो संस्कृति है उसकी ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। हम सब लोग एक पवित्र जल से उत्पत्ति हुए, माँ की गोद में जो जल है वहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है और फिर हम जल में ही जाकर समाहित होते हैं। तो हमारी यात्रा जल से जल तक ही है और जो हर मनुष्य को समझना है। और सृष्टिकार जो हमारी माँ है और गंगा माँ है, तो ये चीज़ है। अगर गंगा को आप देखें तो 3 गंगा हमारे यहाँ है। आकाश गंगा जो आकाश में चलती हैं वो भी एक गंगा है। गंगा जो एक पृथ्वी पे है, एक पाताल गंगा। 3 गंगा हमारे यहाँ। तो जल का हमने तीनों ही, अगर हम मानते हैं कि 3 लेयर हैं हमारे वर्ल्ड के जो हमारी संस्कृति में है, आकाश, पाताल और वो, तो आप वहाँ भी हमें जल का पाते हैं। अब जल और संस्कृति का सम्मेलन, बहुत बिना जल के कोई संस्कृति चलती नहीं है। अगर कोई भी कार्यक्रम रहेगा आचमन से शुरू होगा और आचमन पे ख़त्म होगा, तो जल की वहाँ आवश्यकता बहुत ज़रूरी। कोई भी प्रयोजन है, नदी घाट पनघट पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होगी, चाहे बच्चा पैदा होगा, चाहे बच्चे का इनिशिएशन होगा, बच्ची का इनिशिएशन होगा, शादी समारोह होगा, कोई और समारोह होगा। तो जल की महत्वता हमारे समाज में बहुत है और खासकर सभी संस्कृतियों में। क्योंकि मेरे संग्रहालय में भारत भर के जो समुदाय हैं, नागालैंड के, लद्दाख के, मणिपुर के, केरल के, बहुत अच्छे। अभी लद्दाख के हमारे लोसार के आए थे, वो अपना एक माने पे वो अपना एक झंडा फहराते हैं। झंडे पे 5 तत्व के झंडे लगे हुए हैं, 5 रंग से। पृथ्वी का रंग है, आकाश का रंग है, अग्नि का रंग है, जल का है, और उस पे मंत्र लिखे जाते हैं। उनकी ये मान्यता है कि जितना झंडा फैले, जोर से फहराया लहराएगा, जितना फटेगा उतनी हमारी समृद्धि और बनेगा। सोचिए कि 5 तत्वों को एक साथ पूजने की जो प्रथाएं हैं, यही फिर मणिपुर का जब हमने अभी सेक्रेड ग्रुप किया, यही 5 लेवर हमारे लेयर जो हमारे, उनके भी झंडे, उनके भी उनमें आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति इनको नहीं मानती है। मैं राजन जी से सहमत हूँ कि जो हमारी शिक्षा में
इसको जो बहुत मान्यता नहीं दी गई है, हमने अपनी प्रणालियों को पिछड़ा मान करके जो हमारी और जो शिक्षा प्रणालियाँ थी जिसको कि बहुत रिसोर्स ओरिएंटेड हम हो गए हैं। हम हर चीज़ को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, जो कि हमारी संस्कृति में उसको एक वैल्यू की तरह देखते हैं, मूल्य की तरह। गंगा हमारी माँ है। जब उन्होंने अभी कहानी सुनाई है श्रीमान झा जी ने कि वो जो हमारे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा के। फिर उसे उनका चला है, तो कनेक्शन ऑफ वो जो चल रहा है। उन्होंने अभी जनक की बात की, सीत वाला, तो वो भी कहानी है। सीता की कहानी जब हमारे यहाँ अभी बिहार की गैलरी लगी थी, सीता की बिहार की बेटी सीता, तो ये सारे चीज़ उसमें बड़े समाहित मिलते हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। सारे सिविलाइजेशंस वाटर के पास निकले हैं। विटफोगल की बड़ी फेमस थियरी है, हमारे यहाँ भी है। हमारी सारी संस्कृतियाँ नदी के किनारे है, वो जल के किनारे है। तो मनुष्य जल का बड़ा ही रहा है। मानव संग्रहालय अगर आप आएंगे तो मेरे यहाँ 32 गुफा शैल हैं जो भीमबेटका सीरीज़ के हैं। यहाँ गुफा बनने का बहुत बड़ा कारण था कि इस प्रांगण के बाहर एक बहुत बड़ा जल स्रोत है जो भोपाल की जीवनदायिनी है। बड़ा तालाब, कोलार तालाब, ये सब भोपाल को जीवन देते हैं क्योंकि पठार पर ही है। तो पठार पे अलग तरह का जल प्रबंधन है, आपका जो प्लेन सॉइल है वहाँ पे अलग है, फॉरेस्ट्री का अलग है। यहाँ से सतपुड़ा हम जब नीचे जाते हैं तो सारे जो नदियाँ हैं वो जंगल से निकलती हैं, उनको वनपुत्री कहा जाता है, हिमालय पुत्री और वनपुत्री। तो हमारा जो वाटर के स्रोत हैं इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री हमारी है, हिस्ट्री में नदियों का उतना ही महत्व है, नदियों की कहानी में उतना है। यमुना की पूरी अगर आप कहानी सुन सकते हैं। नर्मदा की कहानी क्या है? इट इज़ अगेन ए ह्यूमन पर्सोनिटी फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में है नर्मदा। और एक उनको एक अविवाहित माना जाता है, तो उनकी कहानी बड़ी सुंदर है। उनकी अगर लव स्टोरी आप सुनेंगे तो अगर आप अमरकंटक जाइए तो वहाँ 3 नदियों का उद्गम है, नर्मदा, रोहिला और सोन। भारत में नदी नद दोनों हैं, सोन नद है, चंबल की बात की नद है, दे आर मेल। मानस है आपका, फिर वहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, और कई नदियाँ हैं, बट उनके भी अपने अगर कहानियाँ सुनेंगे तो उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इनका अपना ही बड़ी अच्छी व्याख्यानें हैं। तो नर्मदा शिव से उत्पत्ति हुई, गंगा भी शिव से नर्मदा शिव के पसीने से और यहाँ से निकली, हृदय से। अभी बिनाले हुआ था पिछले साल लाल किला पे, तो हमारे गोंड पेंटर्स ने पूरी पेंटिंग की थी शिव पे, और शिव को नर्मदा को शिव के हृदय से निकाल करके वो दिखाया गया। तो किस तरह से गोंड समाज में वो चीज़ है, हमारे दूसरे समाज में है, तो वो संस्कृतियाँ जो एक दूसरे से मिलती और बहती रहती हैं वो आप समझ सकते हैं जब जल की बात होती है। तो नर्मदा वहाँ से जब सोन से उनका प्रेम था, पर रोहिला और सोन भी प्रेम कर रहे तो इससे नर्मदा को पता चला, उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा और आजीवन ब्याह न करने का लिया और वेस्ट में फ्लो कर गई एंड वो जा करके फिर अरब सागर में मिलते हैं, एस्चुरी बनाती हैं। अब अगर आप इसको इकोलॉजिकली देखें, अगर एक स्टोरी लाइन से देखें तो दोनों आपको जस्टिफिकेशन मिलता है, बिकॉज एस्चुरीज एंड डेल्टास के अलग फॉर्मेशंस होते हैं अगर साइंस से जाएंगे तो। बट देन सारे जीवन को देते हैं। गंगा में नहाने को पवित्र मानते हैं, नर्मदा को देखने से पवित्र हो जाता है। तो सोचिए विचारों का हमारे कितना, यहाँ से फिर साउथ जाते जाइए आपको पूरा मिलता जाएगा। फिर रिवर कल्चर हमारा बहुत समृद्ध रहा है। हमारी अभी आपने पिछले साल कुंभ का देखा, एक नदी के किनारे 65 करोड़ लोग आ जाना, ये किस संस्कृति को दर्शाता है और जल की महत्वता को दर्शाता है। लोग ले जाते हैं, आप सोचिए उस नदी में 65 करोड़ लोग नहाने बाद वाटर क्वालिटी वाली जो इशू है, बट दे वर क्लीन बिकॉज एक कुंभ को मैंने डॉक्यूमेंट किया था कि एनवायरमेंटल वैल्यूज़ क्या है, वाटर के वैल्यूज़ क्या हैं। दे वर नॉट सो बैड हम कह सकें कि हमारी गंगा बहुत गंदी होती है, बिकॉज उसका पूरा साइंटिफिक डेटा भी कलेक्ट किया था कुंभ के बाद कि हमारे वाटर क्वालिटीज़ क्या हैं। अलग अलग घाटों पे अगर आप इधर नैनी की तरफ हो जाएंगे या फाफामाऊ की तरफ हो जाएंगे तो सब जगह के वाटर ले करके, तो ये भी देखना था क्योंकि बहुत सारा ये कहते हैं कि इतने लोग नहाने से हमारा पानी खराब हो जाता है। वैसे भी गंगा का पानी कहते हैं कि आप बोतल में रख लीजिए, सड़ता नहीं है। अब क्या महत्वता है, क्या वैल्यूज़ हैं, ऐसे स्टूडेंट आप इसे रिसर्च करिए कि उसमें क्या चीज़ है। तो ये हमारी एक दूसरी महत्वता है। एको कल्चर है जो सेक्रेड ग्रोव्स, जो कई जगह हमारे पवित्र वन हैं, ये सब जल को पकड़ने के साधन थे। गांव के बारी बगीचे
जल को पकड़ने के साधन थे। अब बारी बगीचे भी कम हो रहे हैं, आपके सीक्रेट ग्रूव्स हमारे कम हो रहे हैं। जो पवित्र वन है, करीब करीब 4% जंगल जो हमारा सीक्रेट ग्रूव से है भारत में, उनका रहना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि माइक्रो इको क्लाइमेट को बहुत तरह से निर्धारित करते हैं और संचालित करते हैं। तो ये जानना कि उन वनों का होना बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर भोपाल में आप मानव संग्रहालय आ जाइए, एकांत पार्क चले जाइए या IFM चले जाइए, वहाँ के कैंपस में 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर फ़र्क पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ए गुड ट्री कवर, गुड वेजिटेशन एंड एक मॉइस्ट क्लाइमेट के कारण। तो पहले हमारा जब जंगल अच्छा था, उसमें मॉइस्ट क्लाइमेट थे, तो आपके वाटर की अवेलेबिलिटी वो सारी बहुत अच्छी थी। जिस तरह से वाटर की डिमांड, पॉपुलेशन की डिमांड, उसका एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई, राजेंद्र जी ने उस पर काफ़ी चर्चा किया है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। बट जब हम वाटर को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, क्योंकि पहले कलेक्टिव यूज़ ऑफ वाटर था, एक कुएँ से पूरा गाँव पी लेता था और संतुष्ट रहता था। कुएँ के आसपास कितना कलेक्टिविज़म होता था, आप सोचिए। लोग आ रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, सहयोग हो रहा है, मदद हो रही है। ये पूरा जो कलेक्टिविज़म वाला जो हो गया है, अब ये हम धीरे धीरे इंडिविजुअलिस्टिक हो गए। हर घर को एक नल चाहिए, हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में एक नल चाहिए। अब घर के भी कॉमन टॉयलेट्स अब व्यक्ति के, तो अब इतनी डिमांड वाटर पे जाएगी। और अगर रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि आप स्टॉक कर रहने दीजिए, फ्लो यूज़ करिए, माने जितना उसका सरप्लस है उसको यूज़ करिए, स्टॉक को मत यूज़ करिए। बट जिस तरह हमारा अभी डिमांड है, हमारी नीड्स हैं, उसको हम देख करके सोच रहे हैं कि आपका जो थ्रेट अभी श्रीमान जी दिखाया कि हम बड़े खतरनाक जगह से गुजर रहे हैं जल को लेकर के। तो सही कहा कि जल, अगला विश्व युद्ध जल पे होगा। अभी तो तेल पे हो रहा है, चिंता मत कीजिए, कुछ समय बाद पानी पे आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पानी रहेगा वहीं सारा लड़ाई शुरू होगी। और मैं थोड़ा और समय लेता हूँ, क्योंकि जैसे अब ये कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है। गंगा दशहरा, अभी कुछ दिन पहले गंगा दशहरा मनाया गया। यहाँ भी नर्मदा के बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और लास्टली मैं आता हूँ कि जो हमारे सामुदायिक कमेटी है, मैं इंडिजिनस वर्ड से थोड़ा हिचकता हूँ, क्योंकि भारत की संस्कृति में रामायण में जब सबरी हैं और महाभारत में जब एकलव्य हैं, तो इंडिजिनस कहाँ हैं? वो तो हमारे सहयोगी, सहभागी, साथी थे, जो कि अमेरिकन कल्चर में बिकॉज दे वर कॉन्कर्ड फर्स्ट, इंडिजिनस थियरी बनती है, ऑस्ट्रेलियन में इंडस थियरी बनती है, कनाडा में बनती है। बट हम लिविंग सिविलाइजेशन है, हम निरंतर सिविलाइजेशन है, जिसमें कि हमारे हर कम्युनिटी आती गई, समाहित होती गई। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, हम कहीं नहीं गए, पर सब लोग आके हमसे समाहित होते गए। तो हमारी संस्कृतियों में वो मिलनसारता जो है, तो कम्युनिटीज़ में मैंने देखा हुआ है, इंडस कम्युनिटीज़ में, अरे जो हमारी सामुदायिक कम्युनिटीज़ हैं, तो उसमें जल को लेकर के बड़े ही अच्छे रोचक उनके प्रबंधन हैं, विचार है, वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं। तो ये काफ़ी कुछ हम अपने संग्रहालय में उनको पाते हैं। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, ACS साहब हमारे शुक्ला जी को एंड विक्रांत तोमर जी को एक अच्छे विषय पे लाने की कोशिश की है कि हम इस विषय पे चर्चा करें और पुनः अपने माने सिस्टम्स को रीओरिएंट करें या रिपोजिशन करें कि वैल्यूज़ से हम चलें। अगर वैल्यूज़ हमारे ठीक होंगे, जल न छूना, जल न खराब करने की वैल्यूज़ हैं। हम लोग छोटे स्कूल में थे, स्कूल के नल से पानी पी लेते थे, आज तक जीवित हैं। पर जो स्कूल नहीं है उनकी क्या, आजकल हर बच्चा एक बॉटल लेके आता है, हर माँ एक बॉटल देती है। तो ये विश्वास वैल्यूज़ है कि जो पानी ठीक है, पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर हम यहीं वाटर जल बोर्ड से बात कर रहे थे कि हमारे सारी पानी में इट्स सो मच ऑफ मार्केट कि आप ये पानी बहुत गंदा है, आपको दिमाग पे डाला गया कि बहुत गंदा पानी है, पर पानी बहुत स्वच्छ है। अभी भी गंगा का पानी उठा करके आप आचमन करिए, पीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। तो नर्मदा का पानी में स्वच्छता है। पर ये जो वैल्यू सिस्टम्स हमारे आ गए हैं वेरी मार्केट ओरिएंटेड, उस पर एड्रेस करना, अगर उसको हम रीओरिएंट करके पोजीशन करें कलेक्टिविज्म पे, तो हमें लाभ मिलेगा। सबको ढेरों बधाइयाँ इसके लिए, और थैंक यू मैडम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल। Thank you so much, Amitabh sir, for sharing wonderful insights. कितना ज़रूरी है हमारे जल को संरक्षित रखना, और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जीवन की शुरुआत आचमनम से और जीवन का अंत भी आचमनम से। और अब अवसर है जब हम आज के इस पैनल डिस्कशन की जो मॉडरेटर हैं डॉक्टर विनीता साय, डायरेक्टर IIM बोधगया से हमारे बीच हैं, उनको हम
हैंड ओवर करेंगे उससे पहले हम देखेंगे एक वीडियो फिल्म उनके प्रोफाइल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि शी इज़ सेकेंड विमेन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लीड एन IIM एंड सर्व्स एज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ IIM बोधगया। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं मैडम का, और हम पैनल डिस्कशन के लिए मैम को हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स। एंड मैं थोड़ी सी स्तब्ध हूँ। इतने चार सुंदर स्पीकर्स, चार इतने अच्छे स्पीकर्स, कहते हैं ना कि तीन चीज़ें सबसे मुश्किल होती हैं, तीसरी मैं नहीं बताऊंगी, दो बार बता देती हूँ कि ऐसी सीढ़ी जो उल्टी खड़ी हो उसके ऊपर चढ़ना, अनवेयरिंग लड़की को किस करना और अच्छे स्पीकर्स के बाद बोलना, तीन मुश्किल काम बताए जाते हैं। बट चलिए कोशिश करते हैं। और मेरा वैसे भी बड़ा मुश्किल काम है कि मुझे मास्टर बनना है, बिकॉज इन लोगों ने इतना माहौल बना दिया है। यू नो, मैं मार्केटिंग की प्रोफेसर हूँ, हम इसको बोलते हैं पेन क्रिएट कर दिया गया है। ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। अब ये सारे बच्चे और सारे पॉलिसी मेकर्स एकदम चीख मार के बोलने वाले हैं, जवाब तो बताइए। ये तो सब है। और ख़ास तौर से बच्चों से मैं सारे दिन बच्चों के साथ रहती हूँ, जेनजी, जेन अल्फाज, और हमारी जनरेशन एक बहुत बड़े गैप को फील कर रही है। यू नो, जो मेरी उम्र के लोग हैं, पेरेंटिंग जो सबसे इंस्टिंक्टिव काम होता था, आज की तारीख में एक सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है, क्योंकि हमें ये बच्चे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं और हम इनको नहीं समझ रहे हैं। तो ये सुबह से सुन तो रहे होंगे कि ये बोले जा रहे हैं, बट यू नो, लाइक सर ने पूछा ना भीष्म पितामह की, वो किसी ने फ़ोटो दिखाई, एक का भी जवाब नहीं था ठीक। दे डोंट नो, दे डोंट कनेक्ट। फिर उसके बाद भी किसी और ने भी पूछा था कि सीता की कहानी, और फिर ये ऐसे देख रहे थे कौन सी सीता, क्या सीता, कौन सी कहानी। सो ये जो डिस्कनेक्ट है, first, yes, all of us. And by the way, today is a very special day because I thought only 3 or 4 of us are meeting. So I'm so glad. These kind of initiatives cannot happen in a state if the person at the helm of the affairs, which in this case is Dr. Mohan Yadav, who is the current chief minister of the state, he is holding these kind of conversations in so-called Hriday of Bharat, which is Madhya Pradesh. फिर ACS, हम इसको बचपन में S क्यूब कहते थे, वैसे आप लोग मत कहिएगा। शिवशेखर शुक्ला। सो इनके काम को, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत सालों से, और आजकल डिजिटल मीडिया एक दूसरे के काम को दिखाता रहता है, तो सालों से मैं देख रही थी कि बहुत डीप रूटेड इन इंडियन फिलासफी, इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड काम कर रहे हैं। विक्रांत को तो मैं जानती हूँ और शायद इसी कारण मैं उस कारण जुड़ी हूँ। और यहाँ पे नए झा साहब, पांडे जी, शरण साहब, एंड हाँ, वाटरमैन हमारे कैंपस में बहुत सालों पहले आए थे, और आज हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि सर हम लोग ने कितनी कोशिश की थी कुछ अच्छा काम करने की। सो पॉइंट इज़, ये जनरेशन तो रिलेट करती है, हम सबको पूरी क्लैरिटी है कि सारे जवाब हमारे पास थे। एक्चुअली जो सबसे बड़ा नुकसान, ठीक है, आज आप ब्रिटेन जाओ या उन कंट्रीज़ में जाओ तो कॉमन वेल्थ दिखती है, और मेरे जैसे तो बोलते हैं हाँ कॉमन ही वेल्थ है, ये सब लूट के लाए हो, बिकॉज हमारा ले गए। लेकिन वो जो ले गए वो उतना कीमती नहीं था, उससे बड़ा नुकसान हुआ जो हमारा डैमेज कर गए। हर वो चीज़ जो हम थी और हमारी थी, एवरीथिंग विच वॉज अस एंड आर्स, उसमें जो हम प्राइड लेते थे, उसको जो हम फॉलो करते थे, वो जो हमसे छीन के ले गए, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो गया। हम जब तक समझते हैं तब तक हम ऐसी प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। मन तो बहुत करता है कुछ बदल दें, कोशिश भी बहुत करते हैं, बट शुरुआत इस जनरेशन से करनी है। एंड यू नो व्हाट इज़ द गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ इज़ ये जनरेशन वैसे भी हमसे बहुत डिफरेंट है। हम माँ बाप का ना ऐसे ढक हो जाता है जब ये कुछ भी जाके दे आते हैं, और हम कहते हैं अच्छा दे दिया, अच्छा उसको भिखारी को पैसे दे दिए, अच्छा 500 रुपये का नोट दे दिया, ओहो, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को भी ब्लेम ना करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ स्कैरसिटी एंड स्कूल ऑफ अबंडेंस। हमारी जनरेशन स्कैरसिटी में पली थी, हमारी और हमसे पिछले वाली। ब्रिटिशर्स हमको इतना भूखा नंगा छोड़ के गए थे कि हम कमतरी में ही रहते थे। और पता है इसका रिफ्लेक्शन कैसे पता चलता है? म्यूज़िक, लिटरेचर, सिनेमा, थिएटर। मैं चैलेंज करती हूँ, जरा इन बच्चों को दिखा के तो देखिए आप मदर इंडिया,
ना ये 15 मिनट पे उठ के चले जाएं। ऑफ कोर्स एक ये भी कारण है कि इनका अटेंशन स्पैन, इनका कंसंट्रेशन पावर इसने ख़राब कर दिया है, लेकिन अदरवाइज भी ये नहीं देख सकते क्योंकि मदर इंडिया बहुत डार्क मूवी है। मीना कुमारी उस टाइम में हो गई ट्रेजिडी क्वीन हीरोइन होके, वो राजेंद्र कुमार उस टाइम रो लिया हर पिक्चर में। ये जनरेशन उससे अब नहीं रिलेट करती है। वो प्रेमचंद जी उस दिन में लिख गए कि चिमटा, 2 पैसे, हाथ जल रहा है माँ, ऑल दैट डजंट वर्क नाउ, क्योंकि हमारे पेंसिल बॉक्स में 1 पेंसिल थी, इनके पेंसिल बॉक्स में 20 हैं। हम लोग के पास एक, हम लाइक इस जनरेशन से पूछे हम में से कितनों ने पेंसिल के पीछे ढक्कन लगा के बड़ा किया है? हम सब ने किया है, इन्होंने नहीं किया है। इनको क्या पता कि पेंसिल को आखिरी तक यूज किया जाता है, रीफिल लगाई जाती है, जानते हैं रीफिल लगाना। और इनको तो पता ही नहीं कि निब से पेन में इंक भरते थे और दोस्त को ऐसे देते थे उधारी पे जैसे खून दे रहे हो कि ले 2 बूंद तू आज ले ले। स्कूल ऑफ स्कैरसिटी, सब कुछ कमतरी था, तो हम लोगों को वैसे बड़ा किया गया। फिर हमने एक बहुत कमाया, जैसे सर बोल रहे थे लाभ कमाई, हम वहाँ चले गए, हमने कमा लिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे समझाएं, क्योंकि ये जनरेशन स्कूल ऑफ अबेंडेंस की है काफ़ी हद तक, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। ये बहुत हाई ऑन इंटेग्रिटी हैं, अनलाइक आप लोग जब सब कहते हैं ना कि ना 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 नो, दिस इज़ अ जनरेशन ऑफ वेरी हाई इंटेग्रिटी, बिकॉज इंटेग्रिटी का सिंपल सा मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। जो सोच रहे हो वो कह रहे हो, और जो कह रहे हो वो कर रहे हो। हम लोग के टाइम तो कन्वर्टर लगा हुआ था, कहते कुछ थे करते कुछ थे। जो भी कर रहे हो, इनके अंदर साहस है, अगर इनको नहीं करना ये बोल देते हैं कि हम नहीं करेंगे, और अगर कह देते हैं करेंगे तो करेंगे। अब हमसे जो गलती हुई है, हमने जो अपनी परंपराएं, अपना ज्ञान, अपनी चीज़ें इन्हें ठीक से नहीं समझाई। मुझे तो लगता है वो समय आ गया है, अब ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है। और आप जैसे लोगों का इतना टाइम इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं। मतलब इनको कुछ भी बोला जाए, मैं तो कैंपस में देखती हूँ, मैंने बोला ना मैं जेन अल्फाज के साथ रहती हूँ, उनको अगर बात समझा दी जाए, पहले तो वैसे भी बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत एम्पैथी हाई है, कुत्ता पाल के ऐसे बगल में रखते हैं, सारे दिन उससे पेडिग्री खिलाते हैं अपने पेट काट काट के, तो आसान है इनके साथ काम करना। और बहुत सारी चीज़ें इनको खुद भी समझ में आ रही हैं। जो आपके लोग बार बार बोल रहे थे ना कलेक्टिविज्म, मैं अभी स्कैंडिनेविया में काम कर रही थी। स्कैंडिनेविया जो कि वैसे भी वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट है, यू नो, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ऑल दैट, वैसे इतना खुश है वो। उसमें भी we went to a primary health care center, 67% of the healthcare cases reported in the primary health care center in Sweden are around mental health. And mind you, tsunami हमारे यहाँ भी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वहाँ जाएं तो 67% केस क्यों हैं भैया? वो तो गॉड्स ओन कंट्रीज हैं, सब कुछ है उनके पास। थोड़ा सा स्क्रैच करो तो समझ में आता है, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस नहीं संभल रहा है इन लोगों से। वो जो उनकी वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ मतलब सिंपल, वैल्यूज़ आर व्हाट वी वैल्यू, मूल्य जो जिनको हम मूल्य देते हैं। तो उनकी जो वैल्यू थी इंडिविजुअलिज्म की, आई मी माई सेल्फ, वर्सेस कलेक्टिविज्म ऑफ हिंदुस्तान, एंड मोर सो आजकल तो मैं बिहार में रहती हूँ, कलेक्टिविज्म ऑफ बिहार। मैं तो हमेशा कहती हूँ कैसे तुम लोग अपने आप को सबसे रिग्रेसिव सोसाइटी कहते हो यार, तुम लोग सबसे प्रोग्रेसिव हो। ये जो 2 मम्मी 3 पापा, ये जो किसी दिन एक दिन छोटी मम्मी का मूड खराब हुआ तो बड़ी मम्मी ने खाना दे दिया, छोटे पापा ने पैसे नहीं दिए तो बड़े पापा ने चुप कैसे दे दिया, और जिस दिन ये सारे पागल हो गए उस दिन दादी ने गोदी में झप्पी मार ली, और जैसी दादी ने गोदी में झप्पी मारी ठक ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, हैप्पीनेस हार्मोन। ये इसी हैप्पीनेस हार्मोन के भूखे हैं, इसी, क्योंकि दादी तो रही नहीं, मामा मामी चाचा चाची सब तो चले गए, कलेक्टिविज्म तो टूटी जा रही है, तो इनको कहाँ से मिल रही है वो जो आप लोग सारे दिन कोसते रहते हो, सारे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, क्योंकि मोबाइल ही दे रहा है वो ऑक्सीटोसिन भी, डोपामिन भी, एंडोर्फिन्स भी, सेरोटोनिन भी, चारों के चारों हैप्पीनेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो लाइक्स शेयर्स ऐसे समझो जैसे गोदी ले लिया, और जब कोई अनफॉलो करता है ना तो इनको ऐसी फीलिंग आती है गोदी से उतार के फेंक दिया।
तो वो जो हमारी इतनी सुंदर सुंदर परंपराएं थी, इनको समझ में आ रही हैं कि यार ये छोड़ देने से तो हमारा नुकसान हो गया, ये तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। सो पॉइंट इज, सब कुछ इतना सुंदर था। मैं तो टीचर हूँ, यू नो, मुझे तो और हार्वर्ड पढ़ाना पड़ता है, सॉरी पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज जब तक हार्वर्ड सी बात ना करो तब तक लोग वैल्यू ही नहीं कर रहे। $5, $6, $7 पर डाउनलोड पर केस स्टडी देना पड़ता है हमें हार्वर्ड वालों को। करोड़ों रुपए का बजट है मेरा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को सिर्फ केस स्टडीज बाय करने के लिए। और क्या होता है वो? कहानी, स्टोरी टेलिंग। ये हिंदुस्तान को सिखा रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग से पढ़ाया जाता है। अरे हम क्या पंचतंत्र में क्या घास छील रहे थे? हम तो पंचतंत्र से ही पढ़ा रहे थे ना। हम तो स्टोरी टेलिंग से ही वैल्यूज और इथॉस को ट्रांसफर कर रहे थे। ये सस्टेनेबिलिटी हमको बताते हैं। मैं तो कोपेनहेगन में पढ़ाती थी 11 साल। मैं बोलती, इडियट हो क्या, हमको सिखाओगे? हम तो पहले 10 साल पर्दा बनाते हैं, मन भर जाता है तो बड़ी टेबल का कवर बनाते हैं, बड़ी टेबल के बाद छोटी टेबल का कवर बनाते हैं, छोटी टेबल के बाद स्टूल का कवर बनाते हैं। फिर उसके बाद हिंदुस्तान ही इकलौता ऐसा देश है जब हम किसी भी चीज़ को साफ करना हो तो हम गंदा कपड़ा ढूंढते हैं। हाँ, और कहीं कहीं डेटा लिखा मिलेगा कि एक कमीज को बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। अरे हमें तो, मैं थर्ड बॉर्न थी एंड यस आई वॉज ऑलवेज द डॉटर ऑफ अ गेजेटेड ऑफिसर, बट कभी जिंदगी में नया कपड़ा नहीं मिला। कॉपी जो हमेशा दिल को समझाना पड़ता था पुरानी किताब लेते हुए, अच्छा नोट्स लिखे मिल रहे हैं। That's the way we were brought up. कभी याद ही नहीं कि झोला लेके ना गए बाजार। और अब मैं सारी दुनिया की फॉरेन यूनिवर्सिटीज घूमती हूँ, 2 ही चीजें गिफ्ट में मिलती हैं आजकल, एक बोतल, वाटर बॉटल, और एक मिलता है जिसको ऐसे अंग्रेजी में वो बोलते हैं टोट बैग। मैं कहती हूँ यार हमारा झोला, इसको टोट बैग कहने से क्या हो जाएगा? हाँ, तो हमारा झोला ही जो कभी मम्मी की किसी कपड़े से या पापा की पैंट से या किसी भी चीज़ से बन जाता था। तो हम कहाँ सस्टेनेबल नहीं थे? हमको क्या सिखा रहे हो? रिड्यूस, रिसाइकल, ऑल दैट। हम तो हमेशा से ही ऐसे थे ना, और बहुत अभी तक थे। आज जर्मनी सीख रहा है हमसे पत्तल बनाना, क्योंकि तो उसमें स्टिचिंग भी ऑर्गेनिक होती है डंडी से। और ये जब से हमने इनके कहने पे थर्मोकोल में खाना सर्व करना शुरू कर दिया, भर दिया हमने अपने नाले, नदी, तालाब, पोखरे, सब साफ तो हुआ नहीं हमसे। चलिए अब ज़्यादा पेन नहीं क्रिएट करती हूँ। मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख के लाई थी कि भाई ठीक है, डेफिनेटली नई करेंसी पानी है, डेफिनेटली डेटा भरा हुआ है। और लेटेस्ट इस जनरेशन को मैं बोलूं, जब भी तुम एक स्टूपिड सी कमांड एआई को देते हो ना, ये ढूंढ दे, ये बता दे, 100 लीटर पानी गया। सो एआई जो है ना वैसे नहीं यूज करने हैं। एंड नीडलेस टू से कि जैसे 1 किलो चावल में 4000 लीटर पानी लग जाता है और एक कमीज में इतना लग जाता है। ये जनरेशन पता है आपको ऑलरेडी थ्रिफ्ट शॉपिंग करती है, सेकेंड हैंड शॉप्स करते हैं लोग, और उसमें बड़ा अपने आप को प्राउड फील कराते हैं। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ना, इसको क्विकली कर लेते हैं, बिकॉज ऐसी बातें हम करेंगे, पेन क्रिएट करेंगे, ऐसा फीलिंग आएगी हाय मर गए। थ्रस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, एक्चुअली थर्स्टी इकोनॉमी है, सब पानी मांग रहे हैं। लाइक सारे लोगों ने समझाया ना कि पेप्सी को भी मांग रहा है, माइनिंग भी मांग रही है, टेक्सटाइल भी मांग रही है, सब कितना ऑलमोस्ट 70% पानी हमारा एग्रीकल्चर में फ्रेश वाटर जा रहा है। ये सब तो डेटा तो दहला ही देता है। लगता है कि भाई इतनी जल्दी मरने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर जाके गुड़गांव में कंडोमिनियम बुक कर देते हैं जिसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है। तो ये सब तो करनी और कतनी का ही गैप है ना। तो मेरा काम है सवाल पूछना। इन लोग ऐसे कह के नहीं निकल सकते हैं, इनको इस सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि सारे जवाब वहाँ हैं, सारे जवाब। तो सर बताइए ऐसा कौन सा संविधान था हमारा प्राचीन जिसमें इस सवालों के जवाब पे थोड़ी और रोशनी डालिए, खाली सवाल पहुँच के जाना अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल ये पढ़ लेना चाहिए। योनो द्वेष पृथ्वी व पर्तन्यात् भीदा सन्मंशा यो वधेन
तन्नो भूमे रंदया पूर्व कृतिवरा। मेरी मां धरती को, पृथ्वी को जो कष्ट दे रहा है, तू उसका वध कर दे। मेरी मां को जो सता रहा है, तू उसको रांध दे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका संविधान बोल रहा है 12,500 साल पहले, अथर्ववेद। ये राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा। आज किसी में हिम्मत है जो इस पृथ्वी को कष्ट दे रहे हैं, जो इस पृथ्वी से इसका लंग, इसका आत्मा, इसका फेफड़े सबको बाहर निकाल रहे हैं, उनको कोई ये कहने की हिम्मत रखता है इस हाउस में? लेकिन ये भारत का संविधान था 12,500 साल पहले। वो प्रार्थना करते हैं कि जो इस पृथ्वी को कष्ट देता है, उसको इस पृथ्वी पर जीने का हक नहीं है। दोस्तों, मैंने इससे सीखा है। मैंने 1988 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अरावली की 28,000 खदानों को बंद कराया था, क्योंकि भारत का संविधान इस संविधान से मेल खाता है। भारत का वर्तमान संविधान भी इस संविधान से अलग नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A and G एंड आर्टिकल 253 जो भी नेचर के प्रकृति के लिए समझौते हुए हैं इंटरनेशनल, उनको भी लागू करना भारत की पार्लियामेंट का काम है। ये कौन कर रहा है आज? क्यों नहीं हो रहा है आज? इस सवाल को ढूंढने की जरूरत है। एक नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से दिखा दो, समय नहीं है, जरा इसको पढ़ लो। जिसे हम विकास कहते हैं, ये सचमुच विकास नहीं है, ये विनाश है। ये विस्थापन से शुरू होता है, बिगाड़ करता है और हम लोगों को बेघर करता है। जो विकास है वो सनातन विकास होता है। सनातन का मतलब होता है चरेवेति चरेवेति आदि अनंतहा, ना जिसका कोई आदि है ना अंत है, और वो चलता रहता है। मैंने इसको सरल भाषा में कहा है, सनातन का अर्थ होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण की प्रक्रिया चलाना। वो सनातन विकास है। अभी जो विकास है वो तो होता ही विस्थापन से शुरू है। भारतीय ज्ञानतंत्र का विस्थापन करके, प्रकृति में बिगाड़ करके, और फिर ड्राउट एंड फ्लड जैसे विनाश को बुलाता है। जरा इस मंत्र को पढ़ लीजिए, ये भी लिखा है। क्या लिखा है? यस्य मापा परिचरा समान होत्रे अप्रमादम क्षरियंती सान भूमि भूरी धरा पयो दुहा मथो उक्षते वर्चसा। एक ही मंत्र में दो बातें कह रहे हैं कि नदियों को अपर्यादम क्षरियंती, बिना किसी अवसाद के, बिना किसी अवरोध के बहने दो। और वो एक नदी को नहीं कह रहे हैं, आकाश की भी, धरती की भी और पाताल की भी, तीनों नदियों को अपर्यादम क्षरियंती। और वहीं वो बोल रहे हैं कि देखो ये जो बादल है ना, ये तुम्हारे जीवन के लिए पानी लेके आए हैं, इसलिए ये बादल से निकला पानी तुम्हारे जीवन को भी पोषित करेगा और इस पृथ्वी को भी पोषित करेगा। इस पानी को पकड़ लो और अपने जीवन को पोषित कर लो। ये राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहे हैं, आपका अथर्ववेद बोल रहा है। बस मैं अथर्ववेद को संविधान मानता हूं, और जो संविधान हमारा पुराना था 12,500 साल पहले, अभी वर्तमान संविधान में भी कुछ सारी बातें नहीं हैं, पर कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन हम अपने संविधान के प्रति दायित्वपूर्ण होकर अपनी संवैधानिक डिस्पेंसिबिलिटी को और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिविंगेबल चीजों को बना के रखने की ताकत है, उनको हम फॉलो नहीं करते। अच्छा चलिए, अब जो है, थैंक यू सो मच, थोड़ा इसको क्विक मोड में लाते हैं। रादर देन हम एक इंडिविजुअल को क्वेश्चन पूछने के पहले, तो हम इन चारों को बता दें कि एक जिसे बोलते हैं ना, वो जो रैपिड फायर, यस, रैपिड फायर आएगा, जिसमें बड़ा क्लियरली हर एक से मैं पूछूंगी, पहला कि टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए,
दूसरी चीज़ जो हम ये गवर्नमेंट को काम देते हैं इसको जन आंदोलन बनाने के लिए आपका एक क्या सजेशन है? और तीसरा, इन बच्चों को एक कोई ऐसी अपने जीवन में परिवर्तन जो इनको तुरंत कर लेना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो हम बातें ही करते रहेंगे। और ये आप सोच के रखिए। और जब तक आप लोग सोच रहे हैं, मेरे को ये रामचरण जी से एक सवाल जो पूछना है कि वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को यहाँ को डेयरी का एक सेंटर बनाना है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल का काम है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात सी नहीं लगती आपको? ज़रा बगल वाला माइक ले लीजिए। और कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ये एक मुहिम छेड़ी थी मुख्यमंत्री जी ने कि मध्य प्रदेश को एक भारत का मिल्क कैपिटल बनाना है। आज ये तीसरे चौथे स्थान पे है। 9% जो इसके है उससे 9% से 20% बढ़ाना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कैटल बहुत ज़्यादा बढ़नी पड़ेगी आपको, बहुत लार्ज स्केल में। तो डेफिनेटली ये रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइवलीहुड इज गोइंग टू क्रिएट। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि वाटर जो पानी है ये मिल्क की डेयरी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बट सर्टेनली एक लिमिटिंग फैक्टर है। जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो डेयरी शेड से नहीं होती है, वो वाटर की वजह से होती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर समझाने के लिए आपको, अगर मान लीजिए हमारी भूमि है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, क्या होगा? जो सॉइल मॉइस्चर है खत्म हो जाएगा। जब सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा, हमारा फॉडर ग्रो नहीं करेगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा। और हमारे जो पशु हैं, गाय है, उसको अगर क्या ज़रूरत है? फॉडर की ज़रूरत है। तो जब वो नहीं मिलेगा तो आज कैटल को बहुत दूर तक जाना पड़ता है कि फॉडर मिले, ग्रीन फॉडर मिले, पानी मिले। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हीट स्ट्रेस की वजह से बीमारियां। अभी एक भारत सरकार बहुत तेजी से एक चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसकी बहुत चर्चा हुई, वन हेल्थ, विच इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सब एक दूसरे से जुड़े, इंटरलिंक्ड है। तो आज जब ये इतना हीट स्ट्रेस में एक जानवर होता है तो जैसी बीमारियां होती है। सो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि पानी की आवश्यकता, अगर जो हम मिल्क प्रोडक्टिविटी का जो है मुख्यमंत्री का विजन है, अगर बढ़ाना है तो हमें एक बहुत ही बड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच को सोचना पड़ेगा। हम इसको पानी को अलग, मिल्क प्रोडक्टिव ग्रोथ को अलग हम नहीं सोच सकते। आज ये जो अगर पानी का भी है, अगर एक मिल्क में, दूध में 87% पानी होता है। अब आप ये समझ लीजिए अगर 10% ड्रॉप है पानी का इंटेक का, को कितनी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। और जो हमारे गरीब किसान हैं, जो कि हर घर में एक गाय, 2 गाय होती हैं, उन पे, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। तो जरा ये विचार करिएगा। तो अगर इस चीज़ को, ये जो मध्य प्रदेश में अभियान है मुख्यमंत्री जी का, बिल्कुल साकार होगा। और एक अप्रोच को बदलना पड़ेगा कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को वाटर और लाइफ स्टॉक को साथ में लेके कैसे चलें। एंड तभी जो फ्यूचर ऑफ लाइफ स्टॉक जो बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के बेस में होगा, फंडामेंटली ये वाटर सिक्योरिटी पे डिपेंड करेगा, फॉडर सिक्योरिटी पे डिपेंड करेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस पे डिपेंड करेगा। और खासतौर से जो मध्य प्रदेश सरकार एक सेंट्रलाइज्ड वाटर कंजर्वेशन फंड बनाना कोशिश कर रही है, आपको नहीं लगता कि उसके चलते फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी होंगे, कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी होंगे? तो उसको कैसे हैंडल करा जा सकता है? देखिए, इसमें एक विचार है, दैट्स व्हाई हमने रिकमेंड किया कि एक पॉलिसी है कि इट शुड बी इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक वाटर मिशन, जिसकी एक गठन होनी चाहिए, जिसमें आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल। जैसे हम सब बात करते हैं कि एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट एक अलग काम कर रहा है, जबकि एक किसान के लिए एक ये कॉमन समस्या है। अगर हमें उसको एक सीमलेस करना पड़ेगा, जो एक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक फिर वापस आप दीजिए और वो क्विक राउंड शुरू करते हैं. बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे तो इसको जन आंदोलन को बनाया जाए और कैसी लास्ट टिप इन बच्चों को आपकी उस सारी विजडम से. इसका एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको मल्टीकल्चरल एंड थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड रहें. हर क्षेत्र को अपनी तरह से उसको समस्याओं को हल करने को कहें. क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश का एक यूनिफॉर्म कहेंगे तो अगर मध्य प्रदेश को 2 पार्ट में बांट दीजिए तो अगर ईस्टर्न मध्य प्रदेश है वाटर रिच है और वेस्टर्न मध्य प्रदेश वो वाटर डेफिसिट है. अब सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड वाटर रिच में आप उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. और जहाँ चाहिए तो दिस इज़ वेयर एक जो डिसेंट्रलाइज एंड रीजनल जो कल्चरल है मल्टी कल्चरल डिज़ाइंस में अगर हम जाएंगे और इसमें जन आंदोलन की ज़रूरत नहीं है. व्यवस्था अपने आप आएगी कि आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि सिविलाइजेशंस फॉल if they are not able to solve their problems. So earlier civilizations have fallen just because of it. And human arrogance has to be gone away कि we'll solve our problem. The earth will remain, the nature will recoup itself again. And then it will be, again, some humans will survive. But वो जो crisis है, it has to be there. So if you see Indus Valley civilization, it has collapsed, but few survived. Now the data is coming that we are not a Aryan kind of thing. I'm not going to go into it. But हमारा जीनोम मैपिंग जो आदि कर रही है तो हमारा आ रहा है. तो ये जो गुरूर है इस गुरूर को जिस दिन तोड़ देंगे हम प्रकृति से प्रेम करने लगेंगे. जहाँ साहब, what are your 2 cents? वेरी लिटिल टू ऐड टू दैट. जैसे ने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की, बस वही मूल हो गया जो हम बात के जल बजट बनाने का, वाटर बजट बनाने का. आपके जो क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है आपके पास है, आपकी परिस्थिति क्या है और आपके खर्चे और आपके जो आय है ये दोनों को आपको मैच कराना है. और जो बच्चों के लिए आपने एक कहा तो वो उसका भी मैं गांधी जी से ही प्रेरणा ले लीजिए. वो काफ़ी किलोमीटर 250 किलोमीटर जाकर के क्या किए, एक मुट्ठी भर नमक से क्या होने वाला है. कहाँ बनाए थे वो एक मुट्ठी भर नमक, कहाँ उठाए थे? डांडी में. तो अगर आप बोलिए अरे मेरा एक बाल्टी पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो आप शावर से नहाते, शावर बंद करके आप बाल्टी से नहाइए, आपको हर दिन पता चलेगा कि हमारे पास इतना ही जल है, हम इसी से आज स्नान करेंगे. और आखिरी आजकल के बच्चे नहाते भी हैं. और आखिरी शब्द कुछ वाटरमैन जी से, बच्चों को क्या कहेंगे और हमारा क्या आखिरी सुनने के लिए. देखो भाई, हमने तो बहुत कुछ बिगाड़ दिया है और वो जो हमने बिगाड़ा है वो तुम्हारे सिर पे आ गया है. और तुम यदि स्वस्थ रहना चाहते हो और आनंद में जीना चाहते हो तो थोड़ा इस धरती और प्रकृति को प्यार करना शुरू करो. और जरा पहाड़ पे जाके पहाड़ को देख लो, नदी को देख लो, जो भी देखो कितना अद्भुत ज्ञान है. नर्मदा को कहा है कि वो पेट से निकली है और गंगा को कहा है कि वो हिमालय से निकली है. इसके अंदर जो विज्ञान है इन शब्दों में, जिसको तुम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हो, इसमें और पुराने ज्ञान में कोई फर्क नहीं है. लेकिन हमारा देखने का नजरिया नहीं है. हम अपने मूल ज्ञान से उन चीजों को जानते नहीं हैं. तो प्यारे बच्चों, हम अपनी गलतियां तुम्हारे सिर पर थोप रहे हैं. हम लोग तुम्हारा दिया हुआ उधार खा के, बिगाड़ के, फिर तुमसे कह रहे हैं कि तुम ठीक करो. इस देश के बच्चों, रखना देश संभाल के. इस उम्मीद के साथ हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं. आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इन चारों स्पीकर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम अपनी कथनी और करनी में फ़र्क ना रखें और जो आज डिसाइड किया उसको करें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Dr. Vinita Sai ma'am, for wonderfully moderating the session. और बहुत सारी चीज़ें हम सीख के जा रहे हैं इस सेशन से. Because water is not just an element, it is a base of everything, base of life. तो हम टी ब्रेक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. We will gather back after 20 minutes. आप सभी से अनुरोध रहेगा कि 20 मिनट बाद पुनः एकत्रित होएं क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है. अगला एलिमेंट जो है वो पृथ्वी तत्व है. तो हम अर्थ एलिमेंट पर डिस्कशन करेंगे. तो सभी स्टूडेंट से, सभी डिग्नेटरीज से हम निवेदन करते हैं कि 1:10 पर पुनः आप सभी एकत्रित हो जाएं इसी सभागार में, जिससे हम आगे का जो पैनल डिस्कशन है उसको जारी रख सकें. हम सभी हमारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देते हैं, हमारी मॉडरेटर को धन्यवाद देते हैं. और एक साइंस एंड इंडियन ट्रेडिशन, द फोकस विल बी ऑन सस्टेनेबिलिटी, food security and responsible resource use for long-term environmental sustainability.
और जिस प्रकार से हम सभी को पता है कि पृथ्वी तत्व का अनूठा महत्व है, वेदों में पृथ्वी तत्व को धैर्य, स्थिरता, पोषण, सहनशीलता और जीवन के आधार के रूप में माना गया है। पंच महाभूतों में पृथ्वी वह तत्व है जो समस्त सृष्टि को धारण करती है। तो जो अगला पैनल डिस्कशन है वो पृथ्वी तत्व पर ही है। हमारे बीच जो पैनलिस्ट हैं पुनः उनका स्वागत करते हैं। एज एन एक्सपर्ट स्पीकर मिसेस शिल्पा जायसवाल, हेड CSR JK सीमेंट से हैं। मिस्टर R पवित्रा कुमार, CEO JSW फाउंडेशन से हैं आप। श्री L कृष्णमूर्ति, IFS CEO MP इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, आपका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा, फॉर्मर प्रोफेसर एट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर श्री गोपाल जी मेहरोत्रा, CHRO हिंदुस्तान पावर से, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और सबसे पहली स्पीकर मिस शिल्पा जायसवाल मैम को हम इनवाइट करना चाहेंगे, who is a dedicated and impactful leader who currently serve as a head CSR at JK Cement. And before inviting her, let us view her profile. एक वीडियो के माध्यम से मिस शिल्पा जायसवाल मैम के प्रोफाइल को देखते हैं। At JK Cement, in her present role, she is deriving meaningful and inclusive CSR initiatives, ensuring that corporate responsibility translates into tangible social transformation. With a rich and diverse experience spanning several years in corporate social responsibility and development work, Ms. Jaiswal has consistently demonstrated her ability to design, lead and execute high-impact programs. Prior to her current role, she served as head CSR at Wellspins Enterprise and held key positions such as CSR lead at Volvo Line Humans Limited, along with leadership roles at Concern India Foundation and Mamta Health Institute for Mother and Child, contributing significantly to women's health and child welfare and community development. Academically grounded with a Masters of Social Work and specialized ESG training from the Wharton School, she combines knowledge with practical insight. Her personality reflects compassion, strong leadership, and a results-driven mindset. Ms. Jaiswal stands out as a purpose-driven change maker, seamlessly blending empathy with execution to create sustainable social impact. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Ms. Shilpa Jaiswal. Lighted. Thank you, everyone. Good afternoon. So, when I was called here to speak about the 5 elements, I was excited because that is the need of the hour. But जब से मैं सुबह से सेशन सुन रही हूँ, मैं थोड़ा डर गई हूँ, क्योंकि सुबह के जो स्पीकर्स थे उन्होंने इतना बात की है और इतने उन्होंने हमारे वैदिक ज्ञान और हमारे जो पुराने अध्याय हैं उनके बारे में बात की है। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मुझे वैदिक ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं वैदिक में कहाँ पर अर्थ फिट होता है उसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। पर क्या बता सकती हूँ, जब मैं छोटी थी, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हम लोग आपस में क्या करते थे, हमारी लड़ाई होती थी तो हमें अगर स्वेर करना होता था, कसम खानी होती थी, हम किसकी खाते थे? धरती माता की कसम। हमारे घर में जब भी पूजा होती थी, हमारे दिवाली पे जहाँ पर मटका रखा जाता है वहाँ पर हमारे दिए जलते थे। किसान फैमिली हमारी थी तो हमारी फसल से पहले पूजा होती थी, फसल होने के बाद उसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो वैदिक ज्ञान में कुछ भी धरती या हमारे नेचुरल रिसोर्स की बात हुई हो, पर डाउन द लाइन हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने वो ज्ञान हम सबको दिया है। मैं यहाँ पर, आप बच्चे हैं, उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके परिवार में भी ऐसा कोई ना कोई कस्टम या प्रैक्टिस होगी जो आपको नेचर को रिस्पेक्ट करना और उसे प्यार करना सिखाता है? तो नेचर ऐसी चीज़ है जो कि हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यार करना, क्योंकि जब प्यार होता है किसी चीज़ से आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आप उसकी केयर करते हो, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो। और जब तक प्यार हम सब करते हैं नेचर से, कैसे?
हम सब छुट्टी मनाने कहाँ जाना चाहते हैं? पहाड़ों में या फिर समुद्र के किनारे। पहाड़ों की मैगी हमें पसंद है, पहाड़ों पे हमें समुद्र में अपनी सेल्फी। पर क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने वहाँ फ़ोटो खींच के डालना चाहते हैं और हम सिर्फ उसको एस्थेटिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हम पहाड़ों में गए हैं, हम नेचर में गए। क्या हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं? प्यार और रिस्पेक्ट जब तक साथ साथ नहीं आती है तब तक नेचर सफ़र करता है। और नेचर क्या है? नेचुरल है। नेचर नेचुरल है, यानी कि वो हमारी नेचर और इंसान में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि हम अडेप्ट करते हैं, हम रिकवर करते हैं और हमें रेजिलियंस यानी हमें एक क्षमता है अपने आप को रोक के रखने की जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। पर बीइंग अ इंसान हमें एक चीज़ और है, वो है विजडम, जो नेचर में नहीं है। और वो विजडम का इस्तेमाल हम इस नेचर को प्रिजर्व करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोविड के वक्त आप सबने देखा होगा हवाएं चेंज हुई हैं, मौसम चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नेचर ने वापस से रिस्पॉन्ड किया है जब हमको फोर्सफुली उसको रिस्पेक्ट करना पड़ा। जब हमने गाड़ियाँ कम चलाई है, जब हमने घूमने कम गए हैं, जब हमने वेस्टेज कम की है, जब हमने नेचर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया है, तब उसने रिस्पॉन्ड किया है। और रिस्पॉन्ड वो अभी भी अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि नेचर, खासकर पृथ्वी की जब हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व की जब हम बात कर रहे हैं, आप कभी किसी ने महसूस किया है पृथ्वी तत्व? किसी ने किया है? बारिश की पहली बूंद जब पड़ती है, जब वो आती है, मेरे लिए वो पृथ्वी तत्व है। मैं जब पहाड़ों में जाती हूँ और जब मेरे ऊपर वो ठंडी हवाएं पड़ती है, वो मेरे लिए पृथ्वी तत्व है। तो हम सब ने, जब मैं रात में अपने घर से, दिल्ली में रहती हूँ मैं, और मेरी बेटी है जो 17 साल की है, उसके लिए प्रिविलेज है आसमान में तारे देखना, क्योंकि दिल्ली में तारे नहीं दिखते हैं। सोचिए, हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हमें अपने शहरों से तारे नहीं दिखते हैं। हम अपने बच्चों को वो दिखा रहे हैं जो कि नेचुरल है। तारे नहीं दिखते, मतलब सोचिए, मतलब मैं किसी को बताती हूँ, जब मैं गांव में जाती हूँ कि हम तारे देख के मैं खुश होती हूँ, तो बोलते तारे देख के कौन खुश होता है? पर ये हमने अपने शहरों की हालत कर दी है। क्यों? क्योंकि हमने नेचर को प्यार तो किया, पर हमने उसे एक्सप्लॉइट भी किया। हमने नेचर को एक लग्जरी माना है कि अरे यार आता है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है मैंने अगर है ना पानी खोल के ब्रश कर लिया? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने नदी में कूड़ा डाल दिया? क्या फ़र्क पड़ता है मैंने अगर कचरा डाल दिया? हमने उसे एक्सप्लॉइट किया है और इसीलिए हमें आज उसका रिजल्ट देखना पड़ रहा है और आज हमें इसीलिए इसके बारे में बात करनी पड़ रही है और इसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर आप पुराने ज़माने से अभी तक की नेचर पे इन्वेस्टमेंट की जर्नी देखें, यानी कि हमने कितना अगर हमारे नेचुरल रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर तरह से। आज के ज़माने में पॉलिसीज़ आ गई है, आज के ज़माने में कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज के ज़माने में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, पर स्टिल इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। व्हाई इज नेचर नॉट रिस्पॉन्डिंग? सो आई विल नॉट टॉक अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वही है जो वाटर की है, वही अगर हम पृथ्वी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की वही हालत है। अगर यूएन का डेटा उठा के देखें तो 40% हमारी धरती डिग्रेड हो चुकी है। जब मैं डिग्रेड की बात कर रही हूँ, यानी कि उसकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है। वो हमें मतलब हमारा जो ज़मीन है वो उस स्तर की नहीं रही है कि हमें ढंग का पानी दे सके या ढंग की फसल उगा सके या हम उसे यूज़ कर सके। तो ये डेटा है हमारा। तो मैं उस पे बात नहीं करूंगी कि क्या खराब हो रहा है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि क्या हो सकता है। जब मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग एज एन इम्प्लीमेंटर, और जब मैं इम्प्लीमेंटर बोल रही हूँ तो क्या समझ रहे हैं आप? यानी कि मैं एक वो हूँ जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो मैं CSR स्पेस में इम्प्लीमेंट तो करती ही हूँ, पर मैं एज एन इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटर की बात कर रही हूँ। I am talking as an implementer in an individual capacity, which all of us should be actually. हम कितनी भी पॉलिसीज बना लें, हम कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें, नॉलेज अगर मैं अभी आप में से किसी को भी खड़ा करके बोलूं कि नेचुरल रिसोर्स की आज क्या हालत है और क्या उसे नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कौन है जो नहीं बोल सकता है? बताइए। सब बोल सकते हैं, पर क्या ये नॉलेज जो कि हमें पता है कि प्रॉब्लम है और क्या गैप है, क्या हम उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं?
प्रॉब्लम है जब हम उसे प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। और प्रैक्टिस में लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस करें हम। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस ऐसा नहीं है, पर क्या हम उसे रोज अपनी जिंदगी के छोटे छोटे कामों में उसे ला सकते हैं, और वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम उस जगह पे हैं जहाँ नेचर को अगर हमने नहीं किया तो हम वो रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर देगा और वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। लोग कहते हैं कि हमें विरासत में मिली है नेचर। मैं कहती हूँ कि हमने बोरो की है अपनी नेक्स्ट जनरेशन से नेचर। हमको उनके लिए छोड़ के जाना है। उन्होंने हमें उधार दे रखी है, और जब आप उधार का सामान लेते हैं तो आपको वापस रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर मैंने नेचर अपनी जनरेशन से उधार ले रखी है तो मेरे को उसको रिटर्न करना पड़ेगा, और वो मेरा ही केस नहीं है, आप सबका केस है। आप सबका केस है, क्योंकि आप सबने उधार ले रखा है, और जब आप उसे वापस देंगे तो आपको उससे बेहतर बना के देना पड़ेगा। तो इसीलिए एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू बी एन इम्प्लीमेंटर। दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट। सेकेंड, जो मैं एक सवाल जो है डेवलपमेंट और नेचर, हम हमेशा इस गुत्थी में रहते हैं कि विकास का खामी जो है वो नेचर को चुकानी पड़ेगी। वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है, उससे विकास नहीं रुक सकता है। क्या हम विकास रोक दे कि नेचर खराब हो जाएगा? विकास नहीं रुक सकता है, पर क्या हम विकास उस तरह से करें कि नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचा सके? क्या हम विकास उस तरह से करें कि नेचर रिकवर कर सके? क्या हम विकास उस तरह से करें कि नेचर अडेप्ट कर सके? तो हमें अपनी पॉलिसी को उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि विकास की कीमत नेचर ना चुका के अडेप्ट कर सके और हम उससे वापस दे सके। तो विकास में नेचुरल रिसोर्स, या फिर हम जो कह रहे हैं ये जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं उसको डेवलपमेंट एजेंडा में लाना पड़ेगा। कभी भी डेवलपमेंट अगर डेवलपमेंट के कारण, हम नेचर के कारण डेवलपमेंट को छोड़ देंगे तो देश विकास नहीं कर सकता है। पर हमें स्मार्ट प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगे जिससे हम ये नेचर को कैसे प्रिजर्व कर सके। एग्जाम्पल दूंगी, कम्युनिटी में जब मैं काम करती हूँ, कम्युनिटी में, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग हैं, पर ऐसा कोई जन नहीं है जिसकी लाइफ में नेचर से इम्पैक्ट आया है। आप सबकी लाइफ में नेचर से इम्पैक्ट आया है? क्या इम्पैक्ट आया है अगर मैं पूछूं तो? गर्मी हो गई है एक तो सब बोलेंगे, और बारिश बहुत होती है, बाढ़ें आ जाते, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये तो सिर्फ विजुअली हमें दिख रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है कि नदी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, धूप हो रही है। जो हमें नहीं दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि वाटर सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है। मैं कहती हूँ नेचर पूरे इकोसिस्टम, हर इंसान को प्रभावित करता है। अगर आप अपने घर में उठा के देखें, आपके घर में से कितने लोग हैं जो माइग्रेट कर चुके होंगे क्योंकि उनके घर में हमारी जो धरती है वो प्रोडक्टिव नहीं रही है और उनके पास वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और उस एम्प्लॉयमेंट की कीमत उनको शहर में आके चुकानी पड़ रही है। और जब वो शहर में आ रहे हैं तो हमारा शहर रेडी नहीं है उनको रखने के लिए। तो हर एक चीज़ का रिपल इफेक्ट है। जब हम एक चीज़ करते हैं तो उससे दूसरी चीज़ होती है, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ होती है। तो वो रिपल इफेक्ट है जिसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ रहा है। महिलाएं और यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि यूथ उस एज में है जो वो प्रोडक्टिव एज में है, और नेचर को जब भी नुकसान पड़ता है, भले वो धरती है या हम वाटर की बात कर रहे हैं या कोई भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट उसको चुकानी पड़ती है। या तो वो माइग्रेशन से चुकाता है, या अपने एजुकेशन के लॉस से चुकाता है, या फिर वो किसी और तरीके से चुकाता है। महिलाएं इसलिए क्योंकि वो वनरेबल ग्रुप है और वो इसलिए चुकाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष नहीं चुकाता है या फिर एज में जो लोग हैं वो नहीं चुकाते, हर कोई चुका रहा है। अगर मैं माइग्रेशन की बात करूं तो माइग्रेशन का इम्पैक्ट सिर्फ यही नहीं है कि इंसान गांव से चला गया है और उसको लाइवलीहुड के लिए शहर में जा रहा है, शहर के ऊपर बर्डन आ रहा है। गांव में जो रह गए हैं वो भी उसका कॉस्ट चुका रहे हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स रह गए हैं या उनके बच्चे रह गए हैं तो वो उसका कॉस्ट चुका रहे हैं। तो नेचर का कॉस्ट हर कोई, जब भी हम नेचर के साथ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ और हम कर रहे हैं, अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं तो वो उसका कॉस्ट बहुत हायर है। और इसीलिए जब भी हम CSR स्पेस में, अब मैं CSR स्पेस में बात करूंगी कि CSR स्पेस में जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की या हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो लोगों को लगता है पेड़ लगा दो।
और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी मैं अपनी टीम में या अपने यहाँ पर CSR में बात करती हूँ, 2-3 चीज़ें आती है। एक तो पेड़ लगा दो, बोरवेल खुदा दो। लोगों को लगता है बोरवेल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, जबकि बोरवेल पानी को ख़त्म करता है, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं कि पॉन्ड बना दो। पर क्या ये 3 चीज़ें करने से क्या नेचुरल रिसोर्स खत्म वो हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, या हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं या हम वाटर की बात कर रहे हैं, मैं स्पेशली पृथ्वी की इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही क्योंकि इट्स अ वेरी लार्जर आई वुड से सब्जेक्ट कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट हमेशा प्रभावित होता है। और यहाँ पर हमको बहुत है कि कलेक्टिवली हमको सोचा पड़ेगा कि हम अपनी प्रैक्टिसेस को कैसे इंप्रूव करें। एंड एज अ प्रैक्टिशनर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट बिकॉज आई डू इट पर्सनली। तो मैं यहाँ पर ये कि जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे हैं, भले वो एजुकेशन हो, भले वो हेल्थ हो, भले वो लाइवलीहुड हो, क्या हम उसमें ऐसे तत्व डाल सकते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स या फिर जो ये 5 तत्वों की हम बात कर रहे हैं उसको हम और रिस्टोर कर सकें। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अगर बात कर रही हूँ एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का, तो क्या मैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डाल सकती हूँ? क्या मैं, ताकि वापस वाटर रिचार्ज हो सके, क्या मैं उसमें ऐसा एक एरिया बना सकती हूँ जहाँ बच्चे किचन गार्डन बना सके? तो क्या हम अपने हर एक प्रोग्राम, हर एक इंटरवेंशन जिसको डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या हम उसमें ऐसी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं जो कि हमारे नेचर को वापस दे? क्योंकि जो भी, मैं फिर अगेन वही बात कर रही हूँ, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर आज हम ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके ही कर रहे हैं। तो हमें उसको इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर दीजिए, पर वी हैव टू गिव बैक, वी हैव टू रिटर्न बैक टू द नेचर, एंड दैट इज कैन ओनली हैपन व्हेन वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड एवरी स्टेप मैटर्स। जब मैं बात कर रही हूँ, हर एक स्टेप मैटर करता है। भले आप लोग, मतलब आई एम हैप्पी टू सी कि आप सब पानी की बोतल लेके आए हैं, प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज कर रहे हैं, भले आप कचरा बाहर फेंक रहे हैं, भले आप छोटे छोटे स्टेप्स उस चीज को रिस्टोर कर सकते हैं। तो मतलब एज अ प्रैक्टिशनर आई डू इट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट, एंड माय टाइम इज अप, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू। Thank you, Shilpa ma'am, for sharing wonderful insight regarding Earth element. And now moving ahead, it is my privilege to invite Mr. R. Pavitra Kumar, an accomplished leader and visionary change maker who is currently serving as Chief Executive Officer of JSW Foundation, Mumbai. और उससे पहले एक वीडियो फिल्म के माध्यम से सर की प्रोफाइल पर नजर डालेंगे। We are privileged to extend a warm and respectful welcome to Mr. R. Pavitra Kumar, an accomplished leader and visionary change maker who currently serves as the Chief Executive Officer of JSW Foundation, Mumbai. In this pivotal role, he is driving impactful social development initiatives across diverse sectors, reflecting his deep commitment to inclusive growth and nation building. With over 28 years of rich experience spanning finance, techno-commercial operations, and social development, Mr. Kumar has demonstrated exceptional leadership across both corporate and philanthropic domains. Prior to this, as Chief Program Director at Tata Trust, he oversaw a vast portfolio of programs including health, cancer care, education, livelihoods, digital transformation, environment and social inclusions, collaborating closely with Government of India, NITI-IO, and global institutions such as Bill and Melinda Gates Foundation, Google, and the World Bank. He has also served on the boards of key organizations like Tata Cancer Care Foundation and FDRVC, contributing to large-scale national initiatives. Early, as the Chief Financial Officer in Nepal's telecom sector, he successfully turned around a loss-making enterprise into a profitable one. Known for his strategic vision, collaborative approach, and compassionate leadership, Mr. Kumar embodies excellence, integrity, and a deep passion for sustainable society transformation. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. R. Pavitra Kumar.
Thank you very much for a very wonderful insight into my profile only. So it's a very privilege to be part of this Bhopal city, and the event where we are conducting this event is very unique place. Because in 2019, I happened to be here for discussion with the government of Madhya Pradesh for the women and child development point of view. And this is a next this visit, and I happened to see the Boj Lake. It's a very traditionally, it's a very India itself. It's a very privileged point of heritage as well as the ecological balance. I will talk about in the slide also. I have a small presentation to be made so that you have a connected to the subject. So here, if you look at it, the earth, as we see, because the earth is the subject that has been given, but there are 5 elements, Panchbhut, in our Indian parlance: water, earth, fire, air, and space. Most of them, I think you might be knowing it. All are interlinked. If I am talking about earth, means only earth is going to get benefit. It's not like that. It's going to happen cross-cutting, and each thematic area will have a dependency on each other. It shows a very important aspect in our life. No individual is independent. Everyone has to live. Coexistence is a main theme of any kind of a civilization. We have to live together in a very cohesive manner, in a very organized manner, in a civilized manner. Otherwise, we are going to see a chaos happening, and civilizations will get lost in the process. So that's why the whatever earth that we are seeing it today is not because the American saying is there. We have borrowed it from future generations. Today, whatever we are enjoying it is been borrowed from the future generations. But traditionally, we talk about our parents have given hereditary property. My parents have given this property, my grandfather has given me leftover this property, like that. But actually that property is not belongs to them, but it is to the future generations that we need to remember always. Because if we don't remember and try to be respectful and as well as responsible, we will not be able to ensure that the passing of the earth essentials are been to the next generation. No human is going to remain in the permanent over here, but earth, all these 5 elements are going to remain over here. So we are like a passing cloud. We have to use these kind of resources carefully, very, very judiciously. So that's the kind of first slide I was talking about. And then second slide is about the collective I was talking about. This is the famous lake in Bhopal. Many of you might be knowing it. Raja has built this lake, but the 1,000 years of history is there for this lake, which is like contributed by the community. That is, the families surrounded in Bhopal city are the one who have contributed, controlled, and ensured that drinking water and whatever water requirements are there for the city has been protected. That is, community involvement is required. That means we all have to come together and ensure that necessary steps are being taken to pass it on to this kind of a generation. Today we are enjoying those water resources, but effort has been made in the past. So we should remember that kind of a process. So these are some of the statistics. If you look at it, there is a 2.5 to 3% of the GDP of the in India country depends upon the environmental degradation, and 29 to 30% land area is already been lost because of the. If you look at it, entire ecosystem, 100 is my entire thing, 72% is been occupied with water. So 12% is only there in the earth element. Out of that, already you lost so much of thing. So we need to be very careful, understand what are the impacts of it. So that's why we need to give most importance what we are doing over here.
So just to give a glimpse of role of CSR, because we being a CSR entity, we have to be responsible. And in 2013, Government of India promulgated CSR Act, Corporate Social Responsibility, under which many corporates are distributing their wealth, whatever profit that has been earned, 2% of it has been distributed back to the communities. So when we are going to, this picture came into enactment, many CSR activities are being carried out across the country in a very fragmented manner, but slowly and steadily these are all coming together. Foundations, JSW Foundation's vision is in 1918 in itself, 2013 this act came into picture. However, JSW Foundation was already existence in 1918 in itself. The founders of the steel plant and other conglomerate, they decided that whatever responsibility is there with our business, need to protect the environment where the plants are operating. So that is why in 1989 itself, foundation has been started with a very holistic goal, with a clear vision, what is to be done and how structurally, what are the areas that we should be investing in and how that investment need to be going forward. I'll skip a little bit fast because the time is also running out. So these are the major areas of our activities. If you look at it, whatever thematic areas that community needs, all those thematic areas, foundation is operating. And we are touching almost like 3 million lives in a year. So we have already touched around 10 million lives, and we are going to increase this foothold across the country. We have operations in 18 states and almost 38 districts we are working. So if you look at it, one of the, because I will take two examples for ensuring to connecting with the subject. One is the your stubble burning, which is in North India, always this is a big problem in the air pollution point of view. Because Punjab and other places, there's a stubble that gets burned and then that polluted air goes up and then it transfers to the cities over here. Delhi is the most affected area, North India of course. So that kind of a project, many corporates, because these are the burning topics, we have taken up under the one of the thematic areas, we have undertaken this intervention. And this has given us an opportunity to understand what is the problem area, how that can be taken forward with the support of the community. Because no project, whatever we have undertaken, is not going to survive without the community involvement. Both the examples, whatever I am taking it, is a involvement of the community. So if you look at it, we have done, we have provided the hardware, happy seeder kind of machines are there. But normally many CSRs, what happens is you provide the equipment, capex, everything and come out of it. But as a philosophy for the JSW Foundation, we make sure that whatever objectives, outcomes that we have identified for that interventions are fully met. Till that time, we don't take up any other initiative. So therefore, the trainings of the community, how the equipment is getting used, who are all the stakeholders involved, government side, then industry side, then federations, farmer producer organizations, all these elements been brought together and involved everyone from the day one itself, so that the actual execution becomes a successful. So you can see we have conducted almost like a 224 training sessions across the region in the villages. So then it has a 77% reduction has happened with that kind of, and now farmers are also accepting. Now the stubble burning, we will not do it. So that's a kind of a change. That change management need to be, because since the traditional approach of giving the capex element is not going to be helpful, we have to get involved in the execution of the projects also and ensure the transformation takes place. So these are the water side also, we have done a lot of activities.
So if you look at it, almost like this much, 48.8 billion water has been recharged in multiple states. This is. Then check, because there are different activities involved in the water side. Check dams construction, lake rejuvenation, you can do it. Then water bodies creation. So a lot of activities we get engaged with multiple people over there. And sanitation also, because that changes the mind of the community. Because whatever good healthy sanitation habits are very important. You change the behavior of the community. So this is the one which I was planning to talk about, on the mangroves kind of a thing. The mangroves, how many people are aware about it? I think 2.5 minutes are there. Quickly I'll finish it up. How many are aware about mangroves? Because this is, yeah, tree. So mangroves are the ones which are going to help the carbon absorption levels are to very big way it will help. So it's going to be means there are lot of initiatives are there, because it will help the coastal. There is a small video is there. I will play it. If you can read it. These are the coastal side, the sea side, where we have a challenge of coastal salination takes place. Water, plain water gets eroded and salination takes place. So therefore, the protection wall, many state governments are now planning to build the barns and cement structures. But if you go with the natural kind of a protection wall, that is through this one. So this entire 18 kilometers radius, we have constructed not constructed, it's actually, we involved the community over there, almost like SIGs are there. 3,000 people are been involved and they have been trained, and they are been the ones who are going to build the, create that ecosystem over there. So the entire stretch, almost like more than 40 villages are there. So this entire stretch, this is a small video. You can see how the water, it can protect the, if the trees are there, how whatever the ups and downs, or waves, tides are there, means it will protect it. So we need to be very aware about all such kind of things. So this is, we did the site survey. These are the examples how we have involved in the creation of the project pilot, how the SIGs have been involved, trainings have been given, and then how the process. These are the pictures. You can see it. How it is practically we did, and we have done the impact study also through third party. They have verified it and they given these kind of statistics. Almost like 2.3 million saplings have been done. So these many SIG women have been involved. These many achievements are there. These are the almost like 3,000 people got livelihood also, because it creates an ecosystem. What my request is, you understand the ecosystem. With one kind of intervention, how many actions are happening? SIG women are getting the employment, fishery people are getting their livelihoods, then your ecology balance is maintained, then water is getting restored, the farmers are able to cultivate so one intervention is having a multiple dimensions of success. So that's a kind of impact it creates. So we need to understand whatever small action, whatever we are doing it today, is going to have ramifications across multiple kind of subjects. So that's why we need to be aware about it and should be cautious. We need to be aware and take corrective measures. Otherwise, today we destroyed something and future generations will try to blame you and me only for spoiling the nature. So I'm in a hurry. Otherwise, my time is already up. So, but it's a very big presentation. But I wanted to give the small message that we are one of the privileged class being in India. In US or some other countries, European advanced countries, they will impose penalties on the corporate side or anywhere. And we have to be very, very cautious and understand
we have a very strong responsibility towards the future generations. If you are feeling that kind of a responsibility, then you will definitely take necessary steps today itself, ensure whatever protection measures are required to be taken, you will take. Thank you for giving me the opportunity. Sorry, I am in a little rush. Thank you so much, Mr. R. Pavitra Kumar sir, for sharing wonderful insight on earth elements. Now, moving ahead, would like to request Sri L. Krishnamurthy, an eminent and visionary leader who is currently serving as Chief Executive Officer of Madhya Pradesh Ecotourism Development Board and Additional Principal Chief Conservator of Forest Wildlife in Madhya Pradesh. And before requesting him, let us have a view on his profile. We are deeply honored to welcome Sri L. Krishnamurthy, an eminent and visionary leader who currently serves as the Chief Executive Officer of Madhya Pradesh Ecotourism Development Board and Additional Principal Chief Conservator of Forest in Madhya Pradesh. In his present role, he is spearheading transformative initiatives that position the state as a leading model of sustainable ecotourism and biodiversity conservation. With a vast experience in forest governance, wildlife management and environmental policy, Sri Krishnamurthy has made remarkable contributions to preserving India's rich natural heritage. Under his dynamic leadership, MPEDB has advanced eco-friendly tourism infrastructure, immersive nature-based experiences and community-driven livelihoods initiatives, ensuring that conservation and development go hand in hand. His efforts have strengthened the protection of forests, tiger reserves and national parks while promoting awareness and responsible environmental practices. Renowned for his clarity of vision and balanced approach, he exemplifies leadership that harmonizes ecological preservation with human progress. His personality reflects dedication, foresight, and deep environmental consciousness. Shri Krishnamurthy stands as a true custodian of nature, inspiring sustainable growth and nurturing a future where development and conservation coexist in perfect harmony. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Sri L. Krishnamurthy. Good afternoon to all, and thank you. Happy to see my own introduction here. At the outset, I thank the organizers for inviting me to give a lecture on ecotourism, which is happening in Madhya Pradesh, and happy to see all youngsters here. I have a small presentation. I will make that presentation, and later on, if you have any questions, I will be happy to answer that. So, first of all, how many of you visited Vanviyar? There are many students here. Vanviyar. How many of you have went to Kana, Satpura Tiger Reserve? Not much. Okay. So, I think. So, first of all, I want to say you are all lucky people, Madhya Pradesh people, because Madhya Pradesh has got the maximum tiger reserves in India. We have 9 tiger reserves. See, our Honorable Chief Minister always says, we are very proud. We are a tiger state. We are a leopard state. We are Gadial state. So much resources, so much biodiversity is there in the state, but it's still unexplored. And the state is doing a lot of good work to protect these natural areas and tiger reserves and protected areas. So you must be proud that you are from Madhya Pradesh and you are from a tiger state, and we are leopard state also. So basically, I think I was asked to explain about the ecotourism and all. I think everyone actually has visited some or other natural areas, not necessarily the National Tiger Reserve or Sanctuary or Conservation Reserve, but even going to Vanviyar, or you are visiting nearby Kerwa area. Kerwa area, I am sure many of you would have gone there. These are all the natural habitats. Though it's not a tiger reserve, but you have tigers here next to our city, Kerwa area, Kaliyasot area. It's all tiger presence is there, and it coming from Ratapani and also. So basically what I want to say is there is a difference between tourism and ecotourism. Tourism is, I will say tourism is a static. Ecotourism is dynamic. Tourism is where most of the things are fixed. Like suppose you go to Red Fort, you go to Taj Mahal. Every day it will look the same. Only the person who is explaining you may say
show or tell some few things. Whereas nature, every day if you go to tiger is wildlife. So wildlife is part of our life and our culture. So only what we have to do is that we have to respect the wildlife, and when we go to the forest areas and all, be kind, don't pollute the areas, don't throw the plastics, because by going you there, that place should become better, not it become worse for the next person to visit that place. That is the important component of our ecotourism. So just to ensure that we are involving the local communities, every park we have recruited more than 400, 500 people as guides, then drivers, then other people. So they are all directly getting employment from these things. And also another thing what we have done in ecotourism is the gender equity. So earlier this wildlife tourism and all, it's dominated by only male. Whereas recently in Madhya Pradesh, we have recruited women guides across all the parks. Not only in Kana, it started from Kana, now Kana, Pench, Bandhavgarh, Satpura, Panna, women guides, women drivers. So it shows the inclusiveness of our approach. And also you see that there are many stories I can explain. The women who were doing household jobs and some other going to forest to fetch the fuel wood and all. Now they run the families. Their community respect them. So एक गाइड हमारा सतपुड़ा में ही है, वो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि उनको हम लोग ने रिक्रूटमेंट किया 4 साल पहले एज ए गाइड. सो उनसे मैंने पूछा, मैंने बोला कि नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि आपका क्या परिवर्तन आया कि ये जो गाइड बनने के बाद. वो इतना ही बोली मेरे को, दिस सम्स अप एवरीथिंग. बोला कि सर पहले मैं मेरा परिवार के लिए काम करता था, आज मेरा पूरा परिवार मैं जंगल जाने के लिए मेरे लिए काम करता है. मतलब खाना बनाने से सब करने से जो मेरा डिसीजन है वो आज ये होता है, यही परिवर्तन है. सो वो कैसे हुआ, वो इको टूरिज्म की वजह से उसको गाइड में लाया. सो वो गाइड इज द जॉब विच दे गेट नियर बाय देयर एरियाज एंड इट्स अ वेरी सेफ प्लेस टू वर्क इन वाइल्ड लाइफ एरियाज. एंड वुमन गाइड्स आने से क्या होता है, इवन जो द बिहेवियर ऑफ द मेल गाइड्स एंड ड्राइवर्स एंड ऑल विल चेंज. यू ऑल नो व्हेन देयर इज एनी गैदरिंग, व्हेन देयर वुमेन आर देयर, द पीपल बिहेव इन मोर रिस्पांसिबल वे. एंड जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगता है कि नहीं यहाँ पर जो देयर आर सोलो ट्रैवलर्स आल्सो, यू नो मेनी पीपल सोलो ट्रैवलर्स आल्सो, उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वुमेन्स है, वुमन गाड़ी चलाते हैं. बहुत लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पे देख के वुमन गाड़ी भी जंगल में चलाते हैं. सो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट एंड हाउ वी इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एंड ऑल. इसके अलावा बाकी तो मध्य प्रदेश में बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है, इको टूरिज्म बहुत है. अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट से अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स मोस्टली बिकॉज लोग जो जाते हैं वो टाइगर देखने के लिए जाते हैं. टाइगर के अलावा बहुत चीज़ें जंगल में देखने के लिए, आपको पक्षी है, बटरफ्लाइज है, देयर आर सो मेनी, रैप्टर्स है, रिवर्स है, सब चीज़ ये करना चाहिए. मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है. अभी जो टूरिज्म है प्राइमरली टाइगर रिजर्व में ज़्यादा, बाकी एरियाज में कम है. वो भी टाइगर रिजर्व में हमारा मेजर टूरिज्म स्पॉट्स सब लोग जानते होंगे, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच, सतपुड़ा है, पन्ना टाइगर रिजर्व, इसमें सबसे ज़्यादा टूरिज्म होता है. इसके अलावा नई टूरिज्म में एरियाज में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल इको टूरिज्म मॉडल्स डेवलप करना है. सो कहीं हम लोग के कैंपिंग साइट्स भी हम लोग ने डेवलप किया. आप लोग अगर कहीं जाना तो कटोतिया इज नियर बाई, यहीं पर पास में कटोतिया है, अमरपाट है, आसपास एरियाज में भी है. सो ऐसे बहुत नए एरियाज में रातापानी टाइगर रिजर्व में हम लोग डेवलप कर रहे हैं. माधव है, संजय टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इस एरिया में, वो सब जगह से हम लोग एक करते हैं. सो एट द एंड आई विल से इट्स, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बायोलॉजी इज़ वेरी वेरी ईजी. जो पन्ना में हम लोग ने ट्रांसफॉर्म किया सब चीज़ है. जब टाइगर गायब हो गए 2009 में, बट गुड कंजर्वेशन मेजर से अब टाइगर पॉपुलेशन इज इंक्रीज. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, बायोलॉजी इज वेरी वेरी ईजी. इट्स ओनली द ह्यूमन इकोलॉजी यू हैव टू मैनेज. अगर आप ह्यूमन इकोलॉजी में कम्युनिटीज का अगर आप मैनेज कर लोगे तो पूरा इस नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग. सो थैंक यू ऑल. आई थिंक माई टाइम इज अप. Thank you so much, Shri L. Krishnamurthy sir, for sharing wonderful insights. और किस प्रकार से इको टूरिज्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, किस प्रकार से वे प्रकृति से जुड़ रहे हैं, इस पर आपने पूरी जानकारी हम सभी से साझा की. And now I would like to invite Dr. Pradeep Srivastava sir, who is the former professor at Barkatullah University, an eminent environmental scientist, researcher,
and academician whose distinguished career spans nearly 4 decades in higher education. तो तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रदीप श्रीवास्तव सर का, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी फिल्म सर की प्रोफाइल से जुड़ी हुई. डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव सर. We are deeply honored to welcome Dr. Pradeep Srivastava, a former professor at Barkatullah University, an eminent environmentalist, scientist, researcher, and academician whose distinguished career spans nearly 4 decades in higher education, environmental consultancies, and ecological research. Widely respected for his profound expertise in environment and biodiversity ecology, Dr. Srivastava has made remarkable contributions in the field of freshwater resource management, river and reservoir ecology, groundwater quality assessment, environmental impact assessment, and sustainable resource conservation. He has successfully led several national and international projects associated with organizations and safeguard policies of global institutions such as IFC and ADB, demonstrating exceptional leadership in project planning, implementation, and policy interventions. His work on rivers, lakes, catchment management, pollution assessment, and ecosystem protection reflects his visionary and solution-oriented approach towards environmental sustainability. Known for his scholarly depth, analytical thinking, and commitment to ecology preservation, Dr. Srivastava has contributed significantly to academia through teaching landscape planning at the School of Planning and Architect, and serving as editor of 2 university journals inspiring generations for research and environmental professionals. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Pradeep Srivastava. Thank you very much, organizers, to have given me this opportunity to speak to students specifically. And apart from the senior people from the administration and academy sitting here, क्यों हम हिंदी में बोलें तो चलेगा? अच्छा ठीक है, थोड़ा इंग्लिश हिंदी पढ़ाते तो इंग्लिश में थे, मगर यहाँ अच्छा. देखिए, हम जो बात करना चाहते हैं आपको, सबसे पहले जो है, आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स प्राइमरीली ना, आदतन 40 साल की आदत है वो. तो उसमें हम आपको बताते हैं, जैसे अभी यहाँ का पंच महाभूत की जो बात हो रही है, वो सब आप जानते भी हैं पंच महाभूत क्या है. पंच महाभूत जब वेद लिखे गए थे तब आया था, और आज पंच महाभूत में उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, उसके जो साइंस के सिद्धांत हैं, एक है इंटरडिपेंडेंस. आप बायोलॉजी के विद्यार्थी भी होंगे ना कुछ बहुत इसमें, तो एक इंटरडिपेंडेंस, जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे पे आधारित रहते हैं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होते हैं. एक को प्रभावित करो तो पूरा का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है उससे. और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम, यानी उनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है उन कंपोनेंट्स में. तभी ये पृथ्वी चल रही है, तभी हमारा गांव चलता है, तभी हमारा शरीर चलता है. एक माइक्रोकॉस्मॉस है, एक मेगाकॉस्मॉस है, मैक्रोकॉस्मॉस है सब एक ही सिद्धांत वही लगता है. तो अब बताइए, ये जो चीज़ है, इसमें साइंस है, और ये अब मॉडर्न साइंस जैसे हम पढ़ाते थे, तो आपने होम्योस्टेसिस का नाम सुना हुआ है? होम्योस्टेसिस मतलब अगर कोई भी सिस्टम में कोई खराबी आती है तो उसमें एक ऑटो करेक्शन का उसकी एक एबिलिटी होती है, अपने आप को ऑटो करेक्ट करके और फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है. ये होम्योस्टेसिस सब में लगता है, अपने बॉडी में भी लगता है, तालाब में भी लगता है. अब आपको एक बात बता दें, मुझे बोलना था पानी पे, मगर वो बह के पानी वहाँ से पानी के सत्र से इसमें पृथ्वी के सत्र में आ गया है. तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पृथ्वी के बारे में भी थोड़ा बहुत बोलूँ जो पानी से जुड़ा हुआ है. वो एक होम्योस्टेसिस मतलब वो इक्विलिब्रियम में रखने का जो अभी हम बता रहे हैं साइंस में खोज करके, वो तब का पंच महाभूत में बताया गया हुआ था. और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने वसुधैव कुटुंबकम भी सुना होगा ना, महाउपनिषद में है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है. तो वसुधैव कुटुंबकम में कुटुंब की जो परिभाषा है, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दी ह्यूमन लीनिएज, यानी आदमी के नहीं है कि भाई बहन सब कुछ है. इट इंक्लूड्स द इंटायर बायोस्फीयर. So the human being and the entire biosphere is a Vasudhaiva Kutumbakam. और यही तो उसने कहा हुआ है, पंचभूत ने भी कहा है कि all the entire cosmos and everything is made by these 5 elements, or they are and they closely knit and then they make the system.
अलग अलग कोई नहीं बनाता उसमें सिस्टम. दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गिवन इन द साइंस ऑल्सो अबाउट पंच महाभूत एंड द मॉडर्न साइंस ऑल्सो. मॉडर्न साइंस में जो अभी जो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम जो बात करते हैं वो है, मतलब ये जो फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का फ्रेमवर्क है जो मॉडर्न साइंस कहता है, वो बिल्कुल पंच महाभूत जैसे ही है. और शायद जरूरी ये होगा भी कि वो पंच महाभूत से पढ़ा होगा और पढ़ने से ही वो प्रेरित होकर ये वाले प्रिंसिपल्स बनाए होंगे. एक कहलाता है इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी कहलाती है. इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी यानी क्या कहती है कि देखो समझ में नहीं आया तो बता देना समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पे क्योंकि क्या अलग अलग विषय के हो तुम लोग. इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी ये रहती है कि ये जो जितना भी पूरे कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, इन सब में कनेक्टेडनेस बनी है, अनब्रेकेबल कनेक्टेडनेस है ये पूरी है. एंड दे इफेक्ट ईच अदर. जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी यानी जो हम लोगों की सोसाइटी है वो और नेचुरल इकोसिस्टम, दे आर इंट्रिकेटली, दे आर रिलेटेड, दे बाउंड टुगेदर. अगर एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में कुछ भी होगा तो ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होगी, और हमें कुछ होगा या हम कुछ करेंगे तो इकोसिस्टम की हेल्थ खराब होगी. एंड देयर ये जो सिद्धांत हैं ये अभी नए सिद्धांत हैं, मॉडर्न इकोलॉजिकल साइंस बताती है, जो पंच महाभूत से प्रेरित हैं या पंच महाभूत जैसे ही हैं. तो अब अगर हमको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करना है, इकोसिस्टम को बचाने के लिए कुछ करना है, जैसे कि मैं तो पानी के बारे में पढ़ाता रहा, ये तालाब है इसी पे पढ़ाया और छोटे मोटे इधर उधर नर्मदा और अलग अलग जगह पे. तो अगर आपको पानी के बारे में कुछ सोचना है तो अकेले पानी के बारे में नहीं सोच सकते. पंच महाभूत इसको परमिट नहीं करता है. वो ये कहता है कि सब एलिमेंट इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और उसके बाद एक उनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है. तो पानी के बारे में सोचना यानी हमको अर्थ के बारे में सोचना ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? अर्थ से ही आता है भाई. जो भी पानी बह के आता है, जैसे अपने भोपाल यूनिवर्सिटी ये भोपाल तालाब का पानी है 30 स्क्वायर किलोमीटर का, ये बह के जो आ रहा है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर का जो कैचमेंट एरिया है इस लेक का. ये सीक्वेंस कुछ बिगड़ सकता है तो बिगड़ने देना है ना, मगर बात में सीक्वेंस बनी रहे. तो अगर समझ में नहीं आए तो टोक देना. तो जो पानी, तो हमको तो पानी है मगर 365 सीहोर पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बह के आता है पानी. तो इंटरकनेक्टेडनेस देखिए उसमें, एक तो अर्थ वाला एलिमेंट और पानी वाला एलिमेंट वो इंडिपेंडेंट नहीं है. और अगर इस 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो है जहाँ से पानी बह के आता है इस तालाब में, उसमें कुछ भी होगा तो ये तालाब उससे अफेक्टेड होगा. इतना होता है. जैसे जब वहाँ से सिल्ट आती है, जब पानी बरसता है और जो सिल्ट आती है या जो एग्रोकेमिकल आता है वो इस तालाब में आता है, तो एग्रोकेमिकल जो आता है वो तो क्या प्रभाव डालता है आप पे, हम पे और पानी की क्वालिटी पे आपको पता ही है. मगर जो सिल्ट आती है वहाँ से जो बह के, वो जो देखो ऐसा है कि एक बात है, जैसे 10 मिनट का टाइम है, क्लास में तो अलग अप्रोच रहती है, खैर कोई बात नहीं, प्रश्न बाद में पूछ लेना. जो सिल्ट आती है वो दैट इज ग्रेजुअली deteriorating not the quality but the carrying capacity of this system. उसमें हमारे पास एक फार्मूला है, हम लोगों ने निकाला भी हुआ था उसमें, कि ग्रेजुअली द सिल्ट इज डिपॉजिटिंग हियर. और 365 स्क्वायर किलोमीटर में 80% जो है वो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से बहुत इजीली वो कश्मीर साहब बैठे हुए हैं, ही इज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, तो वो भी ज़्यादा जानते हैं. वहाँ पे जब पानी बरसता है तो इरोड होता है, प्लोड रहती है ना फुले के, वो सब बह बह के आके इस तालाब में इकट्ठी होती रहती है और इसकी धीरे धीरे डेप्थ कम होती जाती है. तो ये अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, इन दोनों का मैं रिलेशनशिप आपको बताना है. तो हम अलग से नहीं सोच सकते कि वो जो 365 स्क्वायर किलोमीटर में हो गया वो होता रहेगा. हम तो तालाब को ठीक कर लें बैठ के, इसकी वाटर क्वालिटी ठीक कर लें, वाटर क्वालिटी ठीक कर लें. इट कैन नॉट हैपन, इट नेवर हैपन्स. यही प्रिंसिपल यहाँ जो अप्लाई है यही नदियों के लिए भी होता है. नदियों में नर्मदा जी अगर बह रही हैं तो अगर जबलपुर में कुछ हो गया वहाँ पर, तो वो वहाँ से नरसिंहगढ़ और होशंगाबाद तक आ जाएगा वहाँ बहते बहते. जबलपुर में नदी में नहीं होगा, जबलपुर शहर में अगर कुछ होगा या वहाँ के फॉरेस्ट में कुछ होगा या वहाँ का जो अर्थ इकोसिस्टम है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, वहाँ कुछ भी होगा. चलिए अगर फॉरेस्ट ही कम हो गया वहाँ पे, या वहाँ पे पोल्यूशन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन हो गया किसी इंडस्ट्री के कारण, तो जो वहाँ होगा वो आके 100 किलोमीटर या 200, 300, 500 किलोमीटर दूर यहाँ आके उसको इफेक्ट करेगा. तो इसीलिए उसमें इंटरकनेक्टेडनेस है. तो अगर अपन कभी भी विचार करें इस तरह का कि हमको इकोसिस्टम को सुधारना है या इकोलॉजिकल क्वालिटी हमको सुधारना है, तो हमको बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा. यानी
जब आप मतलब पूरा का पूरा सिस्टम देख के बात करना पड़ेगा उसमें। लेके जैसे अगर कहीं भी शरीर में तकलीफ होती है तो बाकी डॉक्टर बाकी ऑर्गन्स भी देखता है कि वो किस तरह से इससे रिलेटेड है। इट इज़ लाइक दिस। एक तो ये हो गया, और दूसरा अब पानी पे ही हमको बोलना पड़ेगा, मेजर एम्फेसिस रहेगा। बोर हो जाते हैं ना, यॉर्निंग मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसमें दो चीज़ होती हैं, या तो तुम लोग बहुत विद्वान हो तो सब समझते हो, या मैं ठीक से तुम लोग को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। बस दो ही चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं है। वाई वाटर इसलिए कि हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए वाटर ही जरूरी है। और वाटर का जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, इट इज एसेंशियल एंड इट्स ए वेरी डिवाइन थिंग। वाटर इज नॉट ए वस्तु, जैसे सभी लोग ने पहले भी कहा था। तो इसलिए हम पानी को, अगर पानी ठीक रखेंगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो पानी ऐसे बहता है जैसे ब्लड बहता है हमारे शरीर में ना, हमारे वेन्स में और आर्टरीज और वेन्स में, उस तरह से पानी बहता है। तो उसको हमको आर्टरीज बना के रखना है, वेन्स नहीं करना है अपने जहाँ जहाँ पानी जा रहा है। यू नो द डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेन्स, द ब्लू ब्लड एंड द यू नो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उनको अपने को आर्टरीज ही बना के रखना, चाहे नदी हो, चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज हो, या कुछ हो। मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक नर्मदा पे प्रोजेक्ट किया था, और वो वहाँ तक था, अपने सरदार सरोवर के पहले तक था। तो नर्मदा नदी में करते थे, रिजर्वायर में करते थे, उससे कैचमेंट में पूरा करते थे क्या क्या हो रहा है और किस तरह से उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो करीब 40 से 45 जो उसकी ट्रिब्यूटरीज, उनमें कई ट्रिब्यूटरीज को हम उनको वहाँ पे विजिट करते थे, हम देखते थे ट्रिब्यूटरीज तो सूखी पड़ी हुई हैं, मतलब पानी है ही नहीं उसमें। और अगर नदी सूख गई है तो नदी के साथ, अभी राजेंद्र सिंह जी थे और बाकी जो यहाँ पर थे स्पीकर थे, लंदन स्पीकर, उन सब ने बताया नदी के साथ सिर्फ पानी नहीं रहता है, नदी के साथ रहता है कल्चर, नदी के साथ रहता है रिलीजन, नदी के साथ रहता है इकोनॉमिक्स, सब कुछ रहता है वहाँ पे। और अगर नदी सूख जाएगी और सूखी रहेगी और सदा नीरा नहीं रहेगी तो धीरे 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 ये होगा कि कल्चर भी खत्म होता जाएगा। और if culture disappears, if culture is adversely affected only because of the absence of water in the river or absence of water in the ponds are also important. All the the religious practices, they are performed close to pond and or pond primarily and then river. तो अगर वो नहीं रहेगा तो these practices will also disappear. This will be the worst thing if the culture disappears, if the practices which have been established from in the years to in a very long time, it took very long time, is gradually developed in any practice or any culture, it takes hundreds of years. If this disappears because there is no water in the river, there is no water in the pond, this will be the worst thing. तो उसमें इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ हमारे पास ऐसा एक पॉलिसी इस तरह की हो कि हम वाटर रिसोर्सेज को वी आर एबल टू वी आर एड्रेसिंग द रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो, बट because of the habit I am tilted towards them. So the thing is that we'll have something. The integrated plan for protection and conservation and maintenance of the water resources we'll have to make. Integrated means the land part of it, which is a forest, which is a plain ground, or which is agriculture, this part, and the river or pond or groundwater itself, they have to be thought together, they have to be considered together to develop any plan as to identify the problems and then find out what is the remedy of this problem. एक तो ये हो गया। दूसरी बात हम आपको बताते, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं। I've got 2 minutes left. एक सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये रहती है कि एक पर्सनहुड की बात करते हैं। अभी किसी ने कहा था कि नर्मदा जी को व्यक्ति माना गया है, तो हमको अपने रिवर्स को, अपने वाटर सोर्सेस को भी एनवायरमेंटल पर्सनहुड देना चाहिए। एनवायरमेंटल पर्सनहुड देने में वो व्यक्ति जैसा होता है। और अब अगर हमने उनको पर्सनहुड दे दिया तो अगर कोई चीज़ होती है तो कोर्ट रूम में तो नर्मदा जी जाएंगे नहीं, कोर्ट रूम में तो किसी को जाना पड़ेगा, साहब ये नर्मदा जी खराब हो रही हैं। इसके लिए वो गार्जियंस, लीगल गार्जियनशिप का भी एक मॉडल है उसमें। अपने यहाँ तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, मगर उसको सोचा जा सकता है। उसमें वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं और सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। ये लोग दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रिवर, कि रिवर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। दे कैन sue the people, they can go to the court, they can go on behalf of the river, they can go to the government also and tell them कि this is what is happening. यही रिवर भी खुद बताती है। हमने ओडम की, हमने इकोलॉजी वगैरह पढ़ा है। जो इसका जो बैकलैश होता है इसका एनवायरनमेंट का, वो डिलेड होता है मगर परमानेंट होता है।
1 साल बाद पता चलेगा, जब नर्मदा जी से समझ लो पोल्यूट भी हो गई, साल भर बाद पता चलेगा कि पानी नहीं है, पानी है तो पीने का नहीं है। इसीलिए ये जो हम पर्सनहुड की बात कर रहे हैं उसको व्यक्ति माना जाए तालाब को या नदी को, और उसकी एक कमेटी रहे जो उसको देखे, उसके बिहाफ पे लड़े, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे जाए, कोर्ट में जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा एक पॉलिसी में ये कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक बार गंगा के लिए किया गया था मगर वो अधूरा छूट गया, मगर दूसरे कंट्रीज़ में है ये। और अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से वैसे तो ऑलरेडी एक्ट हैं अपने पास, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, 2 एक्ट हैं, और भी कुछ बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है। डिस्कसिंग विद कृष्णमूर्ति जी से सिंपल एक्ट रहने से एक्ट पड़ा रहता है, मगर अगर वहाँ अगर एक फेस ऑफ द रिवर है, 4 लोग हैं जिनकी कमेटी है, द गार्जियंस ऑफ द रिवर, दे विल टेक सुमोटो डिसीजंस, सुमोटो एक्शन दे विल टेक। अदरवाइज गवर्नमेंट डज इट, बट गवर्नमेंट डज इट they take their own time to take action। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी काम करती है या अगर कुछ हो रहा हो तो, मगर अगर ये सिस्टम पॉलिसी में कंसिडरेशन हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा। और दूसरा बात ये है, माई टाइम इज ओवर, विल टेक 2 more minutes, 2 minutes I can take। ये जो हम एक कहावत है, you know think globally but act locally। So I'm talking of a typical village where you have agriculture, you have forest, you have ponds, wetlands, you have dug wells and a river flowing through it. And if you have to really, and then agriculture also. Or agriculture is most important. Why? Because 80 to 90% water is used in agriculture. So the focus on focus for management of the water resources, conservation, protection, everything should be on the agriculture, the water utilized there, how judiciously it is done. तो हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आप लोग what should be done is, not आप लोग, this is basically for the government, not the government even, this is basically for the villages where these all resources are there. There should be committee, should be the community participation should be there, and a committee should be constituted, and this committee can be independent of any government body there, even panchayat also there, because this committee is of the people who are inhabiting that area, who are living in that area and that village, and then they will have they will make rules also, they will make practices also, which everybody will sign and agree to these rules and they will follow it. Misuse of water, illegal extraction of water, and or polluting the environment there, all these things the committee will tell. And then this is one thing the committee will do. Another very important thing will do is, I have got it in my mobile. There is a calculator is there, a simulator is there. What it does is, you feed in that simulator some information like the land, the area of the village, area of the agriculture, the human population, the livestock population, the types of crops that you are going there, and a couple of more information is there. You feed all these information in that calculator and simulator rather, and that will tell, and the total water that is available in that village, the groundwater and the water in the pond, the water in the river, and water in the wells and bowdies also if they are there. So then in that case, that simulator will tell you which crop you should grow here. जैसे कि अगर पानी की कमी है और गन्ना और अगर आपने राइस उगाया तो सिमुलेटर बता देगा स्ट्रेस इकोसिस्टम, बिकॉज जो आपके पास 1 है तो आप 1.5 पानी यूज कर रहे हैं. Then you have to change the cropping pattern, you have to change the crops also, and then you put that in the simulator, then it will say, the simulator will tell you, yes, this is okay and this is sustainable. तो वो एक simulators वगैरह भी यूज करते हैं. ये simulator जो गांव की bodies बनेंगी, communities body बनेंगी, उनके पास रहेगा, ये वो सब करेंगे, और every villager has to agree to what the simulator says. और उनको एग्री करना पड़ेगा, नहीं अब गन्ना नहीं उगाना, बहुत पानी लगेगा, 5 times ज़्यादा गेहूं चलेगा. This is what is the thing. This is not all what I wanted to say here, but this is all what I could say in the limited time. Thank you very much for it. Bye. Thank you, sir, for your wonderful session. I would like to request our moderator, Shri Gopalji Mehrotra, an eminent global strategic HR transformation leader, CHRO, CXO mentor, ICF master coach, keynote speaker, and before inviting him, would like to view his profile.
We are delighted to welcome Shri Gopalji Mehrotra, an inspiring and multidimensional leader whose remarkable career reflects strategic brilliance, human-centered leadership, and an unwavering passion for transformation. Currently associated with leading organizations such as Hindustan Power Group, he partners with board and CEOs to steer large-scale global HR, business, digital, and cultural transformation programs for organizations at pivotal inflection points. With over 3 decades of distinguished experience across 6 industries, FMCG, manufacturing, pharma, automobiles, IT, chemicals, and energy, and exposure to work cultures in 21 countries, Shri Mehrotra has played a pivotal role in deriving accelerated global expansion, mergers and acquisitions, leadership developments, and the building of future-ready workplaces. His leadership contributions span Cantametal, Zensar Technologies, Malian Pharma, HPCL, Mittal Energy, and his own entrepreneurial venture, Asterix Consulting. A revered ICF Master Certified Coach, CXO mentor, keynote speaker, and B-School faculty, he is deeply admired for his ability to engage, enable, empower, his personal motto. His thought leadership lies at the intersection of AI and the future of work, national skilling, and enterprise leadership development. A recipient of honors such as the LSD Trailblazer Award 2023 and Influential HR Leader of 2025, he also champions CSR for women empowerment, community development, and heritage preservation. Beyond the corporate sphere, he is an adventurer, history enthusiast, and nature lover, reflecting a personality that is grounded, visionary, and truly inspiring. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Gopalji Mehrotra. Thank you very much. स्पीकर को खड़ा करके उसको पंप अप करने के लिए, उसका खून बढ़ाने के लिए ये जो अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन आप देखते हैं, फ्रंट रो पे बैठे हैं डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, इनकी पत्नी है श्रीमती श्वेता तोमर। ये सब चमत्कार उनका है और बनाया किस लिए जाता है ये मैंने आपको बता दिया। बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है तो चलिए ठीक है, खड़े हो जाइए, अपने बारे में कुछ सुन लीजिए। और इससे जो एनर्जी आती है, टॉकिंग ऑफ एनर्जी, बाहर बहुत गर्मी है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस कमरे में एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो गया है। और प्रोफेसर साहब ने बताया कि पानी और रक्त का कोई रिश्ता होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, आप सबके पास वाटर बॉटल है, थोड़ा 1-2 सिप ले लीजिए, इट विल हेल्प यू फोकस फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। और आपको एनर्जी इसलिए भी चाहिए होगी क्योंकि आप लोग सब पढ़ाई करते हैं। टेस्ट और क्विज जो है आपकी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज आपका टेस्ट और क्विज नहीं होने वाला है। आप एक्चुअली क्विज करेंगे पैनलिस्ट्स को। काफी कुछ बोला जा चुका है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अच्छा प्रोफेसर साहब एक कोई सिमुलेटर की भी काफी बातें कर रहे थे, तो उसी से मैंने सोचा कि सिमुलेटर की बजाय यहाँ कुछ स्टिमुलेटर कर दिया जाए, इसीलिए कर रहा हूं। तो क्विज इस तरीके से होगा, आप काफी कुछ सुन चुके हैं, काफी ज्ञानी लोग हैं। इन्होंने जो बोला हर एक के मैं 2 या 3 समरी पॉइंट आपके सामने फिर से रखूंगा। इस क्विज में एक कुंजी भी है, आपकी कुंजी मैं हूं। आपको मैं मेन पॉइंट्स रिपीट करूंगा और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सवाल पैनलिस्ट से पूछा जाए। तो क्विज मास्टर आप हैं, जागृत आपको रहना पड़ेगा। सिलेबस के समरी में आपको सुना रहा हूं, उस पे आप एक सवाल पूछेंगे। इज दैट ओके? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू द Q&A फॉर आवर मेन ऑडियंस। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने पानी पी लिया है तो, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। शिल्पा जी आर एडवोकेट फॉर नेचर। उन्होंने बताया नेचर के साथ प्यार और सम्मान, और नेचर जो है एक उधार का सामान है, हमने लिया है, विरासत में मिला है, हमको वापस करना होगा। देन शी टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट इज इम्पेरेटिव
देखिए ये सब आपके क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, सोचते जाइए, सुनते जाइए। She said development is imperative, पर विकास की कीमत पृथ्वी ना चुकाए। She spoke about the ripple effect of ecological degradation on human impact, especially vulnerable categories, women and youth. She also focused on the individual connect we need to maintain with nature and develop own personal habits for its sustenance. Summary ठीक है? आपका सवाल शिल्पा जी को। देखिए सवाल नहीं पूछेंगे उतनी देर लंच और दूर होता जाएगा। हाँ जी, यस प्लीज। अच्छा एक बात और है, आपने सवाल नहीं पूछा और मुझे पूछना पड़ गया आपके बिहाफ पे, तो फिर पहले तो डेजर्ट कट हो जाएगा आपके लंच से, फिर हम मेन कोर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी प्लीज गो अहेड। ये यहाँ से ले लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने साथ और विकास और साथ साथ करने की बात की कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गई और विकास हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, ये तीनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं अपनी अपनी मर्यादाओं पे रह करके, एक दूसरे का ख्याल रख करके। तो अभी आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है 2-3 स्टेट्स को कि रेत खनन हो रहा है और इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है और हमें बोलने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या स्टेट की खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि इसको जो है रोका जाए। तो इसमें आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे हाँ चल रहा है। तो मैं फिर से वही बात कहूँगी कि इररिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट जहाँ पर होगा उसकी कीमत नेचर चुकाएगा ही चुकाएगा। ये जो रेत खनन की आप बात कर रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, मतलब ये इलीगल हो रहा है, ठीक है। तो ये यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब हम रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं, जब हम दायरे में रह के कर रहे हैं और उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को, तो फिर वो चांसेस है कि उसमें डेवलपमेंट की कीमत नेचर को ना चुकानी पड़े। तो जो आप इलीगल माइनिंग की बात करें वो इलीगल है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया है। वहाँ पर उन्होंने रेत निकाल ली है पर कोई कुछ किया नहीं है उसको वापस से फिल करने के लिए या फिर उसको वापस रिस्टोर करने के लिए। कितनी क्वांटिटी में निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके ऊपर, क्या उसका पालन हुआ है। तो वो सारी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कुछ और देखिए, मेरा बात यह है स्टेट की नहीं, मैं यहाँ पर इसको और नीचे तक लेके जाना चाह रही हूँ कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजिलेंटे हम लोग खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट हमारे लिए बहुत आराम से सिस्टम को गाली देना है कि यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मान रही हूँ, पर क्या बहुत सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ रहेगा स्टेट हमारे पास। अगर हम उसके डीप डाइव में जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स विच आर देयर, राइट। तो यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब वो एक लेवल के ऊपर पहुँचा है तभी स्टेट के उसमें आया है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर जहाँ पर मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ और जहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हम सबकी है, तो अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपेंशन का सोच रही है तो उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पॉलिसी का वेट नहीं करना है कि हमारी कोई डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसमें हमको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को डालना है, उसको अपने आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप लोग अगर मैं सिंपल उसको नीचे लेके जाओ, जब आप लोग घूमने जाते हैं और जब मैं कह रही हूँ कि पहाड़ों की मैगी आपको पसंद आती है, तो मैगी खाने के बाद जब आप फेंकते हो तो उसको कहाँ फेंकना है वो आपको करना है। तो इंडिविजुअल लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक उसको आना पड़ेगा। तो वो बात मैं कह रही हूँ, विजिलेंटी अलग चीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन एंड फॉर द आंसर। Our next speaker was Shri Pavitra Kumar.
if I may call him the programmatic developer of communities. He spoke to us about the interdependence of the 5 elements and the need for coexistence of humanity with nature. He also spoke about our country's tradition of collective stewardship. Then he shared structured interventions by JSW CSR in 6 areas, all focused on community participation to make them self-sustainable. This goes back to what was being discussed just now. Individual action, state, community. He gave examples like the burning topic of stubble, unintended burning topic of stubble, and mangroves preservation, which also enhances livelihoods. So that was the summary of his presentation, and question to him, please. अब ये तो मतलब आपका क्या हुआ भाई क्विज़ेस का है? आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? चलिए, इसी बात पे 2 क्वेश्चन. First to the young gentleman and then to you, sir. पूछिए. First of all, good afternoon to one and all present here, and thank you, sir, for giving me this opportunity. सर, आपने कम्युनिटी और इंडिविजुअलिटी की बात की है, बट हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि जो कंपनीज हैं वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं करती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? कोई नहीं ले रहा होता है. गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो बहुत ही ख़राब बोल सकते हैं. गवर्नमेंट प्लान तो दे देती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना देती है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा होता है. हमने जैसे समझा कि कम्युनिटी को हम कुछ सिखा रहे हैं, बट हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? जस्ट चीज़ें बता रही होती है, बट इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखा रही होती है. और अगर हम किसी चीज़ को सीखेंगे ही नहीं करना, किसी चीज़ को जानेंगे ही नहीं, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ये सब तो फेल हो जाएगा ना. जो भी गवर्नमेंट हमारा सोच रही है वो बस सोच के रख रही है कि हाँ ये पॉलिसी बना देते हैं, बट उसे इम्प्लीमेंट करना तो सिखा ही नहीं रही है. तो इस चीज़ से कैसे निपटें? Yes, sir. How do we put government talk into action? See, as my panel speakers told about, because it's a government is one of the stakeholder. We have to accept the fact there are different stakeholders are there in the environment. If we start blaming one organization or one person, then we are not going to achieve the results. That's why we wanted to show that results only, because wherever our interventions are there, we make sure that everything is part of the community centric, community driven, and community is going to get benefit. So that is where we ensure that even, for example, you have mentioned about the waste management. Waste management is a very, very tricky subject. In Madhya Pradesh itself, one city has been the number 1 in making a clean city. So how it is possible in one place and how it is not possible in other place is a classical kind of example. We need to understand there is a behavioral aspect to it. And behavioral aspect, nobody is going to teach us on our own. We have to see the different elements happening across the world and understand our responsibility. If every individual starts acting upon and taking the charge of his own, because if कुछ कचरा फेंकना है बाहर, उसको सोचने का कि हमारा घर में ही फेंकेगा तो कैसे रहेगा. That kind of a concept or thought process should come, so that everybody becomes responsible and make sure that we are all making a difference to the living of our own people only. हम लोग सब लोग साथ में मिल के रहने का है, तो then we have to create environment for our everybody. तो इसके लिए गवर्नमेंट का अकेला दोष का रहेगा तो चांस नहीं है, because even we run plants at different locations. प्लांट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लीन रखने का, वो हम लोग रखते हैं. बट when we go out of the plant location, everywhere kachra will be there. So that was the situation in the beginning. So we started educating the communities. We started providing whatever support they need. It's kind of coexistence and co-living together. हम लोग ये सब हमारा एरिया है करके माइंड में एक बार सोचने का तो then automatically हम लोग corrective measures आ जाएंगे. So that's a kind of
response, I would say. But if you have any other contribution, you can. Understood, sir. Summary is हम साथ साथ हैं. Can I add one thing to it? Yes, please. देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. ट्रैफिक रूल का एग्जांपल लीजिए. हम सबको पता है कि रेड लाइट जंप करना गलत है, फिर भी आधे से ज़्यादा हम लोग करते हैं. ठीक है, स्टेट क्या कर सकता है? जो भी पॉलिसी बना रहा है उसको एनफोर्स वो स्ट्रिक्टली करे. जो आप बात कह रहे हैं, एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली करना ज़रूरी है. ठीक है, पर सिखाने की ज़रूरत नहीं है. हम सब मतलब ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है. मैंने वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री को विजिट किया है, वो इंडिया से ज़्यादा साफ़ सुथरी है. तो ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको आई थिंक अवेयरनेस, और जब मैं कह रही हूँ प्यार करने की ज़रूरत है. वो जो प्यार है और वो जब हम उसके प्रति पैशनेट होंगे वो अपने आप नेचुरली आएगा. अभी हमारी सोच है कि हमारा घर साफ़ रहे. इंडियंस का घर सबसे ज़्यादा साफ़ रहता है कंपेयर टू एनी कंट्री यू गो, बट हमारे स्ट्रीट सबसे गंदे रहते हैं. तो आई थिंक दैट माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज. एंड यू आर राइट, पॉलिसी लेवल पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और लूपहोल्स को बंद करना पड़ेगा. बट आप देन इट बिकम्स अ बिहेवियर चेंज. दैट इज राइट, दैट व्हाट यू आर सेइंग, एंड इट इज हैपनिंग. स्पेशली कॉर्पोरेट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू बाकी स्टेक होल्डर्स. Sir, do I have your permission to move on? No, he had asked a question. Can I skip that and move on? Yeah. So, fine, that's my cue to moving on. Moving on to Mr. Krishnamurthy. I call him our conservator of flora and fauna. Yes. To Mr. Krishnamurthy? Question is to whom? We have moved on. Okay. Yeah. They will all be here in the break. Allow me to carry out my duties, one of which is also time management. Audience is captive, hall is here, people are here. So sorry for that. So Mr. Krishnamurthy, our conservator of flora and fauna, he highlighted the difference between tourism and ecotourism and communing with nature rather than exploiting it. He talked about replowing the funds earned through ecotourism into livelihood for local communities and also focusing on recruitment of women guides. और इस सब के साथ साथ उन्होंने अपना CEO रोल भी निभा दिया. आपको सब बता दिया कि MP में कितने टाइगर्स हैं, कितने वल्चर्स हैं और कैसे आपको ये आना चाहिए. मैं तो अपना कान्हा टूर बुक कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं. So that was Mr. Krishnamurthy. Thank you again. And any question to him, please, from any side of the audience, preferably the blue side. क्या बात है, पासिंग द पार्सल. मैं सोचा कोई सवाल पूछने वाला है, वो माइक 6 लोग ने पास कर दिया उनके पास. सर, यू आर द लकी वन. ओवर टू यू. यहाँ उपस्थित सभी, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करते तो यही होता है, एनर्जी कम हो जाती है. माइक बंद हो गया था. गो अहेड सर. धन्यवाद. यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को और सभी मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत नमन. आदरणीय कृष्णमूर्ति सर ने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ. मैं एक सलाह भी देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 97-98 में मैंने वृक्षारोपण के प्रचार प्रसार के लिए भारत देश की यात्रा की थी मोटरसाइकिल से. एक्सक्यूज मी सर. नहीं सर, मैं बता रहा हूँ. वन विभाग जो है बहुत ही अच्छे काम करता है. मैंने देखा है कई स्टेट्स में से बहुत ही अच्छे काम करता है, लेकिन वो समाज के सामने आ नहीं पाते. तो मेरी एक सलाह ये है कि जो छोटे छोटे काम, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो गाइड, जो लेडी गाइड है और उसने इतना अच्छा काम किया, ये बहुत ही अल्टीमेट वर्क है. तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये चीज़ें समाज को मालूम चले, लोगों को पता चले कि वन विभाग क्या काम कर रहा है. तो ये एक मेरी सलाह है. और
आपका बहुत नाम सुना था मैंने और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं में उसमें एक सवाल है क्या? आपकी सुझाव बिल्कुल सही है कि बाहर आना चाहिए। सर आप सब जानते हैं कि वन विभाग क्या है, वो जंगल में काम करता है। बहुत बार हम लोग बाहर बताते नहीं हैं, बट आजकल सोशल मीडिया का एरा है, हमारा वेबसाइट्स भी है, हम उसमें इको टूरिज्म बोर्ड का भी है, विभाग का भी है, ट्विटर हैंडल भी है, उसमें हम लोग बताते हैं। बाकी हम प्रयास करेंगे, आपको सुझाव मान्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सदा नीरा जल गंगा अभियान संवर्धन के इसमें आप सभी का अभिनंदन। सर मेरा एक निवेदन ये था कि ग्रीन जॉब को लेके अब आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें ग्रीन जॉब को लेके कोई आपका इको टूरिज्म को ट्रेनिंग है जो बच्चों को हम ग्रीन जॉब से जोड़ सकें, उसमें कुछ प्लान है क्या आपका? इको टूरिज्म बोर्ड में एक तो हम सबसे बड़ा एक प्रोग्राम करते हैं कि अनुभूति कार्यक्रम है, जो स्कूल बच्चों को पर्टिकुलरली जो टाइगर रिजर्व के आसपास एंड फॉरेस्ट एरिया के आसपास हर साल हम लोग लगभग 1.5 लाख बच्चों को जंगल तरफ ले जाते हैं, उनको सिखाते हैं। उस समय ये पहला एक चीज़ ये भी बताते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने के लिए या वाइल्ड लाइफ रिसर्च में जाने के लिए, इको टूरिज्म में क्या क्या है। सो ये चीज़ रहता है, हम लोग बताते हैं। सो बाकी इंडिविजुअली बताना तो मुश्किल होता है कि वही मेन है कि आपका जो सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिएगा, उसमें डिपार्टमेंट का इसमें भी आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। मेरा भी एक इंस्टा पेज है, उसमें अगर कोई किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ नहीं, अभी सर अपना माननीय वन पर्यटन मंत्रालय जो भारत सरकार है कौशल विकास को लेके, हरित क्रांति को लेके युवाओं में ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू किया है। जी जी। तो मध्य प्रदेश में कब लागू होगा, कब तक ये युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी? नहीं, युवा का ट्रेनिंग के लिए जो इसके लिए डिपार्टमेंट ही है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ये उसमें हम लोग जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज लोग हैं उन लोगों को ले जाके ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें गाइड ट्रेनिंग होगा, ड्राइवर ट्रेनिंग है, ब्यूटिशियन है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, देयर आर मोर देन 30-35 पोर्टफोलियोज उसमें हम लोग करते हैं। हम उस डिपार्टमेंट का सहयोग से करते हैं। बाकी इको टूरिज्म बोर्ड से हम लोग लोकल कम्युनिटीज से करते हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इंटर्नशिप्स वगैरह अगर कोई करना चाहते हैं वी विल फैसिलिटेट दैट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Thank you very much, sir. So, just I guess the last 2 minutes, we had our dear Professor Saab as the fourth expert, an ecological scholar in his own right. He spoke about the principles of microcosm and microcosm, that they apply in equal measure, and he related it to the criticality of equilibrium in the Panch Mahabhutams, similar to balancing the elements of one's body. So he brought that home to us to impress upon us ecological solidarity. How is human society to be in juxtaposition with the environment? And then he moved on to the fundamental interconnectedness between water and earth, by giving us examples of silt and industrial pollution of soil. And he said something very interesting before he talked about the simulator. He said, Pani vastu nahi hai. Pani devta hai. In the first session, which was on water, we talked about it as a resource. We talked about poverty. We said we are going to bankrupt. There will be wars on water. Now, think about that and think about what he said. Vastu nahi hai, devta hai. So, thank you for that, sir. And any questions to Professor Saab? देखिए, डेजर्ट तो आपका बहुत दूर हो गया है। मेन कोर्स पे फिर आ जाऊंगा। जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। सर मेरा एक सवाल है सर से। एक मिनट। आप भी और आप भी, और कोई नहीं है? चलिए, ओवर टू यू मैम। सारे डेजर्ट आप ही को मिलेंगे। आइए। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे आपने बोला कि नदी को एक पर्सनहुड मानना चाहिए, तो नर्मदा को मानते हैं ऐसा कहा गया आपने, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि सभी नदियों को पर्सनहुड माना जाता है क्योंकि उसमें यूथ एज होती है, मैच्योरिटी एज होती है, स्टेजेस होती हैं जैसे रिवर की। सर कुछ दिक्कत हो रही है तो
यूथ एज होती है, मैच्योरिटी एज होती है, फिर वृद्धा एज आती है रिवर की। तो जैसा आपने बताया आपने काम किया है नर्मदा रिवर पे, तो आपने कौन से बेल्ट पे मतलब कौन से एरिया पे काम किया था, मुझसे मतलब पूछना चाह रही हूँ आपसे। कौन सी एज में? When I worked on Narmada, yeah, I did it some 10 years back. I had a project from the government, and उसमें मैंने शुरू किया था downstream of Bargi से लेके और upstream of सरदार सरोवर. This was the area. तो उसमें 6-7 जो major reservoirs होते हैं उसमें भी काम था. और I'm telling you, I'm basically a limnologist. हमारा department of limnology है. That's a part of environment. That's that it is a special focus on freshwater resources. तो जैसे हमने बताया कि सिर्फ वाटर नहीं कर सकते ना, लैंड एरिया भी करना पड़ता है. तो हम लोगों ने वहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसी आती हैं, तो उनमें भी देखा था कि कहीं पर कोई ऐसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जो रिवर को या रिजर्वायर को स्ट्रेस कर सकता है. कुछ भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए, कुछ भी. यही सब हमने स्टडी किया था. तो लगभग 10 साल पहले करीब. तो क्या देखने को मिला था सर वो? क्योंकि वो स्टेज रिवर की होती है, मैच्योरिटी स्टेज से वृद्धाश्रम की स्टेज होती है, जिस स्टेज में आपने काम किया था. तो उस स्टेज में मतलब जब आपने बताया कि स्ट्रीम सूख रही थी, तो उसमें आपको क्या ऐसा कॉमन देखने को मिला कि क्यों सूख रही है वो? हाँ, हम आपको बताते हैं. क्या होता है कि जो मेन रिवर है नर्मदा, वो तो नहीं सूखती है. नर्मदा तो सदा नहीं रहा, देखिए, है ना. तो और उसकी मगर उसकी करीब 45 ट्रिब्यूटरीज हैं. तो कुछ ट्रिब्यूटरीज थी, उनको मैं जब उस पर्टिकुलर मंथ्स में गया, क्योंकि वहाँ भी काम करना पड़ता था जाके, तो उनको देखा मैं पानी नहीं था. तो मैंने जब पूछा तो बोले हाँ सर ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है ये. मेरे ख्याल से नरसिंहगढ़ के और इस तरफ आएंगे, वहाँ की बात है वहाँ पे. तो वो इसलिए सूखती हैं. देखिए मैं उज्जैन से हूँ, तो हमारे यहाँ शिप्रा है, तो शिप्रा में तो पानी नहीं रहता था. तो वो तो हम बड़े मुश्किल में पता नहीं कहाँ से आचमन करते थे. अब जरूर वहाँ पे पानी आ गया है. तो होता क्या है, पानी कहाँ से आता है? पानी तो कैचमेंट से आता है ना, रिवर बेसिन से आता है. तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने को वहाँ पर जाके कि वहाँ, और पानी का एक ही सोर्स है, वो है प्रेसिपिटेशन, जो बरसात होती है, और वही मेजर सोर्स होता है, उसी को टैप करना है. और उसकी हर तरह से सब तरह की तकनीकें दी गई हैं कैसे उस पानी को टैप करें. और क्योंकि हार्ड रॉक एरिया कहलाता है जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, तो वो एक अलग जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वहाँ पे. मगर उसके बाद भी पानी तभी आएगा जब हम पानी को रोकेंगे और ग्राउंड वाटर में जाने देंगे, और फिर वो बेस फ्लो और एनवायरमेंटल फ्लो बनाएगा शिप्रा का. उसकी स्टडी भी IIT वाले कर रहे हैं, IIT इंदौर के लोग. यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया गया होगा उस समय कि जो पानी बह रहा है वो तो आके बह के चला जाता, प्रेसिपिटेशन हुआ और बह के चला गया. तो जहाँ ग्रीनरी, वहाँ फॉरेस्ट, या वहाँ पर कोई इस तरह के बंद बनाए गए हों, या ड्राई डिटेंशन पॉन्ड होते हैं, वेट डिटेंशन पॉन्ड्स होते हैं, स्वेल्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे कि जब पानी बहता है कैचमेंट में, तो वहाँ से होता हुआ बहता है और उसमें पानी रुका रहता है और उसको इन्फिल्ट्रेट होता है धीरे धीरे धीरे. ऐसा नहीं होता कि पानी आया और बह के चला गया. तो वो उस तरह का सब मैनेजमेंट किया नहीं गया होगा वहाँ पे. तो हमने एक यूनेस्को चेयर के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, सबमिट भी किया था हमने, क्योंकि मेरी 2-3 बार पेरिस में वहाँ मीटिंग हुई थी यूनेस्को हेडक्वार्टर में. वो हमको देना भी चाहते थे. तो हमको ये नहीं पता था कि रिटायरमेंट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा. तो जब सब कुछ हो गया, पूरा हो गया, वो तो मिनिस्ट्री HRD से प्रोसेस होता पूरा, तो दे अग्रीड कि हाँ इसको चेयर दी जाए इस तरह की स्टडी के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं. तो हमने कहा ठीक है, आई विल ज्वाइन इट आफ्टर द रिटायरमेंट, आई एम रिटायरिंग इन 6 months टाइम. तो बोलिए आपने पहले नहीं बताया यू रिटायरिंग इन 6 months टाइम. तो आई लॉस्ट इट. मगर ये मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको जीवित करना, जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत जरूरी है, और ये सब चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए. हाई रिसर्च कुछ नहीं है, सब कुछ दिया है. ये कृष्णमूर्ति साहब बैठे सब जानते हैं, लोग फॉरेस्ट में सब वही जो करते हैं वही वहाँ करना है. सर से भी मेरा सवाल था लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैं गई थी बैतूल, बाइक से गए थे. तो मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्रोफेसर साहब इज अवेलेबल. डेजर्ट तो मिलेगा नहीं, तो आपका टाइम भी बच गया लंच में. यू कैन हैव अ चैट विद हिम. On behalf of Sada Neera and United Consciousness, I thank the experts for their words. I am deliberately ignoring that. And thank you for your time and attention. Our time is up. Discussion. Whoever needs to talk to whom, please continue. Thank you, sir.
Thank you, Shri Gopalji Mehrotra sir, for wonderfully moderating the session. Would like to request Dr. Vikrant Singh Tomar sir and Dr. Vinita Sahai madam to join us on stage and felicitate our speakers, panelists, and moderator. Wonderful session delivered by Ms. Shilpa Jaiswal, Head CSR JK Cement. Can we have flowers on stage? Flowers and memento. तो ये तालियां आप सभी के लिए थी. स्टेज पर हमारे साथ मिस शिल्पा जायसवाल मैम जो कि हेड हैं CSR JK सीमेंट से. थैंक यू सो मच मैम फॉर एड्रेसिंग अस एंड डॉक्टर विनीता साय मैडम फेलिसिटेटिंग श्री L. Krishnamurthy सर. Thank you so much sir for sharing wonderful knowledge about ecotourism. We are having Mr. R. Pavitra Kumar, CEO, JSW Foundation. Thank you so much, sir. Our moderator, Shri Gopalji Mehrotra, CHRO, Hindustan Power. Dr. Pradeep Srivastav, sir, former professor at Barkatullah University, Bhopal. Mr. R. Pavitra Kumar, CEO, GSW Foundation. एक बार जोरदार तालियां सभी पैनलिस्ट के लिए. बिफोर अनाउंसिंग अबाउट द लंच आपको पहले टाइम बता देते हैं. टाइम का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि छुट्टी भी तभी होगी जब वापस आप समय पर आएंगे. वी आर टेकिंग ब्रेक फॉर 1 hour 15 minutes एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गैदर बैक. तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है 4:15 तक पुनः आप सभी एकत्रित हो जाएंगे इसी सभागार में क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशंस हैं. और अगला सेशन एयर एलिमेंट पर होने जा रहा है, वायु तत्व पर होने जा रहा है. ये भी बहुत खास होगा. सभी स्पीकर्स हमारे बीच समय पर ही पहुंच जाएंगे. तो जितनी भी हमारी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी. थैंक यू सो मच टू ऑल द एक्सपर्ट स्पीकर, कीनोट स्पीकर्स एंड मॉडरेटर for delivering such a nice session and making aware about how important is earth element for us. पृथ्वी तत्व पर चर्चा आप सभी के समक्ष आयोजित की गई और अब अवसर है जब वायु तत्व पर चर्चा की जाएगी. मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे सभी एक्सपर्ट स्पीकर्स को आमंत्रित करना चाहूँगी. कृपया वे मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें. आदरणीय प्रोफेसर योगेश दुबे जी, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, IIFM भोपाल से. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम काइंडली सर टेक योर सीट. मिस्टर पतंजलि झा, एनवायरमेंटलिस्ट, सर रिक्वेस्ट टू यू kindly take your seat. Respected Shri Manu Srivastav sir, IES, ACS, Power and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh, sir request to join us on stage. Dr. Ishwar Chandra Das, Group Director, Earth Sciences Group, National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad se hai. Sir, I would like to request you, sir, please take your seat. And moderator of the session, Mr. Prabhakar Lingareddy, Head CSR ITC. Sir, would like to request kindly take your seat. The air segment will examine pollution, air quality and public health impacts. It will include discussions on urban challenges, monitoring system, policy responses and CSR supported clean air initiatives. Yogic concepts of prana will be linked with science, promoting awareness and solutions for healthier, sustainable living environments. और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, वेदों में वर्णित है, वाता वातु भेषजम शुभम मयोभू नो हृदय प्रण आयुषी तारिष्ता. हे वायु, आप औषधि स्वरूप होकर हमारे हृदय में सुख और कल्याण का संचार करें तथा हमें दीर्घायु प्रदान करें. हम नमन करते हैं वायुदेव को और वायु जो हमें प्राण देता है. तो इसी पर आज विशेष चर्चा करने हम जा रहे हैं और जो हमारी एक और अनूठी परंपरा, स्वागत की परंपरा, इसी हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी जो कि कन्वेनर हैं इस सेशन के, इस पूरे कॉन्फ्रेंस के. आप स्वागत करें. आदरणीय प्रोफेसर योगेश दुबे जी को
पुष्पगुच्छ भेंट करके और मोमेंटो भेंट करके बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर योगेश दुबे जी, आपका मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है। आप भोपाल से ही हैं, हृदय से स्वागत है सर आपका। एयर एलिमेंट पर विशेष चर्चा के लिए एज एन एक्सपर्ट स्पीकर आप हमारे बीच हैं। साथ ही में मंच पर श्री पतंजलि झा जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सर आपका भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी एक बेहद खूबसूरत सी पुस्तक भी भेंट कर रहे हैं विक्रांत जी, जो उन्हीं के द्वारा रचित है। और अब श्री पतंजलि झा जी जो कि पर्यावरणविद हैं, अनूठे प्रयास हैं प्रकृति संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण के। आपको भी मोमेंटो पुष्पगुच्छ भेंट करके और पुस्तिका जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ इवोल्यूशन, जो आप ही के द्वारा लिखी गई है, विक्रांत सर के द्वारा लिखी गई है। आदरणीय मनु श्रीवास्तव सर का स्वागत करेंगे। IAS ACS पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। सर का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहता है और जो निरंतर प्रयासरत है नवकरणीय ऊर्जा से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण का अनूठा प्रयास है सर का। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मनु श्रीवास्तव सर। और अब डॉक्टर ईश्वर चंद्रा दास, ग्रुप डायरेक्टर अर्थ साइंसेज ग्रुप, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो हैदराबाद से हमारे बीच पधारे हैं। तालियों के साथ मध्य प्रदेश में सर का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही में पुस्तक जो कि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी ने ही लिखी है, मैनेजमेंट पर आधारित है। विक्रांत सर से अनुरोध करेंगे कि हमारे मॉडरेटर श्री प्रभाकर लिंगा रेड्डी जी का स्वागत करें, जो कि हेड CSR ITC से हैं। सर बहुत स्वागत है फूलों के साथ। और एक बहुत खूबसूरत सा मोमेंटो जो सदा नीरा पर आधारित है, जलगंगा संवर्धन पर आधारित है, भेंट करके आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेदों में वायु तत्व को प्राण, गति, जीवन और चेतना का आधार माना गया है। पंच महाभूतों में वायु वह शक्ति है जो समस्त सृष्टि में प्रवाह, संतुलन और जीवन का संचार करती है। तो अब हम वायु तत्व के डिस्कशन को शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर योगेश दुबे सर। ही इज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड बिफोर इन्वाइटिंग हिम वी विल हैव a view on his profile. Let us have a video. We are honored to welcome Professor Yogesh Dubey, Distinguished Professor of Ecosystem and Environment Management at the Indian Institute of Forest Management. An eminent wildlife scientist, environmental expert and conservation strategist, Professor Dubey has dedicated over 3 decades to biodiversity conservation, environmental impact assessment and sustainable ecosystem management. With advanced academic training in wildlife sciences from Aligarh Muslim University and a doctorate from Forest Research Institute, he has contributed extensively to wildlife research, including pioneering studies on mining impacts on elephant in Jharkhand and conservation planning in Tadoba Andheri Tiger Reserve. Currently, he leads academic research and consultancy initiatives in wildlife conservation, environment governance, sustainability and ecotourism, while also chairing the Center of Excellence on Human-Wildlife Conflict Management. His invaluable contributions to national committees of MOEF and CC, NGT and environmental policy bodies reflects his visionary leadership, scientific rigor and unwavering commitment to ecological balance and sustainable development. So ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Professor Yogesh Dubey. अब मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी जी। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे इस सत्र में इस चर्चा के लिए। मुझे पहले ज्ञात नहीं था कि यहाँ पे ऑडियंस किस तरह की होने वाली है और
अक्सर करके हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस थोड़े से ज़्यादा साइंटिफिक बनाते हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रेजेंटेशन भी अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पूरे वक्तव्य को हिंदी में ही बात करूं ताकि इस सभागार में उपस्थित जितने भी माताएं बहनें हैं, भाई लोग हमारे आए हुए हैं दूर दूर क्षेत्रों से, उन सबको मेरी बात जो है वो समझ में आ सके। ये जो सत्र है वायु के ऊपर, ये सारा खेल ही जीवन में वायु का है। आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो सिर्फ वायु के कारण। हम पूरे जीवन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, कोई करियर के लिए, कोई तरक्की के लिए, और पूरे जीवन भर एक चीज जो हम बार बार करते हैं और जो हमें जिंदा रखती है वो है वायु। हम जब अपने माँ के पेट में भ्रूण बन के हम बनते हैं, उस समय से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अगर ये सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो जिस दिन समाप्त होती है उस दिन हम जीवित नहीं रहते। हम सुबह उठते हैं, उठते ही भाग दौड़ में लग जाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, ये करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम जीवित हैं तो किस वजह से हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस प्राण वायु की वजह से है, जिसे हम बनाते नहीं हैं, जो हमको निसर्ग ने दी है, जो हमको नेचर ने दी है और फ्री में दी है। वैसे ये प्राण वायु अस्पतालों में भी मिल जाती है जब कोई बीमार होता है, लेकिन वो भी कोई प्राणवायु बनाते नहीं है, वो भी पर्यावरण से ही हवा को लेते हैं और उसमें से नाइट्रोजन, आर्गन, जो इस तरह की सूक्ष्म और जो गैसेस होती हैं उनको उसमें से बाहर करके ऑक्सीजन को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो मरीज को दी जाती है, लेकिन वो भी जो है पर्यावरण से ही आती है। ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसमें मैं कभी कभी नेचर की जगह ईश्वर भी जोड़ देता हूं, कभी कभी ईश्वर को हटा के नेचर कर देता हूं। तो मूलभूत यहां पे यह है कि ईश्वर ने इस पूरी जो प्रकृति की संरचना की है वो अपने आप में एक कंप्यूटर की तरह चलता है, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन इसको चलाया कैसे जाता है उसकी कुंजी हमारे हाथ में नहीं है। आज अगर हम चाहें कि तापमान 20 डिग्री हो जाए भोपाल का, हम नहीं कर पाएंगे। आज अगर हम चाहें कि इस समय सुबह के 6 बजे हों, या आज सूरज देर से उगे, या आज पानी बरस जाए क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, थोड़ी ठंडक हो जाए, वो पानी नहीं बरसेगा। वो पानी उसी समय बरसेगा, सूर्योदय उसी समय होगा जिस समय उसको होना है। तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको हम जो है नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम सब आजकल स्कूलों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया पे ज्ञान है, हर एक से बात करें तो हर कोई आदमी इस चीज को समझता है कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें यह नहीं मालूम कि ये कैसे पूरी तरह से काम करता है, और हमने पिछले कुछ दशकों में इस पर्यावरण के साथ में जो जो किया है, जाने में अनजाने में, लेकिन नतीजे आज हम सबके समक्ष हैं और हम सब इससे परेशान हो रहे हैं। तो जो विकास हुआ उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे तरह तरह का प्रदूषण होता है, वनों की कटाई हुई, नदियों को गंदा किया गया, गंदे नालों का पानी जो है वो नदियों के अंदर छोड़ा गया, वन्य प्राणियों का दोहन किया गया, नदियों पे बड़े बड़े बांध बनाए गए। ये सब हमारी ज़रूरतों के लिए किए गए, वो सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी ज़रूरत कितनी है और कितना हमको करना चाहिए और कितना हमको जो है नेचर के लिए और निसर्ग के लिए वापस छोड़ना चाहिए। ये कुछ बहुत ही फंडामेंटल से जो हैं वैज्ञानिक तत्व हैं जो कुदरती तौर पे होते हैं, इसको अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें जो सूर्य की किरणें जो धरती पे आती हैं और इसमें से कितना रेडिएशन, जो गर्मी पड़ रही है सूर्य की, एक प्राकृतिक रूप से सिस्टम बना हुआ है जिसमें करीब 50% जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो सरफेस अपने अंदर ले लेता है, पृथ्वी अपने अंदर ले लेती है। 20% जो है, जो हमारा जो वायुमंडल है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और करीब जो है बाकी का जो है 30% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी जो 20% जो एब्जॉर्ब होता है ये नेचुरल उसमें है, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पृथ्वी पे वो कंडीशन ही नहीं बनेगी कि हम
फसलें उगा सकें, अपने लिए भोजन उत्पन्न कर सकें, यहाँ पे वनस्पति का विकास हो सके, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ गर्मी का होना पृथ्वी पे जरूरी है। जब इसके साथ में छेड़खान होती है तो इसके लिए क्या है कि प्रकृति ने एक उपाय अपना बना के रखा हुआ है कि उसने जगह जगह पृथ्वी पे वन दिए हैं। वनों का काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब होके एटमॉस्फेयर में ना जाए। और जैसे जैसे हम वनों का दोहन करते हैं, चाहे वो हम माइनिंग के लिए करें, सड़कें बनाने के लिए करें या किसी भी कारण से करें, उससे क्या होता है कि वो हीट रिफ्लेक्ट जो 30% जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां वन है वहां से 7% ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे आप वन को हटाएंगे तो करीब करीब 20% हो जाएगा, मतलब 13% ज्यादा हो जाएगा। तो जो 40% था वो 93% हो जाएगा। तो जब इतनी गर्मी आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी तो इस पूरे पृथ्वी का क्या हाल होगा, ये हम सब आज के समय में देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के रूप में। और इस कठिनाई से हम सब जूझ भी रहे हैं और इससे लड़ने की जो है प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये मैं बता रहा था कि देखिए, मतलब कि पृथ्वी ने अपने डिजाइन, मतलब ईश्वर ने जो है वो पूरे ये मानचित्र है, तो इसमें ये जो बेल्ट है जिसका हम भी हिस्सा हैं, इसमें जो एक रेखा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो सांची के पास से गुजरती है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है ये, लेकिन हम इसी जोन में रहते हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा वन इसी जोन में है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें जो हैं तीव्र गति से इसी जोन में पड़ती हैं। तो ईश्वर ने तो हमको एक उपाय बना के दे दिया कि भाई तुम्हारी रक्षा के लिए हमने वन बना के दे दिए हैं, अब इनको संभालो, इनका संवर्धन करो, इनकी रक्षा करो, और ये वन तुम्हारी रक्षा करेंगे हर लिहाज से, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, वायु की क्वालिटी हो, चाहे वो तापमान का बढ़ना घटना हो, और चाहे आपके क्षेत्र में निकलने वाली नदियां हो। हम सब मध्य प्रदेश में रहते हैं। इस कार्यशाला का जो वो है सदा नीर, जिसका नाम सदा नीरा नाम दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, वहां तो फिर भी ग्लेशियर से नदियां आती हैं। हमारे क्षेत्र में तो चाहे वो नर्मदा हो, चाहे बेतवा हो, चाहे देनवा हो, या जितनी भी हमारी नदियां हैं, वो सबकी सब पृथ्वी से ही उनका उद्गम हो रहा है। और इनमें वनों का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस चीज को हमको समझने की बहुत जरूरत है कि हमको जो पानी मिल रहा है, खास तौर से जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको ये बात थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि उनका पानी उनको नलों के माध्यम से मिलता है और ये भूल जाते हैं कि ये जल कहां से आ रहा है। और ये कॉमन प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि मेरे घर के नीचे जो पानी का स्रोत है वो मेरा है, नहीं, वो पानी का स्रोत तो पूरा पृथ्वी के नीचे फैला हुआ है, वो सबका है। वो अगर हम किसी के हिस्से का पानी खींच ले रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। तो इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है कि हमारा जल कहां से आ रहा है और उस जल का असली मालिक कौन है। उस जल का असली मालिक प्रकृति है, नेचर है उसका जो उस जल का जो है असली मालिक। ऐसे ही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये सारी गैसें जो हैं ये नैसर्गिक रूप से पृथ्वी पर पाई जाती हैं। चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे हम मीथेन की बात करें, या हम किसी भी ग्रीन हाउस गैस की बात करें, ये सब प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से हमने विकास किया है, जिस तरह से हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, उनसे जो गैसेस निकली हैं, उन्होंने क्या किया है कि ग्रीन हाउस गैस का जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है। और वो संतुलन बिगड़ने के कारण वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण काफी सारी आज हमारे देश में भी जो है बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। मैं 1 साल पहले मैं यहीं अपने कैंपस में रहा करता था, पहाड़ के ऊपर, बहुत ही सुंदर मेरा कैंपस है। फिर मेरा रिटायरमेंट पास में आ रहा है तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपना घर एक ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार में रिटायर हुए, कब निकाल दें बाहर पता नहीं चलता। तो मैंने बिल्कुल जाके एयरपोर्ट रोड पे, मुझे लगा ये बड़ा खुला खुला इलाका है, यहाँ पे घर ले लेते हैं, यहाँ पे हवा भी अच्छी है, ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते ही जो है 6 महीने में वहाँ पे सड़क का काम चालू हो गया। रोज इतनी धूल वहाँ पे होती है, इतनी धूल वहां पे होती है कि अगर मैं अपनी कांच की खिड़की खोल के चलाऊं तो पता नहीं कितना PM 2.5 मैं अपने फेफड़ों के अंदर रोज ले लेके घर जाऊं। और मैं रोज आता हूं, रोज जाता हूं। रोज वहां साइकिलों से लोग चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, मोटरसाइकिलों से चलते हैं, और जब भी थोड़ी हवा चलती है तो वहां पे इतनी धूल कंस्ट्रक्शन से उठती है। तो सिर्फ साधारण धुआं आपकी एयर क्वालिटी को खराब नहीं करता है, पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये जो सूक्ष्म जो पार्टिकल हैं,
ये जो वायु में फैले हुए हैं, जो हमें पता नहीं चलते हैं और जिनको हम सांस लेके अपने अंदर ले लेते हैं, इसके कारण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो प्रकृति ने ऑलरेडी एक, जिसे मैं कहता हूं ये कि प्रकृति को मां की तरह हम मानते, तो मां का एक आंचल है, वो उन्होंने एक ऐसा आंचल बना दिया है ओजोन का कि जब सूर्य की किरण उसमें से निकलती है तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उसको वो वहीं रोक लेता है और बाकी की किरणों को नीचे आने देता है। लेकिन आज पिछले कुछ दशकों से जो हमने विकास किया है, मैं बार बार कहता हूं जाने में अनजाने में, काफी काम अनजाने में हो गया क्योंकि हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, तो ओजोन लेयर इतनी डैमेज हो गई कि वो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है वो पृथ्वी पर आनी चालू हो गई। अब जिनके पास में पैसा है वो लोग SPF 30, SPF 40 अलग अलग तरह के सन ब्लॉक क्रीम्स खरीद लेते हैं, काफी महंगी आती हैं वो क्रीमें। लेकिन देश का जो आम नागरिक है वो ऐसी क्रीमें नहीं खरीद पाता, वो उसी धूप में निकलता है। तो कितनी बीमारियां हमको इसके कारण होती हैं, इसका हमको एहसास और आभास भी कभी नहीं हो पाता है, जबकि हमारे पास में सुरक्षा कवच जो है वो हमको प्रकृति ने ऑलरेडी बना के दिया था हमको। अब वैश्विक रूप पे अगर देखें तो आज हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो ये तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है, इसमें हम 2 डिग्री, आज से आप मान लीजिए करीब 150 साल पहले, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो अंग्रेज ग्रेट ब्रिटेन में जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18वीं शताब्दी में, उस समय का जो तापमान था उससे हम 2 डिग्री तापमान कम करने की बात कर रहे हैं। और हम इतनी वैज्ञानिक ज्ञान के साथ, आज टेक्नोलॉजी बिल्कुल चरम पे है, विज्ञान अपने चरम पे है, हम इसको अचीव नहीं कर पाए। हम 2 डिग्री तापमान जो है वो कम नहीं कर पाए हैं, बल्कि तापमान बढ़ता ही जा रहा है। फिर उन्होंने कहा था 2 डिग्री नहीं तो कम से कम 1.5 डिग्री तो आप कम कर ही लीजिए, वैश्विक स्तर पे, किसी शहर के स्तर पे नहीं, पूरे दुनिया के स्तर पे जो है 1.5 डिग्री कम से कम कर लीजिए। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो पर्यावरण की समस्याएं हमारी, और क्यों जरूरी है हमें पर्यावरण के बारे में बहुत ही संवेदना के साथ में सोचने की, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा हो तो 1976 में जो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 51G, उसमें कहा गया कि हर एक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के वातावरण को, पर्यावरण को साफ रखे, स्वच्छ रखे, अपने जो जल के स्रोत हैं उनको साफ रखे, उसमें कचरा ना फेंके, उसमें गंदगी ना फेंके। लेकिन आप आज कहीं पे भी चले जाइए, भोपाल में चले जाइए, जितने भी आपके जल के स्रोत हैं बड़े बड़े, आप जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारा कचरा, बहुत सारी गंदगी आपको देखने को मिलेगी। वो गंदगी और कहीं से नहीं आ रही है, हम सबके घरों से ही आ रही है। तो ये हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी है कि हम अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, तभी आपको स्वच्छ पीने का पानी मिल पाएगा। आज ग्राउंड वाटर हर जगह कंटेमिनेटेड है, हर जगह उसमें आपको ई कोलाई मिल जाएगा, हर जगह उसमें आपको फीकल मैटर कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप ग्राउंड वाटर का एनालिसिस करेंगे तो ज्यादातर जगह पे आपको ई कोलाई और फीकल मैटर कंटेंट आपको मिलेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं से पानी प्रदूषित हो रहा है, कहीं ना कहीं से सीवेज का पानी जो है वो हमारे शुद्ध जलों के स्रोतों में मिल रहा है। फिर जब वो पानी बाहर निकलता है तो जिसके पास में पैसा है वो एक्वागार्ड लगा लेता है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो उसी पानी को पीता है, फिर डायरिया होता है, बीमारियां होती हैं। हमको समझ में नहीं आता कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हम दूषित जल का सेवन कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण को हम सबको जो है अपने जहन में बनाने की बहुत जरूरत है। ये जो मैं कुछ आपको चित्र दिखाए हैं, इसमें 3 चित्र तो भोपाल के ही हैं, एक तो बिल्कुल IFM के सामने का है। अब ये थोड़ी सी यहाँ की स्थिति बदल गई है क्योंकि वहां पे एक होटल आ गया है काफी बड़ा, ताज, तो वो थोड़ा सा अपने आसपास के उस स्थान को स्वच्छ रखते हैं। लेकिन ये अगर आप कभी उस पुल के ऊपर से जाएं तो एक दृश्य पुल के इस तरफ का है और एक दृश्य पुल के उस तरफ का, और ये पानी सीधा भदभदा का जो आपका बराज वाला एरिया है। अब आप देख लीजिए कि जिस स्रोत से हम पानी निकाल रहे हैं पीने के लिए, उस स्रोत के साथ में हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे कचरे के ढेर हैं आदमपुर खंती पे, क्योंकि हम अपने घरों में रहते तो हमको एहसास नहीं रहता कि हमारे घर से तो इतना सा कचरा निकला, लेकिन जब इतना इतना कचरा मिलके एक जगह पे ढेर बनाता तो एक हिमालय बन जाता है कचरे का। और इस कचरे से बहुत सारी जो है विषैली गैसेस निकलती हैं जो अल्टीमेटली
हमारे ही पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। और जब भी हम उन क्षेत्रों से निकलते हैं तो हम सांस लेते हैं तो हम वो सारी गैसेस जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। सड़क की मैंने आपको बात करी, जो कि अर्बन एरियाज में खास तौर से जो शहरी क्षेत्र हैं, इनमें जब भी विकास हो तो हमको इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी वायु जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के कारण प्रदूषित ना हो। और इसके लिए जो भी उपाय हमको करना है, पानी का छिड़काव करें जिसके कारण जो है वहां पे डस्ट का पोल्यूशन ना हो। आज कार्बन से ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जो डस्ट है, जो धूल है, धूल सबसे बड़ा एक प्रदूषणकारी तत्व है हमारे समाज में, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं फैलती हैं, खासतौर से छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को। क्योंकि जवान लोगों के फेफड़े फिर भी थोड़े दमदार होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के फेफड़े छोटे होते हैं, उनकी सांस लेने की क्षमता वो हमसे कम होती है। और जैसे ही लोग बुजुर्ग होते हैं वैसे ही धीरे 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 फिर फेफड़े कमजोर पड़ने चालू हो जाते हैं और सांस लेने की क्षमता करीब 50-55% तक घट जाती है। एजिंग के कारण होता है ये। उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको बिल्कुल प्रदूषण रहित वायु जो है, और खासतौर से जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक है कि उनकी वायु जो है वो बिल्कुल स्वच्छ हो और बिल्कुल साफ हो। ये कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो नीति आयोग ने किए हुए हैं कि जैसे अप्रैल का 2022 जो है वो हमारे देश में जो है सबसे गर्म महीना था 122 सालों में। अगर हमने वायु प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया तो आज हम जो सौर ऊर्जा की इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो हम नेट जीरो का ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 का लक्ष्य रखा है हमारे देश के लिए कि हम 2070 में नेट जीरो हो जाएंगे, तो उसमें सौर ऊर्जा पे काफी काम किया जा रहा है कि कोयले से कम बिजली उत्पादन हो और सौर ऊर्जा से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो। लेकिन अगर हम प्रदूषण को कम नहीं कर पाएंगे तो सौर ऊर्जा का उत्पादन भी अपने आप कम होगा, क्योंकि वो सोलर पैनल पे जैसे जैसे डस्ट और धूल जमा होगी, बिजली उत्पादन करने की क्षमता उससे उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये कुछ और तत्व हैं जो बात कर रहे हैं कि एक बात कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की, कि आज जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो करीब 421 पार्ट्स पर मिलियन है। ये करीब 425 होगा आज जो है, इसका डेली मेजरमेंट होता रहता है। और प्री इंडस्ट्रियल टाइम में ये करीब 300 था, तो मतलब करीब 126 के करीब जो है ये पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। और इसको हमको कम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसके साथ में ही जो है वायु की क्वालिटी जो है वो जुड़ी हुई है। और सी लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो उसमें प्रेडिक्शन ये है कि 2100 में, आज तो हम 2026 में बैठे हैं, 75 साल बाद, बहुत सारे लोग तो रहेंगे नहीं वो समय देखने के लिए, लेकिन कुछ लोग हो सकता रहें, तो वो कहते हैं कि उस समय तक समुद्र का स्तर 2 से 6 फीट बढ़ सकता है। और अगर 2 से 6 फीट समुद्र का स्तर बढ़ गया तो आप देखें कि हमारे देश के कितने सारे हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, खासतौर से जो कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, क्योंकि वो पानी बढ़ के जाएगा कहाँ, जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जमीन की तरफ ही पानी आएगा, तो बहुत सारा भूखंड का हिस्सा जो है वो समुद्र के अंदर चला जाएगा। अब इसमें करना क्या है? अब मैंने तो ये थोड़ी सी जो सक्सेस स्टोरीज निकाली थी तो थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकाली थी, लेकिन सूरत एक शहर है हमारे देश में, गुजरात में, उन्होंने कुछ एक अनूठा अभियान चालू किया 2019 में, जिसे इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। कि जितना भी इमिशन होता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो इमिशन होता है, जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अकेला इसमें नहीं है, इसमें पार्टिकुलेट मैटर को लेकर उन्होंने कहा, ये जो डस्ट, जो धूल का जो प्रदूषण होता है, उसको लेके उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसमें उन्होंने टारगेट सेट किया। तो जैसे हर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 276 टन, ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 276 टन का उन्होंने पर इंडस्ट्री का टारगेट दिया कि इससे ज्यादा आप जो है पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन पर्यावरण में नहीं कर सकते हैं। तो फिर सारे इंडस्ट्रीज को प्रयास करना है कि वो अपने पार्टिकुलेट इमिशन को कैसे कम करें। जो बहुत कम कर लेता है वो उतना इमिशन बचा लेता है, और अगर किसी ने 276 से ज्यादा कर दिया तो जिसने कम किया था उससे वो उतने इमिशन के बदले में वो उससे पैसा लेता है। तो ऐसी एक इन्होंने एक स्कीम चालू करी जिससे कि इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हमको, एक तो हमारी लिमिट है, एक तो हमारी कैपिंग लगी हुई है, इसको ट्रेड एंड कैप बोलते हैं, कि आप कैप लगा देते हैं और उस कैप के अंदर रह के जो है हम सब काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं इनमें भी कुछ इस तरह की कैपिंग लगनी चाहिए कि साल भर तो कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो हर शहर को आबादी के हिसाब से जो है, या जिस भी टीयर का सिटी है वहां पे एक कैपिंग लगनी चाहिए कि उससे ज्यादा
पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसकी कोई पेनल्टी लगनी चाहिए, उसका कुछ, या जिन शहरों ने इस पे काम अच्छा कर लिया है तो उनके बदले में हम उनसे जो है वो पैसा लेंगे जो है। ऐसे एक उड़ीसा में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बस खत्म ही करने जा रहा हूँ, बल्कि हाँ नहीं, आप तो मुझे धक्का मार के अलग कर दीजिएगा, मुझे कोई इससे शर्म नहीं है, जैसे समय हुआ बैल बता दीजिए, मैं उसी समय बंद कर दूंगा। एक ये दूसरा उदाहरण उड़ीसा में, जहां पे उन्होंने एक जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उसमें उन्होंने काम किया कि जो कन्वेंशनल ईंट के भट्टे थे उसमें उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का चेंज किया, उसको जिगजैग क्लिन बोलते हैं। तो जहां से आग जलाते हैं तो वहां से जो गर्मी निकलती है और जो धुआं निकलता है, क्योंकि कोयला जलता है उसमें, तो उसको सीधे ना करके उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उससे क्या हुआ कि भट्टे में वो गर्मी ज्यादा देर तक रुकी, कोयला पूरा जला, और उसका जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि पार्टिकुलेट इमिशन जो है करीब 40 से 70% कम हुआ। जो कोयला जलाने की एफिशिएंसी थी वो 15 से 25% बढ़ी, ईंटें ज्यादा बेहतर तरीके से सिकी, और कम कार्बन और गैस का इमिशन बाहर निकला। तो इस तरह से कई जगह पे जो है इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, और हमको ये देखने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कहाँ कहाँ पे अच्छे कार्य हो रहे हैं, उन सबको एक जगह समाग्रहित करें और को कहीं एक ऐसे पोर्टल पे डालें इंटरनेट पे, जहां पे लोग जाके उस जानकारी को एक्सेस कर सकें और उसके हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में उस तरह के परिवर्तन कर सकें। बस मैं पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात कर देता हूं। दो मुझे बोला गया था कि पॉलिसी रिकमेंडेशन भी देने हैं, तो मेरा पहला पॉलिसी रिकमेंडेशन तो ये है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बनना चाहिए। जो शहर, जो क्षेत्र जितना अच्छा परफॉर्म करे उसको जो है उसी हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने का प्रावधान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा तो बहुत मिल रहा है और आप प्रदूषण भी बहुत किए जा रहे हैं। तो पहली चीज तो पॉलिसी में ये है कि परफॉर्मेंस लिंक जो है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें आप सिटी लेवल पे जो है क्लीन एयर एक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइए, एनुअल टारगेट्स उनके लिए सेट करिए, फंडिंग मैकेनिज्म देखिए, जहां से भी आए, वो फाइनेंस कमीशन से आए, स्मार्ट सिटी मिशन से आए, अमृत फंड से आए, जहां से भी वो आते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। इसमें जो है AI एनेबल्ड फोरकास्टिंग और लो कॉस्ट सेंसर मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाएं। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है कि हम इस वायु प्रदूषण और वायु क्वालिटी के जो इश्यू को, जो हम बहुत छोटे छोटे स्तरों पे देखते हैं, इसको हमको, जैसे हम वाटरशेड की बात करते हैं कि जब नदी में पानी आता है तो सिर्फ नदी से नहीं पानी आ रहा है, नदी के आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहां से पानी उस नदी में आता है। अगर आप अमरकंटक में जाके नर्मदा जी को देखेंगे तो बहुत छोटी है वहां पे, अगर उसी के दम पे नर्मदा को बहना हो तो नर्मदा में ज्यादा जल नहीं आएगा, उसमें जब तक बेतवा, देनवा, दुनिया भर की सोन और कौन कौन सी नदियां जो हैं, गोपद, बनास, जो नदियां उसमें मिलती हैं, वो जब नदियां इनमें मिलना चालू होती हैं तब जाके नदी एक अपना बड़ा, तो एक तो वाटरशेड के तर्ज पे एक एयरशेड का कॉन्सेप्ट है कि रीजनल एयरशेड मैनेजमेंट की पॉलिसी लानी चाहिए, तो जिसमें वायु प्रदूषण को जो है वो सिटी बाउंड्रीज और शहरों गांवों की बाउंड्रीज से अलग हट के देखना चाहिए। इसमें हम सब चीजों को सम्मिलित करें, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिससे हमारी बिजली उत्पन्न होती है, एग्रीकल्चर है। अभी आप देख लिए भोपाल से आप थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, इतनी पराली जल रही है भोपाल के आसपास, आप जरा सा बुधनी की तरफ निकल जाइए आप, और ये उबैदुल्लागंज के आगे आपको खेत के खेत जलते हुए दिखेंगे। मैं अभी 10 दिन पहले आ रहा था, इतनी हवा चल रही थी कि वो आग की लपट मेरी गाड़ी तक आई, सड़क तक, जैसे भट्टी में हवा डालते ना उस तरह से उसकी फ्लेम्स जो है आधी आधी सड़कों तक आ रही थी, जो पराली जल रही थी। और जब ये पराली जलती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें से सूक्ष्म जो है वो पार्टिकल निकलते हैं, और जो लोग आसपास में पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पे चलते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो वो कोयले का जला हुआ जो पार्टिकल होता है वो सांसों से शरीर के अंदर जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर भी, और जो कचरे का जलाना है, कचरे को जलाने को लेके हर शहर के स्तर पर पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई कचरा किसी भी किस्म का हो वो खुले क्षेत्र में कभी जलाया नहीं जा सकता है। तो जब हम रीजनल एयरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन सब चीजों को हमको लेके एक फ्रेमवर्क में जो है, एक सूत्र में पिरो के जो है इसके ऊपर काम करना होगा। उसके साथ साथ हमको जो क्लीन एनर्जी है हमारी, और जो शहरों में जो गाड़ियों का आवागमन है, जो जिसे हम सस्टेनेबल मोबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं, इस पे कार्य करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पे खत्म करूंगा। तो जो फ्रेगमेंटेड पोल्यूशन कंट्रोल है, जो हम कुछ इधर कर दिया, कुछ उधर कर दिया, यहाँ 4 पेड़ लगा दिए, वहाँ 2 पेड़ लगा दिए, ऐसा नहीं, इसको इंटीग्रेटेड रूप से हमको इसको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है, पैसा है, नियम कानून है, और जन भागीदारी। जन भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है, बिना जन भागीदारी के काम नहीं होने वाला। अगर हमने सोच के बैठ के ये काम सिर्फ सरकार का है तो ये काम कभी नहीं होगा। हम सबको इसमें जो है इस अभियान में जुड़ना होगा,
और उसके साथ ही जो है हम अपनी जो एयर क्वालिटी है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर हमको चाहिए कि हमारे शहर ऐसे दिखें तो उसके लिए हमको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे शहर इस तरीके के नहीं बनेंगे जहाँ पे यातायात जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से चल रहा हो, पर्याप्त हमारे यहाँ पे प्लांटेशन हो, और हीट आइलैंड इफेक्ट को रोकने के लिए हमारे पास में बहुत सारे उपाय हों जो कि नैसर्गिक उपाय होने चाहिए, कृत्रिम उपाय नहीं, नैसर्गिक उपाय हों, उन पे जब हम काम करेंगे तब जाके हमारे शहरों की जो है एयर क्वालिटी इंप्रूव कर पाएगी। मैं कल निकल रहा हूँ हिमाचल उत्तराखंड के लिए, तो मेरे को सबसे अच्छी खुशी सिर्फ यही है कि मैं 8 दिन जो है अपने फेफड़े ताज़ी और साफ हवा से भर के लेके आऊँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ गोमुख, जा रहा हूँ मैं 8 दिन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गोमुख का एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई 5-6 के करीब होना चाहिए। तो 7-8 दिन जो है बहुत अच्छी वायु का आनंद लेके मैं वापस भोपाल आऊँगा 8 दिन के बाद में। तो आने वाला टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको हो सकता है कुछ ऐसी वेकेशंस लेने पड़े आपको, कि आप 10-12 दिन कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहाँ की वायु बिल्कुल स्वच्छ है और साफ है। तो वो नौबत ना आए तो हम सबको अभी जो है ये अहद करना होगा कि हम अपने शहरों में, अपने क्षेत्रों में, हम जहाँ कहीं भी रह रहे हों वहाँ पे हम इस चीज़ को सदैव ध्यान रखें कि हम अपनी वायु की जो गुणवत्ता है उसको कम ना होने दें। इसी के साथ में बहुत बहुत सादर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर योगेश दुबे जी, विस्तार से हम सभी से साझा करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है अपनी पृथ्वी का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण। और अब आगे बढ़ते हुए एक और एक्सपर्ट स्पीकर हमारे बीच हैं, हम बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे आदरणीय श्री मनु श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हैं। आपने प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ जिनकी दूरदर्शी नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सतत विकास की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और सर को आमंत्रित करने से पहले एक छोटी सी फिल्म देखेंगे सर पर ही आधारित। We are deeply honored to welcome Mr. Manu Shrivastava, an eminent and visionary administrator who currently serves as the Additional Chief Secretary, New and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. In his present role, he is at the forefront of driving the state's transition towards sustainable and clear energy, shaping policies that strengthen energy security and environmental responsibility. With decades of distinguished services in the Indian Administrative Services, Mr. Shrivastava has held several key leadership positions across critical sectors including energy, technical education, industry and governance. His strategic foresight and result-oriented approach have been instrumental in advancing large-scale renewable energy initiatives, particularly in solar power development, clean energy investment, and innovative private-public partnership. Under his dynamic leadership, Madhya Pradesh has emerged as a national leader in renewable energy, with landmark solar park project receiving widespread national and international recognition. Renowned for his integrity, administrative excellence, and progressive mindset, Mr. Shrivastava exemplifies purposeful leadership. His personality reflects clarity of vision, dedication to public service, and a deep commitment to sustainable development, making him a true architect of a greener, more resilient future. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Manu Shrivastava. इस कार्यक्रम में आयोजित मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे कई वर्षों से इस क्षेत्र में ही काम करने का मैंने अवसर मिला भी है और तलाशा भी है। तो मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा, खास तौर पे कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जैसे वायु के बारे में बात की जा रही है, तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा कारगर तरीका माना जाता है कि आपने कोल बेस्ड या नेचुरल गैस बेस्ड रिसोर्सेज की बजाय आप सोलर या विंड ऐसे रिसोर्सेज के आधारित आप बिजली का इस्तेमाल करें।
तो आमतौर पे कि परसेप्शन ये रहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना एक बहुत ही नोबल चीज़ है, एक बहुत ही पवित्र काम है, और आमतौर पे माना जाता है कि जो जितने भी पवित्र काम होते हैं वो करना तकलीफदेह होता है। ये एक जनरल परसेप्शन ही होता है कि जो चीज़ मतलब बड़ा कठिन है, बड़ा सेक्रीफाइस है, आंखों में दर्द, दिल के अंदर बहुत ही अपना कड़ा सीना करके ऐसा काम करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन आमतौर पर माना जाता है कि जो चीज़ करना अच्छा लगता है वो बुरा होता है। चॉकलेट जो है आपको स्वास्थ्य के लिए टेस्ट अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए खराब है, और जो चीज़ टेस्ट के लिए अच्छी है, जैसे लहसुन शायद अच्छा बताया जाता है तो लहसुन बहुत कड़वा है। तो ये फॉर्चुनेटली अब रिन्यूएबल एनर्जी उस मकाम पे है कि जब उसमें टेस्ट चॉकलेट का है और फायदा लहसुन का है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है एसेंशियली इट इज नाउ वायबल। मैं आपको ये तुलना करके बताना चाहूँगा, और आप लोगों को शायद ये घड़ी का नहीं दिख रहा होगा, पर जो स्पीकर है उसको दिख रहा है कि कितना वक्त उसके पास है, तो मैं उसमें स्टिक करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास करीब 11 मिनट है, तो उसी में अपने वक्तव्य को संभालने की कोशिश करूँगा। तो आपको थोड़ा तुलना करने के लिए पता, ऐसा आप लोग जो घर में बिजली का बिल देते हैं, अमूमन आमतौर पे करीबन 8 रुपये पर यूनिट की करीब बिजली पड़ती है जो आप बिल देते हैं। अगर जो हमारी डिस्कॉम्स हैं, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, वो अगर आज की तारीख में नया कोई कोयले का प्लांट लग रहा है, उससे जब बिजली खरीदती हैं तो 1 यूनिट की कीमत 6 रुपये प्रति यूनिट आती है। तो इसको आप अपने दिमाग में बांध लें कि आपका बिजली का बिल करीब 8 रुपये है, नया कोल बेस्ड प्लांट का 6 रुपये है। हम लोगों ने एक बिड किया था दिसंबर 24 में, और प्रोजेक्ट अगले 2-3 दिन में पूरा हो रहा है। उसमें जो हमारे पास जो दर आई, और वो दर फिक्स्ड है अगले 25 साल के लिए, वो थी 2 रुपये 15 पैसे। तो इतना फर्क है, जहां कोयले की प्लांट की कीमत 6 रुपये प्रति यूनिट है, वहां पे सोलर की कीमत 2 रुपये 15 पैसे। तो इतना फर्क है। तो जिससे मैंने आपको उदाहरण देने की कोशिश किया कि जो फायदा लहसुन का है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा है, वो अब चॉकलेट के टेस्ट के साथ मिल रहा है अपने को, मतलब 6 रुपये और 2 रुपये 15 पैसे का जो डिफरेंस है। हमने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लगाए हैं। उसके बाद एक हम लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाया अभी, जिसमें बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 170 मेगावाट का। छोटे प्रोजेक्ट्स हमने अभी लगाए हैं जो 3 से 12 मेगावाट के बीच के हैं। उसमें जो हमारा रेट आया वो भी देश का लोएस्ट रेट है, 2 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 85 के पैसे के बीच में रेट हमें आया है। एक अक्सर और मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को ये फक्र है कि जो पहला प्रोजेक्ट है देश का जिसने कि सोलर की रेट्स कोयले से कम प्राप्त किए, वो मध्य प्रदेश में ही सेटअप हुआ था, रीवा में। रीवा में 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना था। 2017 में इसकी बिडिंग हुई थी और 2018 से प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ, 19 तक कंप्लीट हो गया था। तब से प्लांट चल रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट था देश का जिसने कि उसकी कीमतें कोयले के प्लांट से कम की। ये भी आप लोगों को जान के गर्व होगा कि दिल्ली मेट्रो हमारे इस रीवा प्रोजेक्ट की बिजली से चलती है, और दिन के टाइम जो दिल्ली मेट्रो को बिजली की आवश्यकता होती है, और ये बिजली की आवश्यकता कोई एसी या कूलिंग या लाइटिंग के लिए नहीं है, यह ट्रेन चलाने के लिए है। उसका 65% आवश्यकता इस प्रोजेक्ट से पूरी होती है जो रीवा में है। तो जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में सोलर का रेट बहुत कम हो गए हैं कोल बेस्ड पावर की तुलना में। पर एक जाहिर एक सवाल उठता है कि ये तो सिर्फ उसी समय का समाधान है जब सूरज है, जब सूरज डूब जाएगा उसके बाद क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट सेटअप किया है जिसमें सोलर के साथ साथ 4 घंटे स्टोरेज भी है। मतलब आप जो सोलर पैदा हो रही है, कुछ आप दिन के टाइम दें, शेष आप स्टोर करें बैटरी में, और फिर आपको जब सूरज नहीं है तब 4 घंटे आपको उससे बिजली मिले। तो उसका रेट भी हमें 3 रुपये प्रति यूनिट का मिला, जो भी ग्लोबल लेवल पे बहुत ही कम रेट है। ये बिडिंग हम लोगों ने की थी 19 सितंबर को पिछले साल, और इतना कम रेट था कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। और अगले ही महीने जो वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स थी उसमें मुझे फिर आमंत्रित किया था उसके बारे में बताने के लिए कि हम ऐसे कम रेट कैसे प्राप्त कर पाए हैं। हम लोग और नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, उसमें हम लोग सोलर
से बिजली देंगे, पर शेष सोलर को बैटरी में स्टोर करेंगे और विंड से भी लेंगे, पर उसमें हमें 24 घंटे हम बिजली देंगे, एक ही लेवल पे फ्लैट ब्लॉक जैसा देंगे। तो उसका रेट अगर हमें थर्मल से कम प्राप्त हो सका तो हम ये स्थापित कर सकेंगे कि रिन्यूएबल से एक आपको सस्ता और सेफ सिक्योर एक रास्ता है आपको, जो कि फॉसिल बेस्ड फ्यूल से मुकाबले एक बेहतर और दर पे सस्ती रेट पे बिजली दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इस और आजकल ये तो सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो गई, बट यही बात आपके घरों पे भी लागू है। अगर कोई अपने घर पे लगाना चाहता है तो एक आजकल एक पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना है, उसमें 3 किलोवाट तक कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसमें 78,000 करीब सब्सिडी है, उसमें करीब आधी सब्सिडी मिल जाती है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तमाम लोग लगवा रहे हैं, आप लोग भी लगवा सकते हैं। जो सरकारी भवन हैं उन पे भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाने के लिए हम लोगों ने अभी एक व्यवस्था की है कि जितने भी जिले की सारी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनको एक साथ एक ही डेवलपर लगाएगा, और उसमें कोई भी खर्चा हमने व्यवस्था की, कोई भी खर्चा, मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं इसमें किसी में भी सरकार का एक भी रुपया नहीं लगाया। जो 750 मेगावाट का रीवा का प्रोजेक्ट है, जिससे मैंने बताया 3/4 बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है, 1/4 दिल्ली मेट्रो को जाती है, दिल्ली मेट्रो करीब 100 करोड़ की सेविंग करता है। इसमें ना राज्य सरकार का एक पैसा लगा है, ना दिल्ली मेट्रो का एक पैसा लगा है। तो मैं इसको कहता हूं जीरो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स फ्रॉम डे वन मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो, शून्य निवेश, पहले दिन से बचत नेट जीरो की ओर। तो इसी प्रकार से जो सरकारी रूफटॉप बिल्डिंगें हैं उन पे भी कोई निवेश सरकार को या सरकारी बिल्डिंगों को नहीं करना है। एक प्राइवेट डेवलपर आके सोलर रूफटॉप लगाएगा और बिजली बेचेगा उस बिल्डिंग को, और बिजली का रेट जो डिस्कॉम जो रेट बिजली बेचे उससे काफ़ी कम होगा। जिससे हमारे यहाँ राज्य की तमाम बिल्डिंगों में, भवनों में ये इसके तहत प्रोजेक्ट लगा हुआ है। जैसे IIM इंदौर है, यहाँ पे आपका सेंट्रल अकेडमी पुलिस ट्रेनिंग है, मेरे ख्याल से IFM में भी लगा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में है। तमाम इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इसी तर्ज पे सोलर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। तो मैं आपसे बेसिकली बात कहना चाहूँगा कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे हैं जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ता हो गया है, और ये जो परिवर्तन आया पिछले कुछ सालों में आया है। मैंने खुद PPA जो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं दस्तखत किया है, जो 12 रुपये प्रति यूनिट के थे। 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 2014 में करीबन रेट आ गया था 5 रुपये आ गया था, 2015 में 4.5 रुपये। फिर रीवा जो प्रोजेक्ट था जो मैंने लगाया था 2017 में, उसमें 3 रुपये का रेट आया है। उसके बाद अब पिछले साल 2 रुपये 15 पैसे का रेट आ गया है। तो लगातार एक जर्नी रही है, एक यात्रा रही है, जिसमें रेट्स लगातार कम होते आए हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे रेट्स जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे बहुत कम हैं। पिछले कुछ सालों से हमने निर्णय किया है कि हम चाइनीज़ पैनल्स को नहीं अलाउ करेंगे, तब से रेट में थोड़ी वृद्धि हुई है, बट उसके बावजूद भी हमारे रेट्स काफ़ी कम हैं, और कोल बेस्ड रेट से बहुत ही कम रेट पे हम लोग बिजली प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुखद संयोग है कि हम एक ऐसे क्षण में खड़े हैं जब वायबिलिटी और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस जो हमारे चिंता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग की, वो और जो पैसा बचाने की हमारी एक सामान्य समझ है, वो दोनों ही चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट करती हैं। एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस और वायबिलिटी दोनों एक ही तरफ पॉइंट करती है, और इसकी वजह से अब इसे स्केल अप करना बहुत ही आसान है। और इस जर्नी में हम सभी लोग सहभागी हैं, और मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप भी लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस आयोजन के लिए और आपके आयोजकों को मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनु श्रीवास्तव सर। संक्षिप्त में पूरी जानकारी मध्य प्रदेश शासन के क्या प्रयास है और नवकरणीय ऊर्जा से किस प्रकार से विकास की ऊंचाइयों पे आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, इस पर आपने विस्तार से बताया। और अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री पतंजलि झा जी को
जिनके बारे में आपको बता दें कि आप भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को आपने निभाया है और इसी के साथ साथ आपने प्राकृतिक खेती और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति अपनी विशेष रुचि आपकी दूरदर्शी और संवेदनशीलता के नेतृत्व को दर्शाता है। तो आप ही पर आधारित एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और फिर आपसे निवेदन करेंगे कि सभी को सुनिए। We are deeply honored to welcome Shri Patanjali Jha, a distinguished and visionary administrator who has served as the Principal Chief Commissioner of Income Tax Mumbai, one of the most significant and high revenue jurisdiction in the country. A senior officer of 1986 batch of the Indian Revenue Service, he played a pivotal role in shaping modern tax administration through his commitment to transparency, efficiency, and innovation. With vast experience across diverse domains including tax policy, investigation, assessment, and taxpayer services, Shri Jha has held several key positions across India, including his impactful tenure as Director General of Income Tax Investigation, Bangalore, overseeing Karnataka and Goa. His leadership has been instrumental in promoting technology-driven governance, notably advancing faceless assessment system to enhance ease of doing business and strengthening trust in the system. An alumnus of the prestigious Delhi School of Economics, his strong academic foundation complements his analytical and policy-oriented approach. Beyond administration, his passion for natural framing and ecological sustainability reflects a deep-rooted commitment to balanced and conscious living. Shri Jha's personality embodies integrity, wisdom, and progressive vision, making him a true exemplar of ethical leadership and nation building. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Patanjali Jha. Thank you for inviting me. और मेरी भाषा अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं ज़िंदगी में कि लोगों के लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ होगा। तो जो मेरी अच्छी भाषा थी वो ख़राब हो गई। हिंदी भाषी जगहों में पोस्टेड रहा तो बट ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 25 सालों में जो एक्सपेरिमेंट हमने बिना जुताई की खेती, ये जो प्रीवियस स्पीकर स्पेशली द फर्स्ट स्पीकर जितने प्रॉब्लम्स की जो बात कर रहे हैं रियल है। मैं आज सॉल्यूशंस की बात करूंगा। किसान के पास है वो सॉल्यूशन, और किसान ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास खेत हो वही किसान हो। तो मैं जल्दी से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसलिए देखना चाहता हूँ कि ये बोली की बात नहीं है, ये सच्चाई में है। आज के दिन में ये 1000 एकड़ में ऐसी खेती हो रही है। आज के दिन में इको टास्क फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी, मैं एक छोटी बात कहता हूँ कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, 10 लोग हैं हम साथ, कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, कोई बॉम्बे IIT के, और जो थोड़े संजीदा लोग हैं और इसके लिए सजग हैं। वो आज से 5 साल पहले हमारे यहाँ इको टास्क फोर्स एक इंडियन आर्मी का यूनिट है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। उसके जो हेड थे मेजर जनरल देव चतुर्वेदी, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके वो इंचार्ज थे। तो वो हमारे खेत पर आए, मिसेस के साथ आए, तो उनको समझ में आ गया। उनको किताबें भी मैंने दी, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन दिया। मैं फुकू का को उसे बहुत प्रभावित हुआ। 25 साल पहले पढ़ी किताब मेरी ज़िंदगी बदल गई। Oh, he was a Zen master. He would have influenced 500,000 most brilliant minds across the universe. I am one of them who's not brilliant, but I understood what he was trying to say. और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जापान में बारिश होती है वो बिना जुताई की खेती करते थे। तो आज के दिन में जो करंट खेती है ये 40% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो मॉडर्न खेती की वजह से है। ये किसानों का दोष नहीं है। उन्हें ये समझाया है कि ये मॉडर्न खेती है कि आप कितनी गहरी जुताई कर रहे हो, कितनी बार मिट्टी पलट रहे हो, कितनी बार उसमें आप NPK डाल रहे हो, कितनी बार पेस्टिसाइड डाल रहे हो, सारी चीज़ें हद से बाहर।
अगर आपने बिना जुताई की खेती की, और इसका जिक्र है हमारे ऋग्वेद में है इसका जिक्र, तो आज खास तौर पर मैं एक छोटी हम्बल ग्रास, वक्त कम है और मैं वक्त से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो I would be very happy if some of you young people could understand fraction of what I'm trying to say. अगर आप उसको आत्मसात कर सकें, आप उसको उस पर और थोड़ा खुद से रिसर्च करें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, तो बिल्कुल ये उसके योग्य होगा। तो जर्मन के फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं whatever is in front of your eyes, the most difficult thing to see is that. So right, the whole world knows that we need to green the world. We are not doing enough. Not at all. Not only that, every religion says that दुबे जी ने कहा कि प्रकृति कह लें, भगवान कह लें, हर एक रिलीजन कहता है कि नेचर इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड. नो रिलीजन इज डूइंग इनफ फॉर दैट. दिस आई से टू वेरी knowledgeable and very good organizations beyond controversy. तो ये आज का टॉपिक तो है एयर के बारे में, लेकिन अब मैं क्या करूं कि जो हमारी जो पद्धति है वो सिर्फ एयर के लिए नहीं, वो पानी के लिए, मिट्टी के लिए, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सारी चीज़ों पर लागू होता है. तो मैं ज़्यादा उस पर कहूँगा एयर के लिए, लेकिन वो साथ साथ ये उसका भी जिक्र कर लेंगे. सही तस्वीरें देखें, ये खस की बात करें, ये हम बिना जुताई की खेती करते हैं. खस को जिस तरह से हमने उपयोग किया, ये भारत की घास है. और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पुण्यो गंधः पृथिव्याम, आई एम द सीक्रेट फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, proclaimed Lord Krishna. The most fragrant, invisible fragrance, ओजस से भरपूर ये खस की घास है. तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो हम मेरा स्वरूप है उसमें. ये हमारे भागवत गीता में है. और जो चरक संहिता है, सुश्रुता संहिता है, उशिरा कहते हैं इसको. इसका पानी अगर जैसा जितना तापमान बढ़ रहा है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सब जगह, तो वो अगर आप घड़े में, मटके में खस की जड़ जो अच्छे जगह में उगी हो, बिना जहर की उगी हो, उसकी जड़ के पानी से अगर आप पिएं, तो खाली आप जो इसका दुष्प्रभाव है आरओ वाटर का, उसके इतर आप अपने, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू क्लेंज वाटर. तो ह्यूमन बॉडी इज 70% वाटर. तो अगर आपने उसका पानी पिया तो आपका दिल दिमाग ठंडा रहेगा, आपको नींद आएगी बेहतर, और आपका बॉडी अल्कलाइन होगा, आपको कैंसर नहीं होगा अगर आप ये इसको पीते रहें. तो ये मैं शोध के आधार पर कहता हूँ. तो ये ठीक है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है, इसमें दो मत नहीं है. और चरक संहिता में है, एक्सट्रीम पीएच में ये उगता है और पेरेनियल घास है जिसको पूरी दुनिया ने अपना लिया है. शोक की बात ये है कि द ग्रास विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया has been adopted by the rest of the world except the country of its origin. With the help of people here, Mr. Prabhakar, Mr. Srivastav, Mr. Dubey, and my other friends, and you, let's change this after realizing the great importance of this. जो खस है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में होता है, एक्सट्रीम पीएच में होता है, 100 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है. ये ग्रीन नेल कहते हैं. जो हमने खस की घास, हम 10 लोगों ने मिलकर 1.25 करोड़ खस की घास करीब 5 साल पहले, 6 साल पहले दान किया इको टास्क फोर्स को. आज के दिन उनके पास 300 करोड़ खस की घास है. 40 गुना एबल हाथ में ये बढ़ता है. हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, गंगा जी की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, मराठवाड़ा की, जहाँ 4 साल में वापस वाइल्ड लाइफ आया. टेम्परेचर को ये कम करता है. ये एक बोकारो स्टील सिटी में एक वहाँ डीजीएम थे, उन्होंने मेरे से बात की और वहाँ लगाया. और उसके जो छोटा सा वीडियो है, बट वक्त कम है, तो मोटा मोटी तौर पर उन्होंने टेम्परेचर नापा धरती का जो खस के नीचे थी और बाहर का. फर्क 1 साल के खस का जो क्लम्प था 9 डिग्री का फर्क था. तो एक तापमान, बढ़ता तापमान. दूसरी बात जो मैं बिना जुताई की खेती कहता हूँ, अभी मैं दुबे साहब से कह रहा था कि देखो किसान के पास है रास्ता.
बचने का। अदरवाइज आईपीसीसी रिपोर्ट कहता है अगले 20 सालों में टेम्परेचर 18, ये 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी, तो अब 18 साल फ़कत टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़कर अगर थम जाएगा, आदमजात खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आईपीसीसी रिपोर्ट कहती है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं। मैं उसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ टेम्परेचर कम करने की विधा है। और खस अकेले क्यों लगाओ? जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आपने धरती नहीं जोती तो धरती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये हवा से बहुत ज़्यादा है। सॉइल सेकेंड लार्जेस्ट डिपॉजिटर है कार्बन का आफ्टर द ओशंस। तो जब आप धरती जोतते हैं तो उसमें आप ये रिलीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और एक बार रिलीज करने पर ये 50 साल से 120 साल रहता है। अगर आपने खस लगाया, और एक तो बहुत लोग समझ रहे हैं इसके बारे में, इतना पावरफुल ट्री था कि उसको दुनिया बहुत दिन तक रोक नहीं सकती थी, वो मोरिंगा है, सहजन है। तो जो सहजन का पेड़ है, कि जापानीज स्टडी है फिलीपींस में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप 4 सहजन के पेड़ और 4 साल में जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, या हवा से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड जो मिट्टी में डालते हैं, 30 सेडार ट्रीज 30 साल में वो अचीव नहीं कर सकते। और एक कल्पना करिए कि ऐसा खेत जहां जुताई नहीं होती नमस्कार हो, सभी को एक बार फिर। हाँ, ये तो उसका वही, ये जहां जुताई नहीं होती हो और जहां पर उसमें खस भी लगाया एक लेयर में, उसके ऊपर सहजन लगाया उसके ऊपर एक और पेड़ देखा है, उस पर बेल भी लगाई और धरती के अंदर भी कुछ लगाया, तो 4-5 फसलें। न किसान गरीब रहे, न एक और नासिक के, बॉम्बे आईआईटी के ज़्यादातर लोग हैं, ये मेरे पास आए जब मैं मुंबई में पोस्टेड था, तो उनको मैंने खस के बारे में बताया। उनका एक कुआं था, अब तो बड़े तौर पर वो काम कर रहे हैं, जहाँ पानी सूख जाता था अप्रैल महीने में, उन्होंने खस लगाया हमारे कहने पर। अच्छा, वो आईटीएंस थे, तो ये बड़े उसका वो रखते थे कि हर एक महीने में कितना कितना उसका जल स्तर रहता है। तो जो पहले अप्रैल महीने में सूख जाता था, अगले साल 9 फीट का पानी साल भर रहा उसमें, अंतिम समय में भी, सिर्फ खस लगाने से। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि जो एक घास है, जो एक मयंक गांधी हैं, वो बहुत किसानों के साथ काम करते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो उनको मैंने खस के बारे में बताया था, तो उन्होंने हमारे से खस लिया सब्सिडाइज तौर पर, पानी के लिए और मिट्टी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, और उसको मिट्टी काटते गए वो उसके सामने की, टू परहैप्स प्रूव मी रॉन्ग ऑल्सो हो सकता है, और जो भी वो वजह हो, तो मैं बहुत ही खुश था कि उन्होंने ये किया। 1 साल की जो खस है वो 8 फीट अंदर तक उसकी घास थी और नीचे में पानी जमा था। तो ये कोई भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकता है। एक चियांग राई इंस्टीट्यूट है, जो किंग ऑफ थाईलैंड इज द मेन पेट्रन ऑफ वेटिवर, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स इट। कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान की घास और पूरी दुनिया ने अपनाई, चाइना इसको रेल रोड में लगाता है, सड़कों में लगाता है, जो डंपिंग साइट है, जो उसमें जो जैसा कह रहे थे कि उसका जो रिसाव है वो बहुत ही खतरनाक है भूजल के लिए, उसको ये आप लगाएं बिल्कुल रोक देता है, दूसरे पौधों को मदद करता है बढ़ने में। ये जो 1-2 इमली का पेड़ है, एक समवय का, सब बाकी सब चीज़ एक साथ, और जो खस के साथ गिरा है उसकी बढ़त 5 फीट है दूसरे पौधे की बनिस्बत। तो मोटा मोटी तौर पर ये है एक बीसीसीएल का ये कोल डंपिंग यार्ड है। अब कोल निकालने के बाद जो मिट्टी के जो धी होते हैं, यहाँ भी है मध्य प्रदेश में बहुत सारे कोयले के जो बात करते हैं हम लोग माइनिंग को रीग्रो करने के लिए। तो वहाँ के एक डीआईजी थे सीआईएसएफ में, वो मुझे मिलते हैं, लोग मिलते हैं, मैं वेबिनार कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रेजेंटेशन दूसरों से, अब बैचमेट से और अपने डीजी से शेयर करूँ। मैंने कहा हाँ, कोई कॉपीराइट तो है नहीं, कुछ नहीं, लेकर दौड़ो, मैं पैसे के लिए नहीं करता। तो ही डिड दैट एंड ही प्लांटेड इन ट्रेंचेस वेटिवर। 1 साल के अंदर उस जमीन की तस्वीर बदली, सबसे खराब मिट्टी। तो अगर ये 55 एकड़ में संभव है तो 55,000 हेक्टेयर में क्यों नहीं संभव है, और सबसे कम खर्च में। तो कभी कभी मुझे जब कोफ्त होती है तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें रिश्वत नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में भी था तो ऐसी बात कहता था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जिंदगी है। ये मराठवाड़ा की 3000 एकड़ की ज़मीन थी, वहाँ उनके वही जो जनरल साहब आए थे। आर्मी में ये आर्ग्यू नहीं करते हैं, हिंदुस्तानी बहुत आर्ग्यू करते हैं कि इसके प्रोज कॉन्स और तमाम चीज़ें। तो आर्मी में जनरल ने कहा तो वो नहीं आर्ग्यू करते हैं। तो वहाँ उन्होंने खस लगाई, और बाएं तरफ की जो तस्वीर नीचे में है वहाँ देखें, 4 साल में
वाइल्ड लाइफ वापस आ गया। 8 जगह ऐसा था उनके यहाँ, और जैसलमेर में जो 300 करोड़ है, आज के दिन में जो जैसलमेर में खस की घास है वो बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोक रही है। इसरो की रिपोर्ट है, इसरो के साइंटिस्ट हैं कि, और जो मैपिंग से है कि डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। ये सबसे उपयुक्त ये है, क्योंकि आप समझिए कि 10 करोड़ से अगर हमने यहाँ शुरू किया, नर्मदा जी के किनारे लगाना शुरू किया, शहरों में लगाना शुरू किया, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हम कर रहे हैं, सरल चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अपने घरों में लगाना शुरू किया। तो ये गंगा जी का इको टास्क फोर्स का है। ये सबसे गंदी नदी है दुनिया की, सीतारूम रिवर इंडोनेशिया में, वहाँ भी आर्मी कर रही है, उसके किनारे 30 किलोमीटर तक उन्होंने खस दोनों तरफ लगा दी थी। ये गंदे से गंदे पानी को पीने योग्य बनाती है। अगर आप उसको, ये वाटर बॉडी में भी, अगर आपने तालाबों में भी फ्लोट पर लगाया तो वो भी ठीक करता है, पानी को भी शुद्ध करता है। सहजन का जो बीज है उसका जो तेल निकलने के बाद जो DOC है वो माइक्रो प्लास्टिक को भी ठीक करता है 95% तक। ये सरल उपाय है। मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाने की। ये पानी जो मैं कह रहा हूँ, इसको फ्लोट पर पानी लगाएंगे, गंदे से गंदे पानी को भी ये शुद्ध करता है। दुनिया में इसकी मिसाल है। और हमारे खेत में एक किन्हीं जर्नलिस्ट ने उसको लिखा, तो उस दिन मुझे बहुत जगह से ये चीज़ें खबरें आई कि 12 डिग्री टेम्परेचर है। अब खलघाट में, खरगोन ज़िले में, नर्मदा जी के तट पर है, जहाँ हमारे पेरेंट्स वहाँ जाकर रहे, उनको ज़रूरत नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद 20 साल पहले उनके बिना ये संभव नहीं था। इट्स इन द मेमोरी ऑफ माई लेट पेरेंट्स। वहाँ आज के दिन में टेम्परेचर 14 से 16 डिग्री बाहर से कम है। ये मल्टी लेयर परमानेंट फूड फॉरेस्ट है जिसमें बेस वेटिवर है। चिड़िया मरती है 50 डिग्री में। चिड़िया अगर आपके नहीं रही, हमारे हिंदुस्तान में आज के दिन में एविएशन पॉपुलेशन 1/3 कम हो गई है। तो हमारा जो खेत है वो चिड़िया और मधुमक्खी और बैट्स, इन सब के, और मधुमक्खी और एक मुट्ठी मिट्टी में अगर आपने धरती नहीं जोती, जहर नहीं दिया, कोई भी नहीं, जितनी जनसंख्या होती है उतनी जनसंख्या पूरे पृथ्वी पर नहीं है। क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, तो मैं अब बस ये आपको सजीव तस्वीरें दिखा देता हूँ। जो खस का इस्तेमाल मल्चिंग में है, अगर आपने मल्चिंग उसको काट कर, पेरिनियल घास है, तो खेत के पानी की जरूरत 1/2 कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी ढकी है, नमी पकड़ी है। जितना पानी अगर हमने रोक कर उसको जमींदोज कर दिया तो ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। और तो सिफारिश के तौर पर है कि नर्मदा जी के किनारे लगाएं, लोग लगाएं, घर में लगाएं, उसके खस का पानी पिएं, घड़े में पानी पिएं। खस अकेले ना लगाएं, खस के साथ सहजन लगाएं, और नाइट्रोजन, ये दोनों चीज़ नहीं फिक्स करती है। एक डॉक्टर रतन लाल हैं जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं दुनिया के, मिट्टी के साइंटिस्ट, वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजे गए हैं उनको, जो नोबेल प्राइज़ है एग्रीकल्चर का, सॉइल साइंस का। वो भी कहते हैं, खस के बारे में कहते हैं कि बहुत कार्बन सिक्वेस्टर करता है, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हवा को शुद्ध करता है। और अगर आपने खस भी लगाया और सहजन भी लगाया, जो जापानीज स्टडी कह रही है, तो बताइए कि कितना ज़्यादा है। और धरती नहीं जोती, और खाली यही दो क्यों करो, उसके साथ आप हल्दी लगाओ, काली हल्दी लगाओ। मिसेस प्रियंका गांधी विंटर सेशन में पार्लियामेंट के समय में कह रही थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, वो अपने दमा के लिए वो काली हल्दी का इस्तेमाल करती हैं, जो वायनाड से, ब्लू टर्मरिक उन्होंने कहा। तो ये मध्य प्रदेश की हल्दी है, ये मध्य प्रदेश में होती थी। तो उन्होंने तो ऐसा कहा कि खाली नॉर्थ ईस्ट में होता है और वायनाड में होता है, गलत है, मध्य प्रदेश में भी होता है और सब जगह हो सकता है। तो ये अद्भुत घास है। नर्मदा जी के किनारे अगर हमने लगा लिया, 10 करोड़ से भी शुरू किया, 1 करोड़ से शुरू किया, और ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वश का नहीं है। लेट मी बी वेरी फोर्थराइट कि अगर आप कलेक्टर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, और आपके तमाम चीज़ों के साथ साथ आप पर्यावरण पर भी कुछ कर सकते हैं, तो व्यावहारिक नहीं है। तो एक मेट्रो जो कंट्री में बनने आया था, सुरेश प्रभु साहब हमारे दोस्त हैं, वो जा रहे थे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके तौर पर कुछ मैं उनको बोलूं। मैंने उनको यही लिखा कि बाकी चीज़ तो आप भी समझते हैं, खस के बारे में समझते हैं, नो टिल फार्मिंग के बारे में समझते हैं, मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं, जिसमें बहुतायत से सब चीज़ है।
और दुनिया की सबसे अच्छी उत्पादकता है। लेकिन अगर आप ये बात कर सकें कि मेट्रो के लिए अगर आपने श्रीधरन साहब को चुना और उनको पूरी छूट दी, तो क्या पर्यावरण मेट्रो से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? किसी को भी आप चुन लें, लो जो अच्छा हो, जो पैशनेट हो और जो करना चाहता हो, तो नर्मदा जी के किनारे लगाएं। जो शहर, हम बड़े फ़ख्र की बात है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर जो दुनिया का, इंडिया का जो क्लीनेस्ट सिटी है हमारे मध्य प्रदेश में है, इंदौर और भोपाल। तो यहाँ पर हम खस क्यों नहीं लगाएं? बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें करके हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं। इसको लगा दें, जोर से लगाएं, ये टेम्परेचर भी ठंडा करेगा, पानी भी पैदा करेगा और कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करेगा। मोरिंगा के साथ लगाएं। तो सरल चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि धरती पर ऐसी कोई विधा हो जो आप मुझे बताएं जो 1 साल में टेम्परेचर 8 डिग्री कम करे। धरती पर कोई एक विधा हो जो पानी पैदा करे। धरती पर कोई ऐसी विधा हो जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए। और तो और वहाँ पर जो भी उपजा हो, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, फूड इज मेडिसिन, इट इज दिस काइंड ऑफ अ फूड विच इज ग्रोन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लाइक कंडीशन, जो जंगलों में उगा है, वो मिट्टी में जो उपजाऊ जो भी चीज़ है वो आपको, ये मुझे तो पर्सनल मालूम है, वक्त कम है इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा भी नहीं। तो अद्भुत उसके रिजल्ट्स हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच श्री पतंजलि झा जी। आपने बहुत अच्छे से बहुत एक बात हम सभी को बताई कि किस प्रकार से खस और सहजन के माध्यम से प्रकृति को संतुलित किया जा सकता है, टेम्परेचर को संतुलित किया जा सकता है और जल को भी और कैसे शुद्ध बनाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हुए नाउ I would like to request Dr. Ishwar Chandra Das ji, Group Director, Earth Sciences Group, National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad. And before inviting him, can we have his video, please? We are privileged to warmly welcome Dr. Ishwar Chandra Das, an eminent scientist and visionary researcher who currently serves as a Scientist G and Group Director of the Earth Sciences Group at National Remote Sensing Center under Indian Space Research Organization. Renowned for his outstanding contributions to satellite remoting sensing, GIS applications, hydrology and disaster management, Dr. Das has played a pivotal role in advancing geospatial technologies for sustainable development and hazard mitigation in India. With an exceptional academic foundation including degrees from the Indian School of Mines, the International Institute of Aerospace Survey and Earth Sciences, the Netherlands, and a PhD from the University of Twente, he has established himself as a globally respected authority in earth sciences. His pioneering research in land susceptibility mapping, groundwater resource estimations, hydrological modeling, and geohazard assessment has earned wide recognition in international scientific communities. Known for his analytical brilliance, scientific integrity and visionary leadership, Dr. Das embodies the qualities of dedicated innovator and inspiring institution builder. His relentless commitment to research excellence, technology advancement, and national service continues to inspire the scientific fraternity and young researchers alike. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Ishwar Chandra Das. Thank you for the nice introduction. I don't know, really, I deserve it. Anyway, it's a good opportunity. मुझे एक्चुअली ऑब्वियसली हिंदी में तो बोलना है. मैं उड़ीसा का हूँ. मोस्टली इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं. देहरादून में काफ़ी 15-16 साल सर्विस किया. हिंदी में ही बोलने का कोशिश करूँगा. थोड़ा जो है हिंदी हो सकता है पूरा शुद्ध ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मैक्सिमम मैंने देखा जितने भी कलीग हैं हमारे MP कास्ट के काफ़ी अच्छा शुद्ध हिंदी बोलते हैं.
मैं कोशिश करूँगा। एक्चुअली हमको जो है ये बोलते हुए काफ़ी खुशी है और मतलब गर्व है कि हमने 25 साल मतलब यू कैन से कंटिन्यूअस, मतलब निरंतर हमने यही वाटर के ऊपर जो है रिसर्च किया और हमारा जो मेजर फोकस रहा है वो है वाटर कंजर्वेशन। सो इसरो आप लोग सब जानते हैं सैटेलाइट के लिए फेमस है। अभी आप टेलीफोन का जो बात करते हैं वो भी माध्यम सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, लेकिन उसका जो एक सोशिएटल एप्लीकेशन जो हमारा फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, उनका ये विजन था कि स्पेस टेक्नोलॉजी कॉमन मैन, एक साधारण जनता के लिए क्या कर सकता है, वही चीज़ को लेके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और दूसरे देश आप जानते हैं, इंडिया कम्स इन 4th नंबर आफ्टर यूएस, चाइना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बट उनका इतना स्ट्रांग सोशिएटल एप्लीकेशन उस कंट्री में नहीं है जो हमने इंडिया में इसरो ने किया है। हर चीज़ में अगर आपको कुछ सॉल्यूशन कन्वेंशनल वे में नहीं मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, हम सबको जो है सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 72 मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहते हैं, सारे स्टेट के साथ जुड़े रहते हैं और हर स्टेट में एक स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर होता है, जैसे आपका मैपकास्ट भोपाल में है और जो है कपिल खरे साहब इधर बैठे हैं। हम लोग काफ़ी 25 साल से इसी जो है वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इंटरेक्शन और उससे हमारे जो है देश को क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर हम लोग जो है काम करते हैं। लेकिन आपका जो है शस्त्र है एयर, जो मैं समझा, मतलब इस एयर को हमने थोड़ा सा जो है रिलेट करके मेरा जो प्रेजेंटेशन बना है मैं आपका सामने रखूँगा। उससे आपको जो है मैं समझता हूँ काफ़ी जो है नॉलेज और यहाँ से कुछ ज्ञान लेके जाएंगे। सो एयर का इम्पैक्ट जो है, व्हाट इज इट्स रोल इन वाटर कंजर्वेशन, उसके ऊपर जो है थोड़ा चर्चा करेंगे। स्लाइड या एक्चुअली हर चीज़ में अगर आप देखेंगे, अभी हम लोग जो है मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ, हमारे काफ़ी स्पीकर्स जो है वही बात करें कि सारे चीज़ जो है इंटीग्रेटेड है। हर चीज़ मतलब हम अगर एक पूरा उसका अध्ययन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो आप जो है कोई भी चीज़, हम इसलिए बोलते हैं, हम तो अर्थ साइंस, बेसिकली हम अर्थ साइंस है, सो अर्थ का डॉक्टर हमें सामने ऊपर कुछ दिखता नहीं है, बहुत सारे चीज़ पृथ्वी का अंदर रहता है और इस चीज़ को हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, हमने जियोफिजिकल सर्वे करते हैं, रिमोट सेंसिंग से हमने जो है सरफेस को जो है नापते हैं, इसमें क्या पत्थर का क्या कैरेक्टर होगा, किस टाइप का जो है धरती, कहाँ गड्ढा है, कहाँ हिल है, ये सारे चीज़ हम जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और इस चीज़ को जो है हमें एक सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। सो पर्टिकुलरली आपने भी देखा एयर टेम्परेचर, इवन वर्टिवर लगा के आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। आप जो है क्लाइमेट एनवायरनमेंट का जो है साहब बात किए, वो भी वही है कि नाउ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेम्परेचर जो है हर जगह ज़्यादा हो गया। इवन भोपाल में देखिए आपका जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है, सॉइल में जो नमी है वो कम होने से ट्री क्या करता है, जो ट्रांसपिरेशन करता है, जो पानी छोड़ता है, वो अंडरग्राउंड वाटर जो है नीचे का स्तर से पानी को वो लेके छोड़ता है, क्योंकि उसको भी बचना है। हर जो है प्राणी, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, हर जो है उनका कोशिश रहता है हम कैसे जिंदा रहें। उससे क्या होता है, आपका जो नमी है मिट्टी में वो कम होने से
ऑटोमेटिक जो है ग्राउंड वाटर से आप ट्रांसपिरेशन होके वाटर टेबल नीचे चला जाता है। सो ये जो है आपको इमीडिएट एक इम्पैक्ट दिखता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है ऑटोमेटिक जो है आपका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो जाता है। तो हम जब तक जो है यही जो है साहब इनका कहना वही मैं समझा। जैसे मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, आप एक सिटी में जब आप मिलिट्री एरिया में चले जाएंगे ना, आपको जो है ऑटोमेटिक ठंडा लगे, क्योंकि वहाँ क्या है घर बड़े बड़े रहते हैं, पेड़ बड़े बड़े रहते हैं, कोई काटता नहीं है। 100 साल का 50 साल का पेड़ जो है छाव रहता है, तो वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। जैसे ही आप उसके बाहर आएंगे आपको हीट आइलैंड, जो हमने आजकल अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं, हर छोटा सा प्लॉट में ओनली घर बन गया। उन्होंने कोई जो है जगह भी नहीं छोड़ा, ना कोई एक लॉन करने का भी रखा। तो एक्चुअली हमारा अर्बन प्लानिंग, जैसे हमारे ये सारे स्पीकर जो मंतव्य दिए हैं, इंडिया में मैं भी वही चीज़ को दोहराता हूँ, कोई रूल फॉलो नहीं था। होता तो बहुत कुछ है। जैसे हमारे साथी जो है कपिल जी ने एक बोला रजिस्ट्री अभी 3 डायमेंशन होना चाहिए, एक बड़ा सा जो है उन्होंने बोला। मैं भी उसको गंभीरता से सोचा क्योंकि हमारा जो है प्लॉट ये इतना फीट बाय इतना फीट होता है, मैं घर बना, उसका नीचे जमीन मेरा नहीं है। एक्चुअली क्या है इंडिया में रूल है, अगर कल आपका घर का नीचे सोना निकला वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का हो जाएगा। बट आपका घर का नीचे अगर अच्छा पानी है वो आपका ही है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। अगर हम उस चीज को भी एक फिक्स कर दे, भाई 100 फीट तक पानी आपका है, अगर 100 फीट से ज्यादा आप खोद दिए, जैसे साहब कह रहे थे अगर मेरे पास पैसा है मैं 500 फीट का बोरवेल खोद दिया, सारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है 500-1000 फीट जाने के लिए, तो उनको पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि कोन ऑफ डिप्रेशन जो डेवलप होता है उसके वजह से चारों तरफ सूखा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सा समस्या जो है शहर में क्या है, इवन आप चले जाइए कर्नाटक है, राजस्थान में, अभी तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, कर्नाटक में हर छोटा छोटा प्लॉट में बोरवेल है। वो बोरवेल उसने 600 कर दिया, साहब मैं तो 800 फीट जाऊंगा। यू विल नॉट बिलीव, एक 24 स्क्वायर किलोमीटर का एक विलेज पंचायत था, मधुस्वामी करके, ही वॉज द माइनर इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर मिनिस्टर था। बोला साहब हमारा इसरो जो है से तरफ से सोल्यूशन दीजिए, हमारा विलेज को, फार्मर्स लोग बहुत परेशान है। तो उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट को लगा दिया काउंट करने के लिए। यू विल बी सरप्राइज 1246 बोरवेल्स 24 स्क्वायर किलोमीटर जो है पंचायत में उनको काउंटिंग में आए। आप सोचिए, मतलब छन्नी में जैसे छेद कर देते हैं, आप तो बोरवेल ऐसा छेद करने जैसा कर दिया, अभी बचा कहाँ है पानी। आखिर इतना भूखा है। वही हम स्टैटिस्टिक्स जो देते हैं, चाइना में 25% एवरेज ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन है, यूएस में 19%, इवन यूरोप में 16%, इंडिया अभी 60% में चला गया। 260 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है हम ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयट, तो ग्राउंड वाटर हम इतना एक्सप्लॉयट करते हैं, इवन यूएस चाइना दोनों मिला के भी जो है हमसे कम करते हैं। तो हमारा जो डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर, क्योंकि ये पूरा फ्री है, मैं मेरा जमीन के नीचे खोद दिया, अच्छा पानी आया निकाल दिया। आई एम नॉट बदर्ड कि धरती को क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसी के वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल नीचे होने से पूरा सूखापन हो रहा है और एयर टेम्परेचर जो है बढ़ गया, और फाइनली आपको जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखता है। सो ये हमने एक एक्चुअली छोटा सा जो स्टैटिस्टिक्स निकाला। बेसिकली आप देखेंगे मॉइस्चर जो जोन देखिए, मॉइस्चर काफ़ी डिक्रीज हो रहा है जहां आपको हाई टेम्परेचर हो रहा है और आपको जो है इतना मतलब फैलो है बीच में, और उसके वजह से जो है सॉइल मॉइस्चर का लॉस काफ़ी हो रहा है। और ये देखिए एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक वेरिएशन का जो है चित्र हम दिखा रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली आप देखिए मोस्टली वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में इसमें काफ़ी मतलब जो है ड्राउट कंडीशन डेवलप होता है, वाटर टेबल काफ़ी नीचे रहता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, मीन्स दे आर ऑल एग्रेरियन स्टेट्स, हेवी एग्रीकल्चर हो रहा है और बारिश कम है, तो इनपुट से ज़्यादा आउटपुट बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज नो बैलेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। आप बारिश हो नहीं रहा है और
सूखा पड़ा है, उसके ऊपर रिचार्ज भी नहीं है और आप जो है बोरवेल लगा के पानी खींच रहे, तो ऑब्वियसली एक्वीफर्स आर कंप्लीटली ड्राइड डाउन इन दोज प्लेसेस। ये एक चीज जो है एटमॉस्फेयर का अगर हम रिलेट करें, एसिड रेन एक बहुत बड़ा चीज होता है। आजकल आपने देखा होगा जो पॉल्यूशन, बेसिकली पॉल्यूशन होके एटमॉस्फेयर में इतना गैसेस फॉर्म होता है, जब वो फर्स्ट रेन होता है वो क्या करता है, आपको जितना भी पॉल्यूटेंट है वो सारे आके सरफेस के ऊपर गिरता है, सरफेस से फिर पर्कुलेट होके आपको ग्राउंड वाटर में चला जाता है। और अभी जैसे हमारे जो है एक स्पीकर बोल रहे थे, ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट पॉल्यूटेड इन द कंट्री। आप कहीं भी चले जाइए, ग्राउंड वाटर अभी पीने लायक रहा नहीं। हर जगह कहीं आर्सेनिक प्रॉब्लम, कहीं फ्लोराइड प्रॉब्लम, कहीं आयरन प्रॉब्लम। हमने पूरा इंडिया का वाटर क्वालिटी एनालिसिस किया तो हमको 50% एरियाज में एक्वीफर्स जो है पॉल्यूटेड मिले। तो 7 लाख डेटा हमने कंट्री में एनालाइज किया एंड हमने आइदर फ्लोराइड होगा, आर्सेनिक होगा, नहीं तो जैसे ई कोलाई वगैरह आपका जो है ये सब मिलता है। सो दिस इज द सिचुएशन कि हमने नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करने के वजह से आज ये सिचुएशन पैदा हो गया। तो सिमिलरली आपको एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री आप देखेंगे तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके वजह से एयर पोल्यूशन, पर्टिकुलरली सिटी में, सिटी एक्वीफर्स तो और कंटेमिनेटेड होते हैं। सिटी में आप पानी को ले लीजिए, टेस्ट करिए, आप देखेंगे उसमें हेवी मेटल का भी मिलने का चांसेस जो है काफ़ी रहता है। तो ये सब के वजह से जो है रिस्क जो है बढ़ जाता है, वाटर क्वालिटी घट जाता है और आपको जो है पोर्टेबल वाटर जो कहते हैं वो मिलना मुश्किल होता है बहुत जगह में। अभी देखिए महाराष्ट्र में हम गए थे, जहाँ भी आप करिए आपको नाइट्रेट मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर मिल रहा है, क्योंकि वो इतना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल दिए। पूरे जो है महाराष्ट्र में 70%, अगर 100 बोरवेल्स आप आज का डेट में करते हैं, 60-70 वेल्स में आपको लगेगा जो है नाइट्रेट इज वेरी हाई। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और नाइट्रेट इज मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर, मतलब हम लोग रेस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। वी हैव रीच्ड टू दैट स्टेज कि आपको जो है नाइट्रेट ग्राउंड वाटर को पूरा कंटामिनेट कर दिया। सो ऑल दिस थिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विथ अस। तो ये सारे कैटायन आनायन का एक्सचेंज है, थोड़ा साइंटिफिक जो है मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये एक चीज आपको समझाता हूँ। एक हॉटस्पॉट हमने एनालाइज भी किया, क्योंकि एयर में जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो एसिड रेन जो है वो बनता है HNO2। उससे आपको ग्राउंड वाटर में pH को जो है कम कर देने से आपको क्या होता है, जो है नाइट्रेट जो NO2 पार्टिकल है वो सेटल होके आपको वॉश होके वाटर सोर्स में जाके रेनफॉल से फिर वो कंसेंट्रेशन आपको बढ़ाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम। फाइनली आपको हर तरह का जो है प्रॉब्लम, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है ऐसे हॉटस्पॉट लेके आप देखें कुछ जगह में, ये भी हमने जो है देखा है। देन ये जो है केमिकल रिलीज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक vagaries that leads to acid rain and all. Then there are also like आजकल क्या हो रहा है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम रेन जो होता है आपको नैरो स्पेल, मतलब जैसे क्लाउड बर्स्ट सिनेरियो हो रहा है, मतलब थोड़ा टाइम में ज्यादा बारिश बरस रहा है, वो भी आपका ग्राउंड वाटर सिचुएशन में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना जो इंटेंसिटी रेनफॉल होने से वो पानी समुंदर और नदी में बह जाता है, तो कुछ भी जो है आपके लिए नहीं बचता है, वो रिचार्ज नहीं करता। तो उससे क्या होता है, हमें अभी आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर, जैसे नर्मदा जी के लिए आप लोग कर रहे हैं, कैचमेंट को डेवलप करिए, जो नदी सूखा पड़ा है वहाँ पर्टिकुलरली हर चीज आप देखेंगे ये ग्राउंड वाटर का ही रोल है। अगर ग्राउंड वाटर सालो हो जाएगा, ऑटोमेटिक वाटर साइड में पेड़ उगने लगेंगे, ऑटोमेटिक वाटर टेबल सालो हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक बेस फ्लो आपका जो है नदियों में आ जाएगा, और जहाँ आपका सूखा पड़ा है वहाँ जो है आपका पानी का स्रोत दिखने लगेगा। सारे जो आपका ड्राई रिवर्स है
वहाँ जो है आपको पेरिनियल बन जाए, क्योंकि आपने बचपन में देखा था, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? यही रीजन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है रीजन है। तो इसी चीज को हम लोग जो है ऑलवेज मतलब ये चीज देखना चाहिए कि हर एक्वीफर में पानी निरंतर अंदर जाए, उसका रिचार्ज करे और एक्सप्लॉइटेशन को कम करे। एक चीज तो हमें यहाँ मतलब शपथ जैसा लेना है कि जितना पानी अंदर जा रहा है उससे कम पानी हम निकालें। हमको अल्टरनेट इरिगेशन में जाना है। आपने देखा होगा फार्मर को जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है, वो कंटिन्यूअस जो है पानी 7 घंटा 8 घंटा जब तक इलेक्ट्रिसिटी है चला दे रहे हैं, आपको पानी वेस्ट हो रहा है। आप फ्लड इरिगेशन में मान के चलिए 40% वाटर वेस्ट होता, जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन और नहीं तो आपको पाइप में रूट इरिगेशन जिसको कहते हैं, उससे आपको वाटर रिक्वायरमेंट सेम क्रॉप का बहुत कम हो जाएगा। तो इस जो है चीज को अगर हम लोग पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली विल रीच एट ए सिचुएशन कि सरप्लस में हम रहेंगे। अभी हम डेफिसिट में हैं, हमको सरप्लस में जाना है। और ये चीज जो है अभी पूरा दुनिया का जरूरी है, सब कंट्री में हो रहा है। हमारा कंट्री में जैसे आप लोग ने बोला हमारा नदियां में इतना पोल्यूशन क्यों है, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने जो है हमारा घर को साफ रख के कचरा नदी में फेंकते हैं। हमने इतना साल नेदरलैंड में रहा, हम कहीं बाहर जाते थे तो बैग में हमारा पॉलिथीन, इवन वाटर बॉटल को हम बैग में डाल के फिर रूम में आके डस्टबिन में डालते थे, क्योंकि उनका रिसाइकल सिस्टम था। यहाँ तो हम घर के बाहर जाते ही हम जो है रोड में फेंक देते हैं। ये हमारा जो आदत है, जब तक ये आदतें हमें चेंज नहीं करेंगे, हमारा जो है देश का सुधार मुझे नहीं लगता हो पाएगा। एंड गवर्नमेंट का प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाए। हर आदमी, लाखों लाख करोड़ लोग हैं, सब लोग जो है मिल के अगर ये चीज समझेंगे करेंगे तो शायद ये चीज जो है एक मतलब अच्छा सा जो है सॉल्यूशन और हमारा देश को आगे जो है बढ़ा पाएगा। मुझे ऐसे ही जो है लगता है। और हम इतना सालों से इसी फील्ड में काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, समझना कम, लोग जाते हैं फिर वही काम करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ लेट अस डू इट इन स्कूल। शायद यंग माइंड बच्चों को समझाएंगे, वो जब बड़े होंगे और वो जब उतना फादर मदर को बोलेंगे पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो, इधर क्यों इतना ये करो, तो उनको दिमाग आ रहे हमारा बच्चा बोल दिया मतलब हमें अभी सुधर जाना है। तो उस सिचुएशन में अभी हम लोग जो है पहुंचे हैं। और एक दो केस स्टडी में आपको दिखाता हूँ। ये हमने महाराष्ट्र का, हाँ 1 मिनट लूंगा बस। जी जी जी, ये जो है महाराष्ट्र में हमने एक स्प्रिंग एनालिसिस किया है, साइंटिफिक स्टडीज किया है। उसमें क्या क्या अंडरग्राउंड में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी करके उसका स्रोत को देखा है, कितना पानी, ये जो ब्लू कलर जो नीचे राइट साइड फिगर आप देखते हैं उसमें जो है ये बोलता है कि कहाँ वीक जोन है, कहाँ पानी मिल सकता है। ये एनालिसिस हम लोग करते हैं। सिमिलरली हमने जो है स्प्रिंग एनालिसिस एक अंडमान में किया। नॉर्थ अंडमान में हम गए, जो है वहाँ के कलेक्टर इसरो को जो है चिट्ठी लिखे कि हमारा यहाँ समर में 7-7 दिन हम पानी नहीं दे पा रहे, सारे स्प्रिंग्स जो है सूख जा रहा है। अंडमान में 3000 mm का रेनफॉल है। आप सोचिए 8 महीना रेन होता है, ओनली जो है जनवरी से रेन थोड़ा कम होता है, फिर मई में शुरू हो जाता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना उनको बारिश नहीं होता है। उसमें भी उनका इतना जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बारिश का जो पानी है वो बोलते हैं तुरंत समुद्र में चला गया, आइलैंड है। कंजर्वेशन का कोई स्कोप उन्होंने करा ही नहीं। वो सोचते हैं नेचर ने दिया है, बारिश में तो इतना पानी है, वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं रहता है उसके बारे में कोई समझता नहीं। मायाबंदर करके नॉर्थ अंडमान का जो कैपिटल है, हमें वहाँ लेके गए, 2-3 बार हम जाके भी आए। अभी हम सोल्यूशन उनके लिए निकाल रहे हैं, सारे स्प्रिंग को रेजुमिनेट कर रहे हैं ताकि समर में जो है उनको डिस्चार्ज अच्छा आए और पानी मिल जाए। तो ये था हमारा मतलब सुझाव, और यही जो है हम लोग पूरा देश के लिए करते हैं और मध्य प्रदेश के लिए तो स्पेशली हम करते हैं। एक नया 1:10,000 स्केल में हमने एक्वीफर को मैप कर दिया मध्य प्रदेश के लिए, विच इज यूनिक, जो हम विलेज लेवल ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। हर विलेज में कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ पानी को बचाना है, रिचार्ज जोन और डिस्चार्ज जोन को इन्होंने अलग करके अटलास भी बनाया। कल ये अटलास का उन्मोचन होगा और मुख्यमंत्री साहब जो है करेंगे कल।
और इसको जो है आप अगर पढ़ेंगे उसमें जो लिखा है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना तो भी हम जो है वाटर सस्टेनेबल बन जाएंगे। तो जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजल्ट आता है हम उसको सीरियसली कंसिडर करना है, यही हमारा कहना है। थैंक यू। Thank you, Dr. Ishar Chandradas sir. And now I would like to request Mr. Prabhakar Linga Reddy sir to moderate the session, and before inviting him, let us have a view on his video film. I feel privileged to welcome and introduce Mr. L. Prabhakar. He is an Executive Vice President and Head of Social Investments at ITC Limited. In this role, he oversees all social interventions of ITC focused on enhancing social and environmental capital that includes areas like natural resource management, sustainable climate, smart agriculture, social forestry, waste management, education, skilling, livelihoods, health and nutrition, sanitation and women empowerment. An alumnus of Craig Surat Kal and Accelerate Jamshedpur with 36 years of experience, he has been associated with ITC for 29 years in different capacities in human resources, primarily in agribusiness, apart from stints of FMCG, information technology and corporate. Before moving to his current role in mid-2021, he also has worked with TVS Motors for 4 years and Murugappa Group. He is currently a member of National Committee on CSR and National Committee on Water. He is also a part of the steering committee of India Sanitation Council operating under the aegis of FICCI. For last 2 years, he has also been an assessor of the ICSI National CSR Awards. In the past, he has been actively associated and held positions of responsibility with National HRD Network, CII Employers Federation of Southern India, Hyderabad Management Association and Global Compact Network India. He also has contributed to National HRD General on the theme Research and Evidence Based on HR. In 2012, he, on behalf of National HRD, worked closely with Wayne Brookbank of RBL Group and the team at University of Michigan on the Global HR Competencies Research. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. L. Prabhakar. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी का, पतंजलि का और ईश्वर जी का। आई थिंक आपने जो इश्यूज है उसको एक्चुअली वेरी ससेंटली उसको एक्सप्रेस किया है एंड ऑल्सो यू ऑफर्ड सॉल्यूशंस। आई थिंक मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशंस नहीं दिखाते हैं। जैसे आपने खासकर मेरे को जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगा, जो ब्रिक किल्न की आपने जो एग्जांपल दी थी, एंड आई विल कीप द इंटरेक्शन शॉर्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ टाइम। तो योगेश जी, मेरे को दो चीज पूछने थे आपसे। खासकर मेरे को ब्रिक किल्न वाला एग्जांपल एकदम माइंड पे बैठ गया है, एंड द टाइप ऑफ इम्पैक्ट दैट यू शोड एंड द टाइप ऑफ हार्डशिप्स जो होते हैं ब्रिक किल्न में, एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस द नूक एंड कॉर्नर। So why is it that it's not become very popular? And linked to that is the second question that you also said, कि we need to showcase such practices. तो ये एक तो डिस्कवरी होती है और एक डिसेमिनेशन होती है। कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है? अभी जैसे वेटिवर जी की भी बात हो रही है, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है। So what should be the process for discovery and dissemination for such practices? एक्चुअली इसका जो सबसे मूल समस्या है वो ये हो जाती है कि कहीं एक जगह पे एक सॉल्यूशन निकल के आता है। अब ये ईंट भट्टे का ये बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें जो ईंट भट्टा के मालिक हैं, तो इसमें क्या थोड़ा भट्टों में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जो भट्टे की डिज़ाइन है ईंट भट्टे की, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, जिससे जो जैसे वो टिपिकली भट्टा सेट करते हैं वो एक प्रोसेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें एक तरफ से फायरिंग होगी और वो हीट जो है वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर दूसरे चैम्बर में जाएगी, तो वो स्लो डाउन होकर उसमें काफ़ी टाइम तक सर्कुलेट करेगी। सर्कुलेट होने के बाद में फिर एक एमिशन चैम्बर होगा जहाँ से धुआं जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें एक तो थोड़ा सा खर्चा आता है,
तो इसको अगर करना है तो इस पर या तो कोई सब्सिडी मिले, ईंट भट्टा मालिकों के साथ में बैठ के बात की जाए, उनको थोड़ा समझाया जाए, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है जो मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, कि हम जब अपने इंडिविजुअल स्तर पर देखते हैं तो हम बिल्कुल ये नहीं समझ पाते कि इस प्रदूषण में हमारी भागीदारी क्या है। हम जो अर्बन एरियाज में जैसे रहते हैं, हम अगर अपने घर को देख लें, हमारे घर भी एक फैक्ट्री है जिसमें हम प्रदूषण भी कर रहे हैं, जल का भी प्रदूषण कर रहे हैं, वायु का भी प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ हमारी कभी निगाह नहीं जाती। कभी हम अपने घर का डस्टबिन खोल के नहीं देखते हैं, कचरा दान खोल के नहीं देखते हैं कि हमारे कचरे दान में क्या जा रहा है, क्या हमको गीला सूखा कचरा अलग करने की जरूरत है, क्या हम अपना गीला कचरा कम कर सकते हैं, क्या हम अपना सूखा कचरा कम कर सकते हैं। वो हमको लगता है तो आएगा वो गाना गाते हुए नगर निगम की गाड़ी और हम उसमें सब पटक देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है, कहीं वो लेके जाएं, हमारे कचरे के साथ में जो करना वो करें। तो यही जो मानसिकता है कि उन सबको साथ में लेके आना, टेक्नोलॉजी ठीक से समझाना, उसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को कट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए स्केलिंग के साथ में जो है, तो ये सबसे बड़े, हालांकि उड़ीसा में ये काफ़ी सक्सेसफुल है, उड़ीसा में काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी जगह पे किया जा रहा है जो है। और मुझे लगता है कि इसमें मतलब अगर प्राइवेट कंपनीज भी जुड़ें, जिसमें CSR अपने आप में एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कि जिससे जो है एयर पोल्यूशन की समस्या जो है वो बहुत कम हो सकती है ईंट भट्टों में। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें रोड ब्लॉक का काम करता है जो है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी आगे जाके और आएगी, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां भी अभी जो है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन वो सब देख रहे हैं, और जहाँ पे एम्बेडेड कार्बन एमिशंस की बात हो रही है, दे हैव टू गो बैकवर्ड इनटू द वैल्यू चेन। और ब्रिक्स में अगर कि हम कर सकते हैं और फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, एक्चुअली देयर इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। सो सेकंड क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था, इस टाइप के बेस्ट प्रैक्टिसेस को कौन डिस्कवरी करेगा, डिसेमिनेट करेगा, या कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस तरह के पोर्टल्स बनाए जाएं, लोग इसमें जुड़ें। मतलब जैसे हम करते हैं जो बड़े बड़े जैसे G20 था, तो उसमें कई चीज़ों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का कंपाइलेशन किया गया। जैसे मैंने फॉरेस्ट फायर्स पे किया, तो G20 में जितने भी देश आते हैं उनमें जंगल की आग को रोकने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, तो उसका एक हमने फ्रेमवर्क तैयार किया, उन गवर्नमेंट से नॉमिनेशंस मांगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट लिए, लीड पॉइंट लिए, और करीब 5-6 महीने में हमने सबसे वो सक्सेस स्टोरीज को इकट्ठा किया और एक जगह पर उसको संग्रहित किया। तो इसमें भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, मुझे लगता है CII से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि CII की प्रेजेंस जो है वो पूरे देश भर में है, पूरे इंडस्ट्री नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, कुछ ओपन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जा सकते हैं जिनको कि सोशल मीडिया पे पॉपुलराइज किया जाए कि भाई अगर आपके पास में सक्सेस स्टोरी है तो यहाँ पे अपलोड कीजिए, और एक 5-6 महीने की समय सीमा रखी जाए। तो मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना जो है वो चालू करेंगे। और उस पोर्टल पर फ्री एक्सेस पोर्टल रहे वो, जिसमें कोई भी आए सर्च करे कि मुझे इस चीज़ पे कोई सक्सेस स्टोरी चाहिए, तो उसको वहाँ पे, जैसे किसी को चाहिए कि भाई मुझे पानी का स्तर बढ़ाना है, तो उसको सक्सेस स्टोरी में अपने आप उसको कोशिश ना करना पड़े ये जानने के लिए कि मैं खस को सर्च करूँ, उसको सिर्फ सक्सेस स्टोरी से पता चल जाना चाहिए कि खस से जुड़ी हुई एक सक्सेस स्टोरी है जिसको उसको पढ़ने को मिल जाए, किससे वो कांटेक्ट कर सकता है, जिससे उसको फ्री सलाह या मशवरा मिल सकता है। तो इस तरह से जब तक नॉलेज बैंक इसका नहीं बनेगा तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इनफैक्ट आपने एक बहुत क्रिटिकल बात बोली जब G20 की बात कर रहे थे। ये सवाल नहीं है बट जस्ट ऑब्जर्वेशन। सो आई वाज टॉकिंग टू सम सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन यूपी एक्चुअली, बोले थे अभी तक हमने इसकी ग्रेविटी को समझा नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क इंडिया के लिए फॉरेस्ट फायर अभी, बिकॉज द वे द टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग एंड आवर स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी पुअर कि कल को कुछ हो गया, अनलाइक वेस्ट एटलीस्ट देयर इज अ होल mechanism actually, and that's a huge risk going forward actually. इसलिए हमने उसमें इस पे चर्चा करी नहीं, लेकिन जो जंगल की आग होती है और जो दुनिया भर में जो जंगल की आग लगती है, वो एक किसी बड़े देश से जितना कार्बन का उत्सर्जन होता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ जंगल की आग से निकल जाता है। Correct. और स्वास्थ्य को लेके तो मतलब कोई अभी स्टडी हो ही नहीं रही है कि जो आसपास के लोग रहते हैं उससे जो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है PM 2.5 और जो नॉक्शियस एमिशंस निकलते हैं उससे किस किस तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है लोगों को होती हैं।
तो फॉरेस्ट फायर तो अपने आप में, चूंकि इसमें कवर हो नहीं रहा था इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं करी, लेकिन दुनिया भर की आग से एक बड़े देश के बराबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो जाता है। मैं इसलिए उसको रेज किया क्योंकि जब एयर की बात कर रहे हैं उस पर भी बहुत डिस्कशंस होनी है एक्चुअली। पतंजलि जी, आपके हमने तो आपके बारे में बहुत देखा है, सुना है, एंड मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमने इनका काम जाके देखा है, खुद देखा है, और वी हैव एक्चुअली सीन द इफेक्ट। सो मेरा सवाल पतंजलि जी से, एक तो एट अ पर्सनल लेवल, कहाँ इनकम टैक्स और कहाँ वेटिवर, What motivated you and inspired you to get into this? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने खैर बहुत बड़ा सोचा है, बहुत पैशनेटली कर रहे हैं, बट हर व्यक्ति जो यहाँ पे है हमको कुछ ना कुछ अपने स्तर पे करना है। हाँ। So, आपका क्या पैशन था और कैसे किए थे? नहीं, मैंने तो एक छोटी सी किताब पढ़ी, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, एक तिनके से आई क्रांति। ये अद्भुत किताब है, मेरी जिंदगी बदल गई उससे। और अब समझ में आ रहा है उस समय की जो स्थिति थी, अगर आपने, ये तो खस के बारे में मैंने खास तौर पर कम वक्त था, मेरे पास पूरा विजन है। आप इस कंट्री को बिना सरकार, सिर्फ लोगों के सहयोग से, और अच्छे लोग जो संजीदा लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अगर अपने ईगो से बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें न्यू पॉसिबिलिटीज़, चीपर पॉसिबिलिटीज़, एक्सप्लोर करें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और उसको आत्मसात करें अपनी पॉलिसीज़ में। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का रिसोर्स का कोई मुकाबला नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर्स को। लेकिन जिस विधा की मैं बात करता हूँ इसमें गणित है। तो बहुत सरल चीज़ ये है मेरे दिमाग में, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैड नोन टाटा ग्रुप CEO इन मुंबई, आई हैव विजिटेड योर CEO। तो मैं उनसे यही अपील कर रहा हूँ कि देखो, 5 बड़े शहर हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आए कि आप इन फार्मर्स के प्रोड्यूस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको, यू वुड हैव टू गो वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल। तो अगर आपने उनके लिए एक मार्केट बनाया और लोगों को ये बताया, फिल्में बनाई, उनको बताया कि भाई 20 साल 25 साल तुम्हारी जिंदगी के बच गए हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी के पास हिसाब नहीं है, तो ये किसान तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, किसान ही बचाएंगे। चूंकि वो जो कहते हैं, डॉक्टर रतन लाल कहते हैं कि 2 डिग्री अगर आपने कार्बन मिट्टी में, दुनिया की मिट्टी में बढ़ा दिए, तो ऑल ग्रीन हाउस गैसेस कैन बी रिवर्स्ड, ऑल। और 1 साल में ये फर्क होता है, आधा डिग्री बढ़ता है अगर खस और बिना जुताई के, अगर और सहजन और तमाम, आप कितने साइंटिस्ट हैं, कितने फॉरेस्ट में बड़े गुणी लोग हैं, आप चुन लें, जो भी, नीम जरूर चुनें, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत कम करता है। तो अगर आप ये इस विधा से आपने की और उनको क्लीन बायोगैस की बात करें, 85% हम अपना एनर्जी नीड्स बाहर से ला रहे हैं, कब तक चलेगा? अब तो ट्रिपल हो जाएंगे। तो अगर हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है, प्राज इंडस्ट्रीज है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर हम CBG तक अब तक अख्तियार कर लिए होते, जो बायोमास से पैदा होता, खस से पैदा होता, और क्लीन एनर्जी पैदा होकर, और जो रेसिड्यू है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वापस जाता, और टाटाज हैं, आप हैं, यूनिलीवर हैं, आप इन प्रोड्यूस को एक सेपरेट कैटेगरी में लगाएं। नो टिल फार्मिंग, एनवायरमेंटल फार्मिंग का प्रोड्यूस, जो अगर 1 करोड़ फैमिलीज ने चुन लिया और 50,000 रुपये आप उन्हें साल के आपको दे दिए, तो उसका वैल्यूएशन तो 10 गुना होता है, किसी भी कंपनी से वो कम वैल्यूएशन का नहीं है, और जान बच जाएगी। इतनी तेजी से बढ़ेगा मार्केट, अगर आपने उसको नहीं दिया, किसान को सपोर्ट नहीं किया, वो क्यों करेगा? तो ये इतना सरल है। तो इसमें सारे लोग कॉर्पोरेट हों चाहे, और जो डायनेमिक हैं, गवर्नमेंट में इतने डायनेमिक हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत डायनेमिक हैं, सब जगह अच्छे लोग हैं, साइंटिस्ट बहुत डायनेमिक हैं। तो अच्छे लोगों को, अच्छे आइडियाज़ को साथ लाओ, और जो इमीडिएट आइडिया है जिसके चलते गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, ये तो सब कह रहे हैं सोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ, पानी, एक खस की घास अगर पेड़ आपने लगाई इथियोपिया में, 90 किलोमीटर लगाया, आज के दिन में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में उस कंट्री ने लगा दिया। क्यों? पानी पैदा हो रहा है। क्यों नहीं करते हैं हम? 10 करोड़ से शुरुआत करो, 10 करोड़ का खर्च है और 40 गुना बढ़ता है। 5 साल में आपके पास पूरी नर्मदा जी के पूरी जितने वाटरशेड आपने काम किए हैं, उस पर आप पानी की मिकदार, कम से कम गुणवत्ता और मिकदार दोनों कम से कम 10 गुना बढ़े।
इतनी बड़ी बात है। पानी के फ्लो को स्लो कर देता है। 10 सेंटीमीटर पर लगाएं, दीवार लगाएं उसकी, पानी को जमींदोज कर देता है। ये सरल चीजें पहले कर लें, लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो ये जो खस की आपने बात की, वेटिवर की, जी, 2 सवाल था वहाँ पे। एनवायरनमेंट का तो फायदा है, वाटर का फायदा है, किसान के लिए फायदा है। किसान के लिए डायरेक्टली तो क्या फायदा है? कि अगर उसका जड़ का पानी पियोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे उस बेसिस पे। और वही रिसर्च है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, होने से पहले, प्रिवेंशन के लिए, होने के बाद भी। बेसिकली पानी शुद्ध करता है। इसको मैं कहता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी तो श्रद्धा है, मैं कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, मेरे लिए प्रकृति भगवान है। हर एक रिलीजन कहता है कि प्रकृति इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। नो रिलीजन इज डूइंग एनीथिंग। तो अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इनविजिबल ओजस हूँ, वो फ्रेग्रेंस हूँ, उसको अपनाएं, उसको, उसकी जो खस की जड़ का पानी गर्मियों, अब क्या है, हॉटेस्ट तो बच गया है इस कंट्री में। घड़े में पानी पियो। 10 करोड़ लोग अगर आपको साल का 2000 रुपए देते हैं। ये कौन सी रिजुता दिविकर हैं, बहुत ही सेंसिबल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं, और वो भी कहती हैं। सब मान लीजिए यहाँ पे जो काफी लोग हैं और जो बाहर जो कल से अगर कि उनको वेटिवर करना चाहे, हाँ, कहाँ से उनको मिल सकता है? हाँ, और क्या कुछ नहीं, हम टाटा के साथ कर रहे हैं, आपके साथ करेंगे, आपको छोड़ेंगे थोड़ी। बट नॉर्मल कॉमन मैन को कैसे मिलेगा वो? किसी को नहीं मालूम है कि आप तो वो कर रहे हैं जो कोई को किसी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। आप नो टिल की बात करते हैं। नहीं, आप कर रहे हैं पहले से। नो टिल में गेहूं उगाते हैं, नो टिल में धान उगाते हैं, नो टिल में खेती करते हैं। ये समझ है इनको। तो उसके साथ खस भी लगाएं, बॉर्डर पर लगाएं, किसानों को प्रेरित करें, पानी के लिए काम करें। आप जाके अंडमान में बताएंगे कि ये खस की दीवार लगाओ, मैं इनको सारी चीजें इनके पीछे पड़ जाऊंगे कि देखो साइंटिफिक ये रिसर्च है। तो आज के दिन में जो ये क्लाइमेट इमरजेंसी है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भुगतना पड़ेगा हमें। बहुत थोड़े अंतराल में बहुत ज्यादा पानी है, बहुत लंबे अरसे कोई पानी नहीं। उसके लिए अगर आपकी नो टिल फार्मिंग है, खस के साथ फार्मिंग है, तो सारा पानी जमींदोज होता है, कोई बाहर बह के नहीं जाता। इतनी बड़ी बात है, सरल खर्च है। ईश्वर जी, इसरो को तो फुल सलाम। इट्स लाइक अ डिफेंस सर्विसेज एट वन लेवल। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन को कैसे अवेयर किया जाए। एक सवाल था, इट माइट बी अ लिटिल ट्रिकी। आप लोग के पास इतना डेटा है विच इज प्रॉब्ली इंटरप्रेट करते हैं साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एटसेट्रा। इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द सेम डेटा in a manner that a common man can relate to it, and it can be like a mirror to a common man, and it can trigger consciousness and action? ऐसा इसरो कहीं कर रहा है, कर सकते हैं? एक्चुअली सब या क्वाइट प्रैक्टिकल। मतलब पहले तो मैं आपका सवाल जो है, इट्स ऑब्वियसली वेरी प्रैक्टिकल। इसी चलते हमारा 2022 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी जो है जियो स्पेशियल पॉलिसी, रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी निकाला। जितने भी इसरो के पास सैटेलाइट डेटा थे, जितने भी मैप्स थे, अभी हमने जो है सारे चीज पब्लिक कर रहे। बट इसमें और एक चीज जो कंपोनेंट जुड़ा है कि उसको यूज कैसे करना है। मतलब पब्लिक तो हमने कर दिया, इट्स ए क्वाइट यूजफुल डेटा, मतलब इसमें काफी अच्छा काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा साइंटिफिक है, उसको अंडरस्टैंडिंग जो है जरूरी है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका ट्रेनिंग जो है हर महीना हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लोगों को जो है बुलाते हैं, समझाते हैं। स्टेट्स में भी काफ़ी ट्रेनिंग होता है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि इनफ नहीं है, क्योंकि हम कितने लोगों को देश में तो जो है 140 करोड़ जनता है, उसमें से आप समझ लीजिए मतलब मिनिमम हाफ लोगों को ट्रेन करना है। तो थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, लेकिन इसका हमने 2022-23 से शुरू कर दिया। एक तो डेटा सब मतलब फ्री में है, और इस डेटा को यूज करने का प्रक्रिया भी हम लोग जो है लोगों को समझा रहे हैं स्लोली। मोस्टली गवर्नमेंट एंड आपके जैसे CSR प्राइवेट वो लोग जो है आते हैं एंड चीज़ें को जो है समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बट आज मास स्केल
वो चीज़ जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल में हम लोग भी कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्री कि इस चीज़ को जो है मास पॉपुलराइजेशन लेवल में कर लिया जाए। और उसके ऊपर आप जानते हैं कई सारे मतलब पर्टिकुलरली यू नीड रिसोर्सेज फाइनेंस, सो इतना बड़े लेवल में इस चीज़ को पॉपुलराइज करना, बट स्लोली ये हो रहा है और आगे 5 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाएगा। एंड दैट टू हम लोग युविका करके एक प्रोग्राम मोस्टली यंग माइंड को हम सिखा रहे हैं, पूरा इंडिया से सिलेक्ट करने हैं उनको जो है 2 वीक्स रख के पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट्स जो मोस्टली 8, 9, 10 वो किड्स को जो है, क्योंकि वो लोग समझेंगे तो आगे वही लोग जो है ये कर पाएंगे। तो ये सारे जो है कोशिशें हम लोग कर रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड ये इनफ नहीं है, हमें और भी पॉपुलराइजेशन जो है करना है और भी कई सारे जगह में ये सारे जो है पॉपुलराइजेशन का प्रोग्राम और जो है स्टेट में भी ये सब करने का है। थैंक यू। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपको भट्टीवर का मैं तो देखता हूँ इमीडिएटली, अभी मैं मैसेज लिखूंगा कलेक्टर जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का कलेक्टर है मिस्टर सुशांत। अच्छा, वो दोनों वो पहले मेरे को दिल्ली में कांटेक्ट किए, उनका नाम महाजन ना, हाँ महाराज। तो देन सी took I think that pregnancy leave. Then one Sushant is there now. Sushant is interacting with me. नहीं सुशांत को बोलेंगे। सुशांत दिल्ली मेरे को फोन करके सर अप्रैल मंथ में हम जो है पानी नहीं दे पा रहे हैं, गांव का लोग परेशान। सच्ची में तो ठीक है, वो जितना स्प्रिंग्स एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके हमने 22 जो है नया स्प्रिंग्स निकाला, और स्प्रिंग्स को जो है पास लगा देंगे तो ऑटोमेटिक। अभी क्या हो रहा था फरवरी में, they were getting 4 lakh per day discharge, 4 lakh लीटर। सडनली अप्रैल में ये 10,000 हो गया। तो कहाँ 4 लाख और कहाँ 10,000, एक टैंकर भी नहीं भर रहा है उनको पानी जो है सप्लाई होने के लिए। तो स्लोप बढ़िया है सब, बीच में उनका जो है टेरास टाइप का है। नहीं अभी इमीडिएटली मैं जो है मैसेज करने वाला हूँ वो, और आपको जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे तो शायद आप उनका जो है, हमने बताया कहाँ करना है। तो वहाँ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना स्टीप स्लोप में हमने काफ़ी जो है चढ़ा, अंडमान में पूरा ट्रेकिंग किया 3-4 घंटा। वो लीचेस 50-50 हम लोग का हाथ पैर में लग गया, क्योंकि कंप्लीट जंगल, वो लीचेस एंड स्नेक, उधर कुछ रहता नहीं, आपको स्प्रिंग में पहुँचना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आई थिंक इस कॉन्वर्जेशन के बाद अगर कहीं कहीं ब्रिकल्स को और एक्सपैंड कर पाए, वेटिवर को और एक्सपैंड कर पाए और उसको टेक्नोलॉजी बेसिस एविडेंस क्रिएट कर पाए, आई थिंक अल्टीमेटली स्केलिंग अप एविडेंस के बेसिस पे ही होगा। एंड व्हेन इट इज वही, so hopefully now we'll be able to change the needle. Thank you very much, and thank you to the MP government, thank you to United Council for helping this happen. Thank you. So thanks to our moderator, Mr. Prabhakar Lingareddy sir, for wonderfully moderating the session that was on air element, and special thanks to our keynote speakers, Professor Yogesh Dubey sir, Mr. Patanjali Jha sir, Manu sir, he went away, Dr. Ishwar Chandra Das sir, and एक बार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें। बहुत ही wonderful session था। And thank you everyone for being connected throughout whole day. And tomorrow we will be continuing with fire element, space element, and now we are having tea break, and after that you can join for cultural evening. That is, and cultural evening, if you want to attend, it is outside, not in this premises, but it is at open stage. Thank you everyone. Namaskar.